सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। जल्दी से बताइए सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। अभी वॉइस आ रही होगी, अभी आ रही होगी, एक बार कंफर्म करो। आज सिस्टम फाड़ देंगे। चलो भाई, तो शुरू करते हैं। फाड़म पढ़ाई मतलब पढ़ाई का कार्यक्रम। और 250 क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड दीज ऑल आर PYQs। अगर कुछ 9-10 क्वेश्चंस को अगर आप छोड़ दें तो सारे PYQs हैं जो पिछला वाला एग्ज़ाम हुआ था 2023 में। ठीक है, वही है सारे हैं। ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि सर ये रेलेवेंट है कि नहीं हमारे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि सारे PYQs ही हैं। तो ये जो 250 PYQs हैं इसके थ्रू ही हम पूरा GK रिवाइज करने वाले हैं फॉर आर IB सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्ज़ाम। जो ACIO 2 का हो रहा है, आपको पता है क्या लेवल है, सब कुछ मैंने शेयर किया है टेलीग्राम पे इसी वजह से। ठीक है, सो दैट कि आपको पता हो कि भाई ACIO 2 का क्या लेवल है और जो हमने पढ़ा है क्या वो काम आया है या नहीं आया है, तो वो भी आपको पता लग गया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि जिस तरह से ACIO 2 में हमने सिस्टम फाड़ा, उसी तरह सिक्योरिटी असिस्टेंट में भी सेम काम करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, जहाँ पर हम 250 क्वेश्चंस को करने वाले हैं इन डिटेल। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। सर फ्रॉम त्रिपुरा। ओके, गुड इवनिंग। 15 सितंबर थर्ड शिफ्ट बहुत अजीब पूछा था। अच्छा, सीजल का बात कर रहे हो आप? चलो, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएंगे इसमें आपके। ठीक है, जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 21 जून, 10 दिसंबर, 21 जुलाई, फिर 21 सितंबर। बताइए। तो भाई 21 जून को हम क्या मनाते हैं? 21 जून को हम मनाते हैं योगा डे। ऑप्शन नंबर ए। योगा डे 2025 का थीम क्या था? तो थीम ध्यान रखना, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये इस बार का थीम था। 10 दिसंबर को क्या होता है? ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे होता है। ओके, एंड 21 तो नहीं, लेकिन हाँ अगर मैं बात करूँ 16 सितंबर को क्या होता है, 8 सितंबर को क्या होता है, तो क्या आंसर होगा आपका? तो 16 सितंबर को होता है ओजोन डे। ठीक है, एंड अभी ओजोन डे पे रिपोर्ट भी निकली है कि वही जो हमारी ओजोन लेयर है कहाँ पर होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में, रफली 35 किलोमीटर की हाइट पे। तो वो क्या हो रही है, अब ओजोन होल जो है वो फिल हो रहा है ना। व्हाट इज़ ओजोन होल? ओजोन होल का मतलब ये नहीं कि भाई ये ओजोन लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलती है, उसमें छेद हो गया कहीं पे। छेद नहीं होता उसका मतलब होता है ओजोन की जो लेयर है वो थिन हो गई है, पतली हो गई है। तो वो जो है अपने ही आपसे वो रिकवर कर रही है। तो ये अभी रिसेंट में रिपोर्ट आई थी। और 8 सितंबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे, दैट इज़ साक्षरता दिवस। ओके, आगे बढ़ते हैं। बाकी कुछ और भी है, जैसे कि बताइए प्रेस फ्रीडम डे। ठीक है, और बाकी करंट अफेयर्स की हम अलग से क्लास करेंगे। प्रेस फ्रीडम डे, करंट अफेयर्स की अलग से क्लास परसों सुबह होगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। प्रेस फ्रीडम डे बताइए। देन बायोडाइवर्सिटी डे हम कब मनाते हैं? बायोडाइवर्सिटी डे, देन अर्थ डे एंड वाटर डे। चलो, तो वैसे तो बहुत सारे डेज़ हैं इंपॉर्टेंट वाले, लेकिन कुछ यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो प्रेस फ्रीडम डे की अगर हम बात करेंगे तो ये 3 मई को, 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये एक रिपोर्ट लेके आता है। ठीक है, एंड दैट इज़ प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक अभी 151 रही। इस पर मैंने अभी क्विज भी डाला था, ठीक है, 2 दिन पहले। एंड इंडिया इज़ अंडर अ वेरी सीरियस कैटेगरी। और किस कंट्री ने इसमें टॉप किया है ये आपको बताना है कमेंट्स में। ठीक, देन बायोडाइवर्सिटी डे की अगर बात करेंगे तो 22 मई, दैट इज़ 22 मई। ठीक है, देन 22 अप्रैल को अर्थ डे एंड 22 मार्च को वाटर डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डज हाइड्रोजन बिलोंग? निम्नलिखित में से हाइड्रोजन किस समूह से संबंधित है? अब
ACIU 2 से अगर कुछ आपको डिफरेंट यहाँ सिक्योरिटी असिस्टेंट में देखने को मिलेगा तो दैट वुड बी द पोर्शन ऑफ साइंस। जो साइंस है वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट में। तो आप देखोगे तो जनरल स्टडीज़ और जनरल अवेयरनेस करके दो सेक्शन रहते हैं इसमें। जैसे आपके ACIU 2 में करंट अफेयर्स और GS का अलग सेक्शन रहता है, करंट अफेयर्स के 20 और GS के अलग 20। इसमें क्या है, GS के अलग और GA के अलग, जनरल अवेयरनेस के। इस पर्टिकुलर जनरल अवेयरनेस में ही इसने क्या करता है कि करंट अफेयर्स और साइंस के मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, करंट अफेयर्स और साइंस। और इसमें आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सब रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप साइंस को नहीं एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर साइंस को, अच्छा बेरोजगार डे, बिल्कुल बेरोजगार डे आज है ना, मोदी जी का बर्थडे है जिस दिन। तो ग्रुप नंबर 1, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कितने समस्थानिक होते हैं आइसोटोप्स। एंड हाइड्रोजन के बारे में आपको ध्यान रखना है, इट इज़ द ओनली एलिमेंट विद नो न्यूट्रॉन और विद ज़ीरो न्यूट्रॉन्स, यानी इसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। आइसोटोप्स की अगर बात करेंगे तो टोटल 3 होते हैं। ये होता है आपका प्रोटियम, ये होता है आपका ड्यूटेरियम एंड ये होता है आपका ट्राइटियम। इन तीनों में से अगर रेडियो एक्टिव पूछ लेगा तो ये होगा आपका ट्राइटियम। ठीक है, ग्रुप नंबर जो 17 होता है उनको हम क्या बोलते हैं, हेलोजेंस बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 वालों को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 1 को एल्कली मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, एल्कली मेटल्स। और 18 वालों को एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज हमें पता है मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं और वो बेस जो पानी में घुल जाता है उसको हम एल्कली बोलते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं ग्रुप 1 के वो सारे जो उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो ऐसे बेसिस बनाते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, दैट वाई इनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं। ग्रुप 18 की अगर बात करेंगे तो हम इसको इनर्ट गैस, इन इनर्ट गैसेस का ये ग्रुप है, जीरोथ ग्रुप भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, जीरोथ ग्रुप। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जिसमें कि हमारे कौन आते हैं, हेमा, नेहा और करीना, जीती, रहना। इस तरह से हम याद करते हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन। ठीक है, एंड रेडॉन। अब यहाँ पर इनके यूजेस भी पूछता है कि जैसे फॉर एग्जांपल रेडॉन का यूज़ कहाँ पर होता है, हीलियम का यूज़ कहाँ पर होता है, तो ये आपसे पूछता है। तो हीलियम को जो है बलून्स में यूज़ किया जाता है, कहाँ पर, बलून्स में यूज़ किया जाता है। एंड अगर बात करें हीलियम की डिस्कवरी किसने करी थी, तो पीयर जैनसन और नॉर्मन लॉकियर ने इसकी डिस्कवरी करी थी। हाइड्रोजन हीलियम, अगर हम बात करें सन का जो मेजर कॉम्पोजिशन होता है वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है, जिसमें रेशियो 3:1 का होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, एटमॉस्फेयर में भी होती है हमारी हीलियम। एंड देन बात करें नियॉन की, तो लाइट बल्ब्स जो यूज़ होते हैं, ठीक है, जो ग्लोइंग बल्ब्स होते हैं वहाँ पर इनका यूज़ होता है। ठीक है, ग्लोइंग बल्ब्स में। एंड नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, इसमें ध्यान रखना जो एक आपको कॉमन नेम मिलेगा इनकी डिस्कवरी में, दैट इज़ विलियम रैमसे। क्या नाम है इनका, मतलब जिसने इन सब नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन इनकी जो डिस्कवरी करी थी, दैट इज़ विलियम रैमसे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो अर्नस्ट डॉन ने रेडॉन की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, एंड ऑर्गन के बारे में ये भी एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये तो आपको पता होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में 0.9% होती है। साथ ही साथ जो विंडो जो ग्लासेस होते हैं उसके बीच में इसको यूज़ किया जाता है। एंड साथ ही साथ इसको हम बल्ब में भी यूज़ करते हैं, बिकॉज ये इनर्ट होती है इसलिए। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करो जल्दी से, 3rd and 4th। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलाइजेस सनलाइट इन अ डायरेक्ट फैशन।
फोटोवोल्टाइक सेल, सोलर थर्मल सेल्स, बायोगैस प्रोडक्शन, या फिर बोथ ए एंड बी। सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। फोटोवोल्टाइक सेल में भी यूज़ होता है, ठीक है, जो सनलाइट को यूटिलाइज करता है, साथ साथ सोलर थर्मल सेल्स भी, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बायोगैस प्रोडक्शन में सच सनलाइट का डायरेक्ट फैशन में यूज़ नहीं होता है। इंटरनेट में www, इसमें जो चौथा W है उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है वर्म। हाँ, वॉइस आ रही होगी, ठीक है, चलो। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्म, ठीक है। और जो वर्ल्ड, ये शुरू के जो 3 होते हैं वो क्या होते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब होते हैं, जिसकी डिस्कवरी किसने करी थी, जिसको किसने इन्वेंट किया था? टिम बर्नर्स ली ने किया था, ठीक है, टिम बर्नर्स ली ने, और वो भी कब? 1989 में। टिम बर्नर्स ली इन द ईयर 1989। कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे, जैसे ये अगेन कंप्यूटर का क्वेश्चन है, IPv6 एड्रेसेस हैव अ साइज ऑफ। तो IPv6 क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। पहले वर्जन 4 यूज़ होता था। ये होता क्या इंटरनेट प्रोटोकॉल? इट इज़ लाइक अ कम्युनिकेशन लैंग्वेज बिटवीन दी, जो हमारी डिवाइसेज होती हैं उनके बीच का ये कम्युनिकेशन लैंग्वेज होता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। जब हम कोई फाइल ट्रांसफ़र करते हैं या फिर कोई भी चीज़ डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो ये वहाँ पे काम आता है, ठीक। पहले IPv4 यूज़ होता था, जिसका थोड़ा सा स्टोरेज बैंडविड्थ कम होता था, 32 बिट्स का होता था, ठीक है, 32 बिट्स का ओनली। लेकिन अभी इसका जो है ये 4 गुना है उससे, ठीक है, 128 बिट। और एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, जल्दी से आप कमेंट बताएंगे। तो एक बाइट में होते हैं आपके 8 बिट्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज, भारत का संविधान मान्यता देता है किसको? सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यकों को, सिर्फ भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई दोनों, दैट इज़ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक दोनों, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक माइनॉरिटीज तीनों का। तो अगर हम देखें तो आर्टिकल नंबर 30 में यहाँ पर हमें पता चलता है कि किन माइनॉरिटीज़ को यहाँ पर रिकॉग्नाइज़ किया गया है। बिकॉज आर्टिकल नंबर 29 और 30 को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। 30 में लिखा हुआ है क्या? 29 में कोई माइनॉरिटी वो नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज कल्चर हैज़ द राइट टू प्रोटेक्ट। मतलब उसमें ये लिखा है कि कोई भी भारत का नागरिक हो, उसके पास अगर कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, कल्चर है, तो वो उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। ऐसा वहाँ पर ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी ही लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप 30 में देखोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि सारी जितनी भी लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनके पास ये अधिकार है कि वो खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। तो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी दोनों है। बट ये चीज़ ध्यान रखना है, इसको कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, नो वेयर डिफाइंड। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स रूल नंबर ऑफ हिंदूज एम्प्लॉयज बाई एम्परर्स एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द हाइएस्ट। किसके टाइम पे हाइएस्ट था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? बताइए किसके टाइम पे हाईएस्ट था, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अकबर हो सकता है आपको लगे, लेकिन आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब के रेन में 30% से भी ज़्यादा हिंदूज थे, और उसको ऐसा क्यों करना पड़ा था? उसके पीछे का रीज़न ये था कि ये वाला जो मेजर रीजन था, दैट इज़ आपको पता है कि साउथ इंडिया उसको कैप्चर करना था, तो उसके लिए मराठा फोर्सेस को और साथ ही साथ राजपूत्स को उसने काफ़ी अपने उसमें रखा, दैट इज़ अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जगह दी, ठीक है। अगर आप रिकॉल करो जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, महाराजा वो जय सिंह रिप्रेजेंट कर रहे थे औरंगजेब को, और दूसरी साइड में कौन थे? दूसरी साइड में थे छत्रपति शिवाजी महाराज। ये ट्रीटी कब हुई थी जरा बताइएगा? तो औरंगजेब इसका सही आंसर होगा, ठीक है। हुमायूं की अगर बात करें तो इसका रेन कब से कब तक था? तो इसका रेन 1530 से लेके 1500, पहले तो 40 तक रहता है, देन फिर एक साल और रहता है 1555 से लेके 1556 तक, ठीक है। और उसके पीछे का आपको आई होप रीज़न पता होगा, वो भी हम आगे देखेंगे। देन अकबर जो है पूरे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर इसी का था अकबर का, 49 साल 8 महीने, 49 ईयर्स 8 मंथ्स अकबर का रेन था। क्योंकि ये 13 साल की उम्र में ही 1556 में आफ्टर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि अकबर वर्सेस हेमू हुआ था, हेमचंद्र विक्रमादित्य, वैसे अकबर डायरेक्टली नहीं लड़ा था, इसका जो एक तरह से संरक्षक था जिसका नाम बैरम खान था, वो अकबर की फोर्सेस को लीड कर रहा था। तो वैसे तो अकबर जब डेथ हुई थी हुमायूं की लाइब्रेरी के स्टेयर से गिरने की वजह से, तो पंजाब के कलनौर में ही इनकी ताजपोशी हुई थी अकबर की। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के बाद ये राजा बनते हैं 13 साल की उम्र में, और उसके बाद कब तक रूल चलता है? रफली 1604 तक। 1605 में आता है कौन? जहांगीर,
ठीक है, 1605 में आता है जहांगीर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड बाकी अगर बात करें और क्या, ठीक है, और अगर बात करें शाहजहां की, तो शाहजहां कब से कब तक था, 1628, क्योंकि 1627 में 1605 से लेके जहांगीर की अगर बात करेंगे तो ये 1605 1605 से लेके 1627 तक रहता है, और 1628 ऑनवर्ड्स 1628 से लेके लगभग 1658 तक ये रहता है शाहजहां। और हमें पता है कि 1658 में बैटल ऑफ धर्मत, सामूगढ़ और देवराई होते हैं, जिसमें औरंगजेब दारा शिकोह को हरा देता है। दारा शिकोह बड़ा बेटा था किसका, शाहजहां का, जिसको शाहजहां चाहता था कि वो थ्रोन पे बैठे, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा, द मनसबदारी सिस्टम और औरंगजेब कब से कब तक रहता है, तो 1658 से लेके 1707 तक। ठीक है, द मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर वॉज बोरोड फ्रॉम द सिस्टम फॉलोड इन। अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रणाली डैश में अपनाई गई प्रणाली से उधार ली गई। अफगानिस्तान, टर्की, मंगोलिया या फिर पर्शिया। मनसबदारी सिस्टम की यहाँ पर बात हो रही है। तो मनसबदारी काफ़ी फेमस एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था अकबर ने, जो कि शेर शाह के एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी प्रभावित था। तो ये चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछता भी है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली बनता भी है, पूछता भी है कि भाई अकबर ने किसका एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर अडॉप्ट किया था, तो शेर शाह सूरी का। तो मनसबदारी सिस्टम जो है ये कब इंट्रोड्यूस होती, 1571 में, 1571 में, जहाँ मनसब का मतलब होता है रैंक, जहाँ पर रैंक अलॉट करी जाती थी ऑन द बेसिस ऑफ जेट्स। जेट्स मतलब कितने आपने कितने की फ़ौज खड़ी कर रखी, कितने आर्मी पर्सनस हैं आपकी, ठीक है, आर्मी में, और सवार भी होते थे। ठीक है, जो कैवलरी होती थी जिनको हम घुड़सवार बोलते थे। तो ये वाला जो सिस्टम है ये मंगोलिया से लिया था। ठीक है, मनसबदारी सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। मनसब ये पूछता है कि लोवेस्ट कितनी थी और हाईएस्ट कितनी थी। तो लोवेस्ट अगर बात करें तो 10 थी, और हाईएस्ट की अगर बात करेंगे तो ये 7000 तक अकबर के टाइम पे गई थी। जैसे राजा जो मान सिंह थे, ठीक है, राजा जो मान सिंह थे उनकी थी, लेकिन जो इसका बेटा था दैट इज़ जहांगीर, उसके लिए रिजर्व था 10,000 का। ठीक है, ये सिर्फ जो रूलर्स होते थे उनके बेटों के लिए ही रिजर्व होती थी ये। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके, और मैं आई थिंक पीछे ही बताना भूल गया आपको, ट्रीटी ऑफ पुरंदर कब हुई थी। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में हुई थी। ठीक है, जहाँ जय सिंह दी फर्स्ट थे और शिवाजी के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी। एक और है आपकी जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर है वो दूसरी है, वो 1776 की है, 1776 की है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठास के बीच में होती है। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग इज सेड टू हैव विटनेस द रेन ऑफ 8 दिल्ली सुल्तान्स। निम्नलिखित में से किसके बारे में कहा जाता है कि वह 8 दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल का गवाह था। ज़ियाउद्दीन बरानी, मिन्हाज सिराज, आमिर खुसरो या फिर शम्से सिराफ आफिफ। बताइए। तो ज़ियाउद्दीन बरानी तो नहीं था। ज़ियाउद्दीन बरानी ने कौन सी किताब लिखी थी अगर आप बता सकें तो, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, तारीख़ फ़िरोज़ शाही। और इसी किताब में इसी बुक में ज़ियाउद्दीन बरानी बताता है कि किस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक ने गार्डनर्स को, ठीक है, वाइन डिस्लर को, बार्बर को, इन सब को हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट पर अपॉइंट करके रखा था। ठीक है, ओके, हाँ सब नहीं नहीं ना 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 मिन्हाज सिराज इसका सही आंसर नहीं होगा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, आमिर खुसरो। ठीक है, आमिर खुसरो ने 8 दिल्ली सुल्तान्स, आप ये मान के चलो बलबन से लेकर MBT तक, मोहम्मद बिन तुगलक, हो सकता है आपको लगे कि 8 दिल्ली सुल्तान थे तब तक, बिल्कुल ठीक है, छोटे मोटे सब मिला के 8 टोटल थे। ओके,
आगे बढ़ा जाए। और आमिर खुसरो की अगर बात करें तो इसको तूते हिंद का टाइटल दिया गया था, बाय हुम? बाई अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको तूते हिंद का टाइटल दिया था। इसने किताब कौन सी लिखी थी? तो किताब इसकी थी नूए सिफिर। नूए सिफिर इसके बुक का नाम है। और तुगलकनामा भी इसी ने लिखी, ठीक है, तुगलकनामा। बात करें मिनहाज सिराज की बुक की तो इनका किताब का नाम था तबाकत नसीरी, ठीक है, तबाकत ए नसीरी। ये तबाकत ए नसीरी जो किताब थी, ये जो बुक थी, इसमें मिनहाज सिराज बताते हैं कि किस तरह से जो रज़िया सुल्तान थी, जो इल्तुतमिश की बेटी थी, डॉटर थी, वो ज़्यादा काबिल थी, एबल थी एज़ कम्पेयर टू दी सन्स ऑफ दी इल्तुतमिश। और हमें पता है रज़िया सुल्तान वॉज दी फर्स्ट मुस्लिम वेमेन रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया। 1236 से लेकर 1240 तक एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रज़िया रूल करती हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेफर्ड द अयोध्या इशू टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर विच आर्टिकल। अब ये देखो, ये आर्टिकल जो है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये उस टाइम पे न्यूज़ पे था, ठीक है। हैव एग्जाम फॉर एसेट बट वॉचिंग दिस इंस्टेड, ओके, सही है। तो पिछली बार ही न्यूज़ में था इसलिए इसको पूछा, इस बार फिर न्यूज़ में है, इस बार ही फिर न्यूज़ में। पता है क्यों? क्योंकि आपको मैंने केस पढ़ाया था जो कि था तमिलनाडु की गवर्नमेंट, ठीक है, वर्सेस तमिलनाडु के गवर्नर। इनके बीच में केस हुआ था वो कि भाई ये जो बिल पास कर रहे थे उसको गवर्नर एसेंट नहीं दे रहे थे, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर ले रहे थे, या फिर ऐसे उसमें कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे थे। तो ये मद्रास हाई कोर्ट गए अपने स्टेट की, कोई रिलीफ नहीं मिला। देन सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने फिर गवर्नर के जितने भी किसके पास बिल पड़े थे उनमें से मेजॉरिटी, आई थिंक ऐसा कुछ 13 टाइप बिल थे और 11 को पास कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो गवर्नर को टाइम लिमिट भी दी कि आपको ये टाइम लिमिट है 1 महीने और 3 महीने की, कुछ केसेस में टाइम लिमिट दी कि इस टाइम लिमिट में आपको अब बिल पास करने होंगे, ठीक है। तो फिर प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने आर्टिकल नंबर 143 का यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट से 14 क्वेश्चंस पूछे। अब वो क्या क्वेश्चन पूछे मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है अपने इस एग्जाम के लिए, लेकिन हाँ पता होना चाहिए 143 टॉक्स अबाउट द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सलाहकारी क्षेत्राधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय के, उसके बारे में बात करता है ये, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। किन किन मैटर्स में एडवाइस ले सकता है? तो 2 मैटर्स होते हैं। एक तो होता है मैटर अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, ठीक है, या फिर मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस। और जो भी एडवाइस मिलती है यहाँ पर प्रेसिडेंट को बाइंडिंग नहीं होती, उस पर कि मान नहीं है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट को मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस में एडवाइस मैंडेटरी होती है, ठीक है। प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी में ऐसा कोई मैंडेशन नहीं होता है, ठीक है। 132 आपको पता होना चाहिए। 132 में एपेलेट जुरिस्डिक्शन है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, एपेलेट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। 131 में ओरिजिनल है, 132, 133, 134 में एपेलेट जुरिस्डिक्शन है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, ठीक है। 138 में क्या लिखा हुआ है? एनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन, एनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है उसको बढ़ाने के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 138 में। 136 में क्या लिखा हुआ है जल्दी से कमेंट में बताएंगे। राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट इज इम्प्लाइड इन, तो किस में ये इम्प्लाइड है, किस पर्टिकुलर राइट में? राइट टू फ्रीडम विच इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 19 to 22, right to life and personal liberty which is a part of right to freedom only under article number 21, right to equality 14 to 18, या फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 to 24। तो हमें पता है कि राइट टू प्राइवेसी है ऑप्शन नंबर बी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये जो KS पुट्टास्वामी केस था, ठीक है, जो KS पुट्टास्वामी केस था 2018 की, अभी इनकी रिसेंट में डेथ भी हुई तो हो सकता है पूछ भी ले आपसे, 2018 में, जिसको हम आधार केस के नाम से जानते हैं। तो इसी में ही राइट टू प्राइवेसी की बात करी गई थी। इसमें एक और चीज़ बोली गई थी एंड दैट इज़ कि जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो किसी बिल को सर्टिफाई करता है कि वो मनी बिल है कि नहीं, तो इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, वो इसी केस में बोला गया था, ठीक है। 136 की अगर बात करेंगे यहाँ पर जो मैंने आपसे पूछा था, तो इट इज़ स्पेशल लीव, ठीक है, स्पेशल लीव के बारे में बात करते हैं, स्पेशल लीव टू अपील, ठीक है। आप स्पेशल लीव ले सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपना मैटर फाइल कर सकते हैं, लेकिन ये डिस्क्रिशनरी पावर होता है सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि उसका मन होगा तो आप कर लेगा केस, नहीं एज अ मैटर ऑफ राइट उसको आप वो चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 21 टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ भी लिखी हुई, दैट इज़ नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी
एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ। तो ये क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ ये हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। प्लस आर्टिकल नंबर 21 के कुछ केसेस इन्वॉल्व हैं। एक गोपालन केस है, मेनका गांधी केस है, ठीक है, और एक और वैसे केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस, जो कि आपका हेबियस कॉर्पस केस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ ये हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर बात करें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज़ अ यूएस कॉन्सेप्ट, ये यूएस का कॉन्सेप्ट है, ओके। 24 की बात करें तो 23 में ये लिखा हुआ है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग अलाउड नहीं है, फोर्स्ड ह्यूमन लेबर दैट इज़ जिसको बेगार बोलते हैं वो अलाउड नहीं है, यानी कि आप जबरन मजदूरी किसी से नहीं करवा सकते हैं, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोहिबिटेड है। 24 में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड है, ठीक है। एंड 14 to 18 काफ़ी बड़ा है, जिसमें कि अगर हम देखें तो 14 में राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है, एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये दो चीज़ें दी हुई हैं। 15 में दिया हुआ है क्या, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है स्टेट, ठीक है, प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें क्या है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, भेदभाव नहीं हो सकता है। प्लस इसके क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ है, इसके क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि जो पब्लिक प्लेसेज हैं जैसे रेस्टोरेंट हो गई, होटल्स हो गए, ठीक है, आपके बाथिंग घाट हो गए, वेल हो गए, ठीक है, जो सिनेमा हॉल हो गया, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पर एक्सेप्शन लिखा हुआ है कि वेमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल कुछ प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं और वो 15 का वॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पर है कि जो बैकवर्ड क्लासेस उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो आर्टिकल नंबर 15 का वॉल्यूशन नहीं होगा। 16 किसकी बात करता है, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। ये अनटचेबिलिटी की बात करता है, उसके अबॉलिशन की। ये टाइटल्स के अबॉलिशन की बात करता है 18। देन ये तो हो गया राइट टू इक्वालिटी, पूछता है कितने राइट्स हैं, 5 राइट हैं, 14, 15, 16, 17, 18। इसी तरह राइट टू फ्रीडम में अगर आप देखोगे तो 19। अब 19 में क्या है, तो 19 में 6 राइट्स हम पढ़ते हैं 19 क्लॉज 1 में, जिसको कि हम सामरो से याद रखते हैं। कैसे, सामरो से। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, एंड राइट टू डू एनी ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। तो ये 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए है, सब क्लॉज बी है, सब क्लॉज सी है, सब क्लॉज डी है, सब क्लॉज ई है, सब क्लॉज जी है, क्योंकि जो सब क्लॉज एफ है उसको हटाया जा चुका है, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है, संपत्ति का अधिकार था। आपको ये पता होना चाहिए कि पहले हमारे पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स कंटेंट हैं, जो हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं और जिनको कि हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, पार्ट 3 को, ठीक है, जो हमने यूएस से लिए हैं फंडामेंटल राइट्स को। तो इसमें पहले 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को हमने 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 से हटा के अब इसको एक लीगल राइट बना दिया, तो 6 हो गए। और अभी करंट में इसका स्टेटस तो लीगल राइट का है, और ये किस पार्ट और किस आर्टिकल में है ये आपको बताना है जल्दी से। बाकी तो 20 में आपको पता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेज है, जहाँ पर 3 चीज़ें हैं, दैट इज़ नो एक्सपोज फैक्टो लॉ, यानी कि आपको जिस टाइम आपने क्राइम किया है उस टाइम पे जो क्राइम के लिए सजा है वही मिलेगी। दूसरा क्लॉज है नो डबल जियो पार्टी, आपको एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। एंड तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आपको आपके खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता है। 21 हमने देख लिया। 21A में क्या है, राइट टू एजुकेशन है, जिसको हमने 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002 से ऐड किया। 22 में क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन है, ओके। एंड प्रॉपर्टी वाला कहाँ पर, अभी प्रॉपर्टी वाला पार्ट नंबर 12 में है, आर्टिकल नंबर 300A में है ये, ओके, लीगल राइट है। इंटरवल बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट मस्ट नॉट एक्सीड, किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, 2 सेशन के बीच का जो गैप होता है, जिसको हम रेसेस बोलते हैं, ये जो गैप होता है उसको हम रेसेस बोलते हैं, ये 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है। दैट मीन हर एक फाइनेंशियल ईयर में 2 सेशन तो होंगे ही होंगे। ना व्हाट इज़ अ फाइनेंशियल ईयर, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंडिंग ऑन दी 31 मार्च। तो 2 सेशन तो होने ही है मैंडेटरी, और मैक्सिमम कितने, 3। कौन कौन से, सबसे पहले तो होता है आपका बजट सत्र, ठीक है, बजट सत्र होता है आपका लगभग वही फेब में शुरू होता है और अप्रैल लास्ट तक चलता है, सबसे लॉन्गेस्ट सेशन होता है। समर सेशन करके कोई सेशन नहीं होता है। देन मानसून सेशन आता है आपका। मानसून की अगर बात करेंगे तो जुलाई से लगभग वही सितंबर तक आप मान लो। एंड सबसे जो छोटा सेशन होता है वो विंटर सेशन होता है, जो आपका वही चालू होगा नवंबर दिसंबर के टाइम पे, एंड इट गोज़ ऑन टिल वही
वही नवंबर दिसंबर आप मान लो, ठीक है, यही छोटा सा टाइम पीरियड होता है विंटर सेशन का, सबसे छोटा यही होता है आपका। सेशन को समन कौन करता है? समन का मतलब ये होता है कि बुलाता कौन है, उसको प्रोरोग कौन करता है, नहीं सत्रावसान कौन करता है, किसके पास ये पावर है। तो ध्यान रखना है आपको कि चाहे समन हो चाहे प्रोरोग हो, दोनों ही ये पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास हैं, बुलाना या सत्रावसान करना। लेकिन अगर एडजॉर्नमेंट पूछ ले या एडजॉर्नमेंट साइने डाई पूछ ले कि एडजॉर्नमेंट कौन करता है, तो एडजॉर्नमेंट करता है आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जैसे लोकसभा में है तो लोकसभा का स्पीकर करेगा, और राज्यसभा में राज्यसभा का चेयरमैन करेगा। एडजॉर्नमेंट क्या होता है? एडजॉर्नमेंट का मतलब ये है कि जो सिटिंग या फिर मीटिंग को ख़त्म करता है, ये सिटिंग या मीटिंग को ख़त्म करता है। क्योंकि जैसे सुबह 11 बजे जो है इन लोगों का काम शुरू होता है, 11 से 12 होता है इनका क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल, जहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चन 3 तरह के होते हैं, स्टार्ड, अनस्टार्ड, शॉर्ट नोटिस, 3 नहीं 4। ये पब्लिक दैट इज़ ये पूछे जाते हैं मिनिस्टर से, और एक होता है प्राइवेट क्वेश्चन में जो कि प्राइवेट मेंबर से पूछा जाता है जो मिनिस्टर नहीं होता है। स्टार्ड में क्या होता है, ओरल आंसर्स रिक्वायर्ड होते हैं तो सप्लीमेंट्री फॉलो कर लेते हैं, इसमें नहीं कर पाते हैं, और इसमें एटलीस्ट 10 दिन का नोटिस देना होता है क्वेश्चन पूछने से पहले। देन 12 बजे से लेके 1 तक इनका चलता है 0 आवर, जिसको शून्यकाल बोलते हैं, जिसमें कि एजेंडा ऑफ द डे डिसाइड किया जाता है। तो ये सर्टेन इस तरह से, फिर उसके बाद लंच हो जाता है। तो क्या हो गई, ये मीटिंग्स हो गई एक सिटिंग की। तो या तो एक मीटिंग खत्म की जा सकती है, सिटिंग खत्म करी जा सकती है एडजॉर्नमेंट से। लेकिन अगर डिसॉल्व पूछ ले तो वो भी प्रेसिडेंट ही कर सकता है, डिसॉल्व भी, ठीक है, डिसॉल्व भी प्रेसिडेंट ही कर सकता है। रिमेंबर दिस थिंग। डिसॉल्व कौन सा हाउस हो सकता है? डिसॉल्व सिर्फ लोकसभा हो सकता है। राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू रिजोल्यूशन बिकॉज इट इज़ अ परमानेंट हाउस। उसके 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं, तो उसमें कभी इस तरह से डिसोल्यूशन कुछ होता ही नहीं है। इसीलिए वहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ सकता है, इसीलिए वहाँ पर एडजॉर्नमेंट मोशन नहीं आ सकता है। एडजॉर्नमेंट अलग होता है, एडजॉर्नमेंट मोशन अलग होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, 0 आवर इज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन आवर भी कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है, ना तो क्वेश्चन आवर मेंशन है ना तो 0 आवर। लेकिन क्वेश्चन आवर क्या है, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर होते हैं यहाँ उसके, उसमें मैंशनड है। 0 आवर उसमें भी मैंशन नहीं है, ये है, ठीक है। विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मुद्रास्फीति के बारे में अगर हम देखें तो इनमें से कौन सा कथन है सही है। तो मुद्रास्फीति होती क्या है, इन्फ्लेशन होता क्या है, तो जनरल इंक्रीज इन दी लेवल ऑफ प्राइसेस, इन दी लेवल ऑफ प्राइसेस, जो दाम बढ़ते हैं उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब इन्फ्लेशन भी अलग अलग तरह का होता है, ठीक है। अभी इन्फ्लेशन जैसे कि इट डिपेंड्स कि इन्फ्लेशन कितना है, ठीक है। तो वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, लेकिन वो पूछता नहीं है। पूछता पता है क्या है, पूछता है आपका स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ठीक। श्रिंकफ्लेशन क्या होता है, श्रिंकफ्लेशन, श्रिंकफ्लेशन क्या होता है बताइए। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन। तो कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ओनली? नो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही सिर्फ वो नहीं है, गवर्नमेंट भी करती है, आरबीआई भी करती है। आरबीआई का कोई रोल होता ही नहीं है, गलत है। डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन, अब देखो, अगर मनी सप्लाई को कम करना, ज़्यादा करना, ये वही है कि भाई मतलब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को काउंटर कर रहे हैं। तो अगर वो काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है तो मैंने आपको बताया उसको हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, और अगर आरबीआई करती है तो उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, ठीक। जिसमें कि आपको पता है किन टूल्स का यूज़ किया जाता है, सीआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इन सब का यूज़ करके मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है इकोनॉमी में, जो आरबीआई भी करती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी करती है। लेकिन जिन टूल्स को गिनाया मैंने उनको आरबीआई यूज़ करती है, जिनको मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स बोलते हैं। अब इन्फ्लेशन का है तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब है लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा पहुंच गया है, हमें पैसे को खींचना है। अब पैसे कैसे खींचा जाता है, खींचेंगे कंट्रोल करके, यानी कि पैसे को कंट्रोल करना है। डिक्रीज्ड मनी सप्लाई सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, और मनी सप्लाई को कम करना है, इंक्रीज नहीं करना है, उससे तो इन्फ्लेशन और अनकंट्रोल्ड हो जाएगा ना। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन क्या है, तो स्टैगफ्लेशन इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स, स्टैगनेंट एंड इन्फ्लेशन। यानी कि जब इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में लेकिन फिर भी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, बिकॉज इट इज़ अ जनरल नोशन कि भाई अगर इन्फ्लेशन है तो इकोनॉमी ग्रो करेगी,
ठीक है, बट इन्फ्लेशन इज़ लाइक नमक, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है, ज़्यादा होगा तो वो भी बेकार है। तो ये होता है, तब मैं आपको बताया था यहाँ पर क्या होता है, इन्फ्लेशन हाई होता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या होता है, हाई होता है, जो कि फिलिप्स कर्व को कंट्रास्ट करता है। बिकॉज फिलिप्स कर्व बोलता है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम, लेकिन स्टैगफ्लेशन में उल्टा हो जाता है। श्रिंकफ्लेशन क्या होता है, श्रिंकफ्लेशन में होता है ये है कि जैसे मान लो कि कोई किसी चीज़ को बनाने की कीमत ज़्यादा आ रही है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बिस्किट, ठीक है, तो बिस्किट है 10 रुपये वाला बिस्किट कितने का है जी तो 10 रुपये वाला बिस्किट का पैकेट जो होता था जी, इसमें आता था, मान लेते हैं पार्ले जी में आते थे 10 बिस्किट आते थे, 10 रुपये वाले बिस्किट का पैकेट, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, ठीक है, अब वो जो 10 रुपये का बिस्किट का पैकेट है जी, उसको ये समझ में आया कि भाई अब गेहूँ के दाम बढ़ गए हैं, तो लगता है कि दाम बढ़ गया होगा बिस्किट का पैकेट का, तो इसीलिए उसने पूछा कि 10 रुपये का बिस्किट का पैकेट कितने का है जी। लेकिन उसको क्या पता श्रिंकफ्लेशन करके भी कुछ होता है, मतलब ये होता है कि इन्फ्लेशन हो गया, बनाने की लागत ज़्यादा मुझे पड़ रही है, तो मैं प्राइस ना बढ़ा के मैं क्या कर रहा हूँ, श्रिंक कर रहा हूँ, यानी कि 10 की जगह मैं 8 ही बिस्किट डाल रहा हूँ। तो मैं पता हो सकता है अंदाजा ना लगा इस चीज़ का, 10 का ही मिलता है अभी, ठीक है, लेकिन उसमें क्या कर दिया मैंने, क्वांटिटी को कम कर दिया, तो इन्फ्लेशन हो गया, लेकिन वो श्रिंक उसको बोलते हैं। डिसइन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि इन्फ्लेशन तो है, लेकिन उसकी जो बढ़ने की दर है वो घट रही है। देर इज इन्फ्लेशन, डू नॉट कन्फ्यूज इट विद डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब होता है चीज़ों के दाम घटना, डिसइन्फ्लेशन में अभी भी दाम बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन है लेकिन उसकी रेट उतनी नहीं है, ठीक है। जैसे जिस रेट से मान लो पहले इन्फ्लेशन था, मान लेते हैं कि 6% का, ठीक है, 6% 5% इस तरह से, अभी क्या 2% 3%, तो इन्फ्लेशन तो अभी भी है लेकिन उतना नहीं है, ठीक है। एंड ये आपको पता है कि अगर इन्फ्लेशन होता है, व्हेन देयर इज़ इन्फ्लेशन, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इन्फ्लेशन जब होता है तो किस तरह की मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ किया जाता है, तो किस तरह का यूज़ किया जाता है, उसको हम बोलते हैं हॉकिश और डियर और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। जहाँ पे जितना होता है आपका ये CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग, सबको इंक्रीज किया जाता है, सबको, ओके। एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस में अगर हम बात करें आउटराइट परचेज की, आपको पता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है आउटराइट परचेज और एक होता है आपका रेपो, ठीक है, जिसको हम रीपरचेज एग्रीमेंट बोलते हैं, फिर रीपरचेज ऑब्लिगेशन बोलते हैं, रेपो का फुल फॉर्म होता है। और रेपो और रिवर्स रेपो को दोनों को कलेक्टिवली मिला के लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF बोलते हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का जो आउटराइट परचेज होता है उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग और बाइंग करी जाती है। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि इन्फ्लेशन में क्या किया जाएगा इसका, तो इन्फ्लेशन के केस में गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग करते हैं कि भाई ये लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, RBI जनता से बोलती है ये लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, पैसा तुम हमें अपना हमें दे दो, ठीक है, इस तरह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट दी CPI नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्क। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, वो पक्का आपके आएगा, ठीक है, सिक्योरिटी असिस्टेंट में। तो CPI इंडस्ट्रियल वर्कर कौन निकालता है ये पूछ रहा है। अब इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए कुछ इंडेक्स होते हैं, जिसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये सब आते हैं, ओके। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की खासियत ये होती है कि इसमें सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में नहीं किया जाता है। यहाँ पर फूड आइटम्स जो होते हैं उनको प्रायोरिटी, मतलब उनका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। वहीं अगर मैं WPI की बात करूँ, होलसेल प्राइस इंडेक्स की, तो उसमें जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है और इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती हैं, सर्विसेज इसमें नहीं होती हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ओके। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पहले तो ये देख लेते हैं, फिर पूछेगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। तो इंडस्ट्रियल अलग अलग तरह के होते हैं CPI रूरल, CPI अर्बन, CPI एक नॉर्मल होता है और एक CPI इंडस्ट्रियल वर्कर होता है। तो अगर बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन में सर, तो क्या किया जाए, तो इसमें कौन निकाल, ये वाला कौन निकालता है, ये लेबर ब्यूरो निकालता है। जो नॉर्मल वाला होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मॉस्पी के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, वो निकालता है। जो पहले CSO होता था, ठीक है, CSO और NSSO मर्ज करके भी NSO हो गया है, तो ये है। और अब यहाँ पर, और ये कौन निकालता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि इनका जो बेस ईयर है वो अभी रिवाइज किया गया है, तो नया बेस ईयर कितना हो गया है, तो इसका दैट इज CPI का 2023-24 है नया बेस ईयर। WPI, ठीक है, WPI
एक सेकेंड रुको, के साथ साथ WPI का भी उतना ही है, ठीक है, 22-23। और मेन IIP दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड GDP का बेस ईयर कितना हो चुका है, तो ये 2022-23, ये है 23-24, ये है आपका 2022-23, ये चीज़ ध्यान रखना है। ये क्या होता है, ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है जहाँ पर 8 कोर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, 8 कोर इंडस्ट्रीज़ IP का 40% बनाती है, ध्यान रखना है बस, ठीक है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है जहाँ पर इंडस्ट्री में कितना इन्फ्लेशन अगर वो देखना है तो हम IIP को देखते हैं। तो इनका दोनों का बेस ईयर है 2022-23 और इसका CPI का कितना है 2023-24, नया बेस ईयर बना है तो पूछ सकता है। स्वर्ण क्रांति दैट इज गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, प्रेशियस मिनरल्स, पल्सेस, जूट या हॉर्टिकल्चर से। अब एग्रीकल्चर में डिफरेंट तरह के रेवोल्यूशंस होते हैं, जैसे कि हमें पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन होता है जो सबसे ही इम्पॉर्टेंट हमें पता होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है। देन वाइट रेवोल्यूशन होता है, और कौन से रेवोल्यूशन होते हैं पहले, उससे पहले ये देखते हैं। तो ये आपका हॉर्टिकल्चर और हनी से एसोसिएटेड है आपका गोल्डन रेवोल्यूशन। हॉर्टिकल्चर बागबानी होता है, जैसे आप आसपास अपने थोड़ा सा फल सब्जी वगैरह उगा लेते हैं, दैट इज़ हॉर्टिकल्चर। नाउ व्हाट इज़ ट्रक फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग क्या होती है, ट्रक फार्मिंग। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन की थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि ये एक एवरग्रीन टाइप टॉपिक है ग्रीन रेवोल्यूशन, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये 2 फेजेस में इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया में, लेकिन इंडिया से पहले कहाँ पर आया, ये जो मैक्सिको और जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर सबसे पहले तो ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिला। इस पर्टिकुलर टर्म को किसने कॉइन किया, तो विलियम गॉड ने इस टर्म को कॉइन किया। इसके फादर किसको बोलते हैं, तो नॉर्मन बोरलॉ को बोलते हैं इसका फादर, नॉर्मन बोरलॉ, जिनको 1970 में पीस प्राइज़ मिला था। इंडिया में किसको बोलते हैं, MS स्वामीनाथन को बोलते हैं, MS स्वामीनाथन, जिनके नाम पे अभी अवार्ड भी क्रिएट किया गया, आपको पता है, जो एक नाइजीरियन को भी पहला अवार्ड मिला, उनका नाम बताइए। 2 फेजेस में इम्प्लीमेंट किया गया, एक तो मिड 1960s से 1970s एंड एक है मिड 1970s से मिड 1980s के बीच में, ठीक। ये सबसे पहले तो बहुत ही स्पेसिफिक रहा, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स तक ये सिर्फ सीमित रहा, जो एफ्लुएंट स्टेट्स थे। बाद में इसको पूरे जगह पे इसका विस्तार किया गया। इसके पॉजिटिव्स तो ये थे कि यहाँ पर हाई यील्ड वैरायटी सीड का उपयोग किया गया, जिससे कि प्रोडक्शन बहुत भयंकर तरीके से इंक्रीज़ हुआ प्रोडक्शन। लेकिन नेगेटिव्स ये थे, और इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया फूड में, ठीक है, जो हमारी ये जो खासकर जो स्टेपल क्रॉप्स होती हैं, स्टेपल क्रॉप्स जिनको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, खाते हैं, जैसे कि गेहूँ और चावल। लेकिन नेगेटिव्स ये थी कि एक तो ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो काफ़ी नीचे चला गया, ग्राउंड वाटर लेवल, ठीक है। साथ ही साथ और क्या हो गया, जो सॉयल हेल्थ है वो ख़राब हो गई, क्योंकि जो सॉयल की सैलिनिटी है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई, बढ़ गई, ठीक है। लवणता जो मिट्टी की वो बढ़ गई, जो कि नहीं बढ़नी चाहिए, ख़राब होता है। प्लस जो डिस्पैरिटी है बिटवीन दी फार्मर्स, यानी अमीर किसान और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया, वो बढ़ गई थी इसके बाद। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। देन यहाँ पे अगर बात करें वाइट रेवोल्यूशन की, तो वाइट रेवोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑपरेशन फ्लड, ठीक। एंड ये आपका मिल्क प्रोडक्शन से एसोसिएट है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है वाइट रेवोल्यूशन। इसके फादर डॉक्टर वर्गीस कुरियन को बोलते हैं, जिनकी किताब का नाम है द मैन हु मेड एलिफेंट डांस। ट्रक फार्मिंग जो वेजिटेबल्स की फार्मिंग होती है बड़े लेवल पे, दैट इज कॉल्ड एज ट्रक फार्मिंग। अब यहाँ पर मैं अगर मैं आपसे पूछूँ येलो रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है, एंड पिंक रेवोल्यूशन, राउंड रेवोल्यूशन, ठीक है, एंड रेड रेवोल्यूशन, तो ये किससे एसोसिएटेड हैं, तो येलो की अगर बात करें तो आपको पता है फिशरीज से। इसके फादर किसको बोलते हैं, ब्लू, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, येलो ब्लू वाला है आपका फिशरीज से। इसका फादर किसको बोलते हैं, ज़रा जल्दी से बताइए। देन येलो की अगर बात करेंगे तो ये ऑयल सीड से, तिलहन उत्पादन से। देन पिंक की अगर बात करेंगे तो श्रिम्प, जिसको झींगा बोलते हैं, एंड अनियन प्रोडक्शन से। राउंड की अगर बात करेंगे तो राउंड क्या होता है, टोमेटो, सॉरी पोटैटो होता है। पोटैटो टोमेटो में बड़ा कन्फ्यूज़न था बचपन से, अभी भी गया नहीं। रेड की अगर बात करेंगे तो टोमेटो हो गया, ठीक है, टमाटर, और जैसे आपका मीट हो गया, इनसे एसोसिएटेड है ये, ओके, ठीक, क्लियर यहाँ तक सभी को। यस, तो यहाँ पर मैंने फादर पूछा था, तो ये हीरा लाल चौधरी हो जाएंगे, हीरा लाल चौधरी जी, और यहाँ पर सैम पित्रोड़ा जी हो जाएंगे ऑयल सीड में, ठीक है। और अगर ग्रे पूछ लेगा तो फर्टिलाइज़र, ब्लैक पूछ लेगा क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोल, ये क्या फर्टिलाइज़र, ठीक है। अ कंट्री सेड टू बी इन डेट ट्रैप इफ, किसी देश को ऋण जाल में तब कहा जाता है जब,
कब? तो डेट ट्रैप का मतलब ये है कि तुम अपना लोन चुकाने के लिए भी लोन ले रहे हो। तुमने लोन लिया, अब तुमसे उसका ब्याज भी नहीं भरा जा रहा, प्रिंसिपल अमाउंट तो बहुत बात की बात है। अब तुमने प्रिंसिपल ही नहीं भरा पिछले लोन का, उसी को बोला जाता है आउटस्टैंडिंग लोन, जिसका तुमने अभी तक प्रिंसिपल तक नहीं चुकाया है, ठीक है, ब्याज भी नहीं चुक रहा है उसका तुमसे, तो उसके लिए तुमने अब फिर से लोन लिया है, लोन को चुकाने के लिए लोन ले रहे हो। डेट ट्रैप एग्जाम्पल पाकिस्तान। विथ रेस्पेक्ट टू जीएसटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो जीएसटी के बारे में आपको बताना है। अच्छा, एक चीज़ है आपसे जैसे मैं पूछता हूँ, व्हाट इज़ ट्विन डेफिसिट? ट्विन डेफिसिट क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी? अभी आपको पता है कि जीएसटी, ये 2023 का ही सवाल है, मैंने आपको बताया सारे पीवाईक्यूज ही हैं ये। तो अभी आपको पता है जीएसटी की स्लैब्स कुछ चेंज हुए हैं। पहले तो तुम यही बता दो अब टोटल नंबर ऑफ जीएसटी में स्लैब कितनी है, कितनी टोटल जीएसटी स्लैब्स हैं। तो ट्विन डेफिसिट का मतलब होता है जहाँ पर आपका करेंट अकाउंट डेफिसिट भी हो रखा है और फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा भी हो रखा है, ठीक है। तो जीएसटी कंसिडर रिड्यूसिंग कास्केडिंग, तो पूछ रहा है कि क्या है मतलब जीएसटी आने से कास्केडिंग इफेक्ट रिड्यूस हो गया। बिल्कुल, कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? कास्केडिंग का मतलब ये होता है जहाँ पर पहले हर स्टेज पे टैक्स लगता था, रॉ मटेरियल टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स, होलसेलर के पास गया टैक्स, उसको बेचा जा रहा टैक्स, तो हर लेवल पे टैक्स लगता था, उसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, ठीक है। तो वो घट गया। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस को हटा के इसको लिया गया, तो कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट क्यों है? क्योंकि पीपल डायरेक्टली नहीं भरते हैं। जैसे आप कोई भी सामान खरीदते हो तो उसमें जीएसटी है, ठीक है। आप मेरा कोर्स भी जिन लोगों ने लिया उन्होंने जीएसटी एक तरह से दिया है उन्होंने, ठीक है। तो आपने तो पे नहीं किया ना गवर्नमेंट को, मैंने आपके बिहाफ पे किया, दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक। और इनडायरेक्ट टैक्स कैसे होते हैं? प्रोपोर्शनल नेचर के होते हैं, प्रोपोर्शनल नेचर के होते हैं। लेकिन वहीं डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं। आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका टैक्स रेट भी बढ़ेगा, आपकी टैक्स स्लैब भी बढ़ेगी, प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। इसीलिए डायरेक्ट टैक्स में ये बोला जाता है, डायरेक्ट टैक्स में ध्यान रखना ये चीज़ बोली जाती है कि जो मार्जिनल टैक्स रेट होती है, जो मार्जिनल टैक्स रेट होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एवरेज टैक्स रेट, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मुझे पता है कि आप में से काफ़ी लोगों के बात पल्ले नहीं पड़ी होगी, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा समझाने में, तो वो मैं समझाऊंगा नहीं। जो लोग पहले से मुझसे पढ़े हुए उन्हें पता होगा, ठीक है, क्या है मार्जिनल टैक्स रेट, एवरेज टैक्स रेट। नहीं पता है रट्टा मारो जिंदाबाद, ठीक है, सिंपल। क्योंकि यार खुद सोचो 250 क्वेश्चन करने हैं, इतना वो करना है, तो ये कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, ठीक है। प्रपोर्शनल ये होता है आपका, ठीक है। इट इज़ एम्ड और डायरेक्टली नहीं भरा जाता और डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली भरा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर डायरेक्ट टैक्स बात करें तो वेल्थ टैक्स हो जाएगा, गिफ्ट टैक्स हो जाएगा, इनकम टैक्स हो जाएगा, कॉरपोरेट टैक्स हो जाएगा जो बिजनेसेस भरते हैं। यहाँ पर हो गया आपका जीएसटी हो गया, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम्स ड्यूटी हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, वैट हो गया। एम्ड एट फॉर्जिंग अ कॉमन डोमेस्टिक मार्केट, येस, अल्कोहल पेट्रोलियम एग्जेम्प्टेड इन जीएसटी से, ये भी सही है, चारों ही सही है आपके। इनमें आपका सेल्स टैक्स लगता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। क्योंकि अल्कोहल वगैरह क्या होता है, इस पर स्टेट अपना खुद का टैक्स लगाता है और स्टेट अपना पूरा शेयर रखना चाहता है। अल्कोहल की क्यों नहीं बंद करना चाहती है स्टेट? क्योंकि दबा के रेवेन्यू आता है, और दूसरा ये भी कारण है कि बंद कर देंगे तो बिहार जैसा हाल होगा, ब्लैक में बिकेगी फिर, ठीक। तो यहाँ पे जीएसटी मैंने स्लैब्स पूछा था कितनी हो गई हैं, तो पहले 5 थी, अब हो गई हैं 4। कौन कौन सी? 0%, जी हाँ, 0% भी एक टैक्स स्लैब है, 18%, ठीक, और आपकी 28 और 40, ठीक है। एक सेकेंड, 28 को तो एबॉलिश किया जा चुका है आपका, 0%, 5%, 18% और 40%, ठीक है। तो 4 ही हैं, पहले 5 हुआ करती थी, 0 थी, 18 थी, 28 थी, एक, हाँ ठीक है, 5 भी थी, और अभी एक नई इंट्रोड्यूस करी गई 40। तो 28 को हटाया गया और 40 को इंट्रोड्यूस किया गया। तो 0%, 5%, 18% और 40% का लगाया गया, यानी 28% को एबॉलिश किया जा चुका है। तो पहले 5 होती थी, अभी 4 होती हैं, ठीक है, जो अभी नए रूल्स आए हैं उसके हिसाब से। इंडियाज, अच्छा ये बता दो एक आखिरी चीज़ की, जो टैक्स का पैसा होता है, टैक्स का जो पैसा होता है वो कहाँ जाता है? रेवेन्यू अकाउंट में जाता है, कैपिटल अकाउंट में जाता है? नहीं, इज इट अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट? इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड इज मेनली ड्यू टू, तो अभी मैंने आपको बताया ट्विन डेफिसिट क्या है, जहाँ करंट अकाउंट डेफिसिट भी है और फिजिकल डेफिसिट भी है, ठीक, यानी कि चालू खाता घाटा भी है और वित्तीय घाटा भी है। तो आपको बताना है क्या है सही आंसर इसका। तो टैक्स का पैसा ध्यान रखना है, ये रेवेन्यू रिसीट में जाता है हमेशा,
इट इज़ अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट. ऑल राइट. ओके. बैलेंस ऑफ ट्रेड इज मेनली ड्यू टू, तो करेंट अकाउंट डेफिसिट. अब बैलेंस ऑफ पेमेंट एक होता है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट. इसमें दो चीज़ें होती हैं. एक तो होता है आपका करेंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट. करेंट और कैपिटल. बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन जिसको बोलते हैं. अब इसमें क्या होता है, इसमें ट्रेड आता है. ट्रेड, ट्रेड ऑफ विजिबल्स एंड इनविजिबल्स. विजिबल्स और इनविजिबल्स. विजिबल का मतलब होता है गुड्स, सामान. इनविजिबल का मतलब होता है सर्विसेज. तो विजिबल और इनविजिबल में जो ट्रेड होता है उसको हम करंट अकाउंट में रखते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का. ठीक. तो अगर इसमें डेफिसिट है, घाटा है, इसका मतलब ये है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं. लेकिन बोल रहा है कि होता क्यों, मेनली किस चीज़ की वजह से. आयरन स्टील तो इतना हमारे यहाँ पे कमी नहीं है, ना ही फूड ग्रेन सफिशिएंट तो हम बन गए थे ग्रीन रेवोल्यूशन से ही. अब तो हम एक्सपोर्ट करते हैं इसको. गोल्ड सिल्वर भी ऐसा कि इसकी भी ज़्यादा कमी नहीं है. ठीक है, भले हम इंपोर्ट थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके से बैलेंस ऑफ ट्रेड में इतना घाटा हो जाता है. मेन जो चीज़ है वो है ऑयल एंड पेट्रोलियम. ठीक है, मेन तो सबसे यही है. और इसी की वजह से आपने देखा होगा कि जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो गवर्नमेंट रीज़न देती रहती है, एथेनॉल ब्लेंडिंग में वो इसी चीज़ का रीज़न देती रहती है गवर्नमेंट कि भाई इसीलिए इससे क्या होगा कि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो ठीक होगा और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो थोड़ा सा कम होगा. एथेनॉल ब्लेंडिंग तो ए तो होना ही चाहिए आपका. ए तो यार सब में ही है. ठीक है, अब हमें चूज़ करना है. देखो फूड ग्रेन तो हो नहीं सकता है, फूड ग्रेन तो हो नहीं सकता है. नाउ वी हैव टू चूज़ ऑन बी एंड डी. डी में भी उतना नहीं है. मेन तो होगा आपका गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि इसका कंजम्पशन बहुत है गोल्ड का, आपको पता है इंडिया में. ठीक है, और इंडिया में ऐसा नहीं कि गोल्ड है नहीं. आप देखो तो कोलार गोल्ड फील्ड है, ठीक, KGF, वो तो खैर अब बंद हो चुकी हैं, लेकिन हुट्टी गोल्ड माइंस हैं, वो भी कर्नाटक में ही है. ये सब कहाँ है, कर्नाटक में. सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स पूरे भारत में कहाँ है, बताओ जल्दी से. सिटी ऑफ लेक्स किसको बोलते हैं, झीलों का शहर. सिटी ऑफ जॉय किसको बोलते हैं, सिटी ऑफ जॉय, तो इट इज़ उदयपुर. एंड सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं किसको, कोलकाता को. ठीक है, एंड सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स है इंडिया में बिहार में. ठीक है, हो सकता है आपको ये लगे कि वही थोड़ा सा सरप्राइजिंग, लेकिन यही आंसर है. ठीक, ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है. बिहार में सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं गोल्ड के, बिहार. चलो, विच ऑफ दीज डिसीजेज इज नॉट कॉज्ड बाई वायरस, तो चिकन पॉक्स, टीबी, डेंगू या पोलियो. तो जरा बताओ, ये तो है, ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है. ये है आपका बैक्टीरिया की वजह से, और बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. पोलियो की वैक्सीन किसने, पोलियो माइलिटिस करके वायरस होता है, पोलियो माइलिटिस जिसके से पोलियो होता है. वैक्सीन किसने डिस्कवर करी थी, जोनास ई साक ने. स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने डिस्कवर करी थी, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन. डेंगू की अगर बात करेंगे तो ये भी वायरस की वजह से होता है. फ्लैवी वायरस करके होता है, फैमिली से, फ्लैवी वायरस, उस फैमिली से बिलोंग करता है इसका वायरस. इसको ट्रांसफ़र कौन करता है, यानी इसका वेक्टर कौन है. ये तो पैथोजन हो गया, वायरस तो एक पैथोजन हो गया, लेकिन इसको ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है, ये फीमेल्स ही इधर उधर ज़्यादा करती है ना. ठीक है, दिल पे मत लिया करो. ठीक है, फीमेल एडीज एजिप्टी मस्कीटो होता है. और वी नो कि व्हाट वी नो, क्या नो, इसी यही होता है आपका चिकनगुनिया का भी. ठीक है, और स्मॉल पॉक्स का एडवर्ड जेनर ने. ओके, स्मॉल पॉक्स का वायरस कौन सा होता है ये आपको बताना है. तो फीमेल एडीज एजिप्टी होता है. और मलेरिया की जब हम बात करते हैं तो मलेरिया में कौन होता है, मलेरिया का पैथोजन क्या होता है, वायरस या बैक्टीरिया, जल्दी से बताओ. और मलेरिया का जो होता है वेक्टर, दैट इज़ फीमेल एनोफलीज मस्कीटो होता है इसमें. एंड मलेरिया ना तो वायरस ना तो बैक्टीरिया, ये होता है प्रोटोजोआ की वजह से, जिसमें प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम. चलो अगला है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच कंट्री अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर इज बोरोड फ्रॉम. भारतीय संविधान में केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति किस देश से ली गई है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स. तो ये लिया है कनाडा से. ऑफिस ऑफ गवर्नर कनाडा से नहीं लिया है, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ही लिया है. ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, वो हमने कहीं से बोरो नहीं किया है. ओके,
ये चीज़ कनाडा से लिया गया है कि जो सेंटर के द्वारा अपॉइंटमेंट होती है गवर्नर की इन स्टेट्स, ओके। एंड कनाडा से और क्या लिया है हमने, रेजिडुअरी पावर, ठीक है, जो विशिष्ट शक्तियाँ होती हैं उस पर कानून बनाने की जो पावर होती, शक्ति होती सेंटर के पास, वो हमने लिया है। और क्या लिया है, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया है, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये लिया है हमने। और क्या लिया है फ्रांस से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी के कॉन्सेप्ट्स लिए हैं। जापान से बताया प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। यूके से सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता लिया है। और क्या लिया है, रिट्स ली है, प्रोरोगेटिव रिट्स। और क्या लिया है यूके से, सिंगल सिटीजनशिप, रिट्स के अलावा बाई कैमरलिज्म, दैट इज़ द्विसदनीय विधानमंडल लिया है। और क्या लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको कि हम वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो वेस्टमिंस्टर में लोकेटेड है। और क्या लिया है, मार्शल लॉ, दैट इज़ मिलिट्री रूल लिया है, ओके। यूएस से हमने देखा क्या लिया है, फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ जजेस, ये सब हमने वहाँ से लिया है, ठीक है। ड्यूरिंग अकबर्स रिजीम हु कैरीड आउट लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, तो अकबर के शासनकाल में किसने भू राजस्व सुधार लागू किए, मान सिंह, टोडरमल, बीरबल या तानसेन, बताइए। तो लैंड रेवेन्यू की बात हो रही है, टोडरमल जो कौन थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे ये, ठीक है। इन्होंने लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स लेके आए थे। एक क्वेश्चन है आगे रखा है, ठीक है, आई थिंक, जिसमें कि इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, जिसमें हम पलाज, परौती, चाचर, बंजर को डिस्कस करेंगे। बीरबल की अगर बात करें तो ये ओनली हिंदू थे जिन्होंने दीन इलाही, जो अकबर के द्वारा नया धर्म शुरू किया गया था, उसको अडॉप्ट किया था। दीन इलाही सारे धर्मों का समावेश था एक तरह से। तानसेन म्यूजिशियन थे इनके कोर्ट में। वैसे ओरिजिनली ये राजा रामचंद्र सिंह जो थे राजा ग्वालियर के, उनके तोमर डायनेस्टी के रूलर थे, उनके कोर्ट में थे ये तानसेन, जिनका ओरिजिनल नेम रामतनु पांडे था, ठीक है। इन्होंने इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस के लिए ध्रुपद्स कंपोज किए, ठीक है। और इनके जो गुरु का नाम था वो क्या था, ये था स्वामी हरिदास। ये सब पूछेगा आपसे, रामतनु पांडे इनका ओरिजिनल नेम था। देन बाद में मियाँ तानसेन का जो टाइटल है वो अकबर ने दिया, जब अकबर के नवरत्नों में से ही एक थे, ठीक है। कौन, तानसेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ हीट, ऊष्मा की इकाई क्या है, जूल, ओम, एम्पियर, वोल्ट। जूल होगा। ओम किसकी है, पावर की। एम्पियर किसकी है, करंट की। वोल्ट किसकी है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर की, ठीक है। आपको बताना है कि ओम मीटर किसकी है, मो किसकी है, मो बोल लो या फिर ओम इनवर्स बोल लो, बात एक ही है, ठीक। ये किसकी है, देन या फिर इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, सीमेंस, ठीक है, सीमेन बोल देते हैं। और आप बताएंगे कि डेसिबल किसकी होती है। देन आप बताएंगे कि डायोप्टर किसकी होती है, डायोप्टर। हर्ट्ज किसकी होती है यूनिट। तो ओम मीटर किसकी होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको कि हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ओम इनवर्स, मो या फिर सीमेन, ये कंडक्टेंस की होती है, जो उल्टा होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है। डेसिबल की बात करेंगे तो ये साउंड की होती है, ठीक है। डायोप्टर की तो पावर ऑफ लेंस। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, जिसको सेकेंड इनवर्स भी बोलते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। रेजिस्टेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। यानी कि आप लेंथ बढ़ाओगे कंडक्टर की, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और ये जब हटाते हैं तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, जिसको कि हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोलते हैं, जिसको इससे रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फ्यूचर बुद्धा दैट इज येट टू कम, निम्नलिखित में से कौन बुद्धा है फ्यूचर का जो अभी आना बाकी है एक तरह से। लोक स्वर्ण, मैत्रिया, लाफिंग बुद्धा या चाणक्य। देखो चाणक्य कोई ये फ्यूचर बुद्धा नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पर बोधिसत्व की बात हो रही है। बोधिसत्व कौन है, जो महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म डिवाइड हो गया था, हीनयान लेसर व्हीकल और महायान ग्रेटर व्हीकल में। तो महायान वो थे जो आइडल वर्शिप पे बिलीव करते थे, जो भगवान बुद्धा को एज अ डिवाइन फिगर के तौर पे देखते थे,
हीनयान ह्यूमन फिगर के तौर पे देखते थे, वो आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते थे। तो उसी में ही बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट चलता है महायान में, जिसमें कि मैत्रेय हैं फ्यूचर बुद्धा। ठीक है, मंजूश्री कौन है ये आप लिखेंगे खुद से, मंजूश्री है बुद्धा ऑफ विजडम। ठीक, बुद्धा ऑफ कंपैशन कौन है, अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर, लोकितेश्वर, ये है बुद्धा ऑफ कंपैशन। ठीक, वज्रपानी कौन है, वज्रपानी, ये है बुद्धा ऑफ पावर। ठीक है, तो ये कुछ याद रखेंगे। और भी हैं जैसे अमिताभ हैं, ठीक है, क्षितिर गर्भ हैं जिनको बोधिसत्व ऑफ अर्थ बोला जाता है। अर्थ के कौन है, अर्थ के क्षिति गर्भ। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ओके, 25 जॉन्डिस इज कॉज ड्यू टू मैल फंक्शनिंग ऑफ, तो पीलिया किसके खराब होने के कारण होता है, लिवर, स्टमक, पैनक्रियाज या फिर किडनी। तो जॉन्डिस, पीलिया, पीला पड़ जाता है शरीर। पीला क्यों पड़ता है, क्योंकि लिवर फंक्शन नहीं कर पाता है। लिवर का काम ये होता है, जो बिलिरुबिन होता है, बिलिरुबिन, जिसकी वजह से आपको पता है जो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलता है उसका येलो कलर होता है। ठीक है, तो ये बिलिरुबिन जो कि आरबीसीज जो होती है ना, रेड ब्लड सेल्स, तो वो कहाँ पर ख़त्म होती हैं, स्प्लीन में हो गया। सिर्फ स्प्लीन में ही नहीं होती, वो लिवर में भी होती हैं, तो उससे बिलिरुबिन बनता है, वो निकल नहीं पाता है वो। ठीक है, वो निकल नहीं पाता है क्योंकि लिवर फंक्शन नहीं कर पा रहा। लिवर फंक्शन नहीं कर पा रहा, बिलिरुबिन कलेक्ट हो रहा है, तो वो बिलिरुबिन ब्लड में जाता है और धीरे धीरे बॉडी पीली पड़ने लगती है। और इसमें फिर हमें अवॉइड किया जाता है कि फैटी फूड मत खाओ। ठीक है, नहीं तो फैटी लिवर का प्रॉब्लम हो जाएगा और फैट जल्दी से डाइजेस्ट भी नहीं कर होता है, तो इसीलिए उस टाइम पे मना किया जाता है। लिवर आपका जो हेपेटाइटिस है उससे भी खराब होता है, किससे, हेपेटाइटिस से, है ना, ये आपकी वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है हेपेटाइटिस। आगे बढ़ते हैं। सांगपो रिवर फ्लोइंग थ्रू तिब्बत इज़ नोन इन इंडिया एज, तो किस नाम से जानते हैं सांगपो को, तो बहुत आसान है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का रिवर सिस्टम यहाँ पे देखते हैं, तो ब्रह्मपुत्र हमें पता है कि लेक मानसरोवर के पास ये अंगसी ग्लेशियर, अंगसी, या फिर जिसको हम चेमा युंगडुंग बोलते हैं, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर बोलते हैं, यहाँ से निकलती है। पहले इसको यार्लंग सांगपो या फिर सांगपो के नाम से जानते हैं। देन ये नामचा बरवा करके एक जगह है जो कि ईस्टर्न मोस्ट पीक है ग्रेटर हिमालयाज़ की, यहाँ से ये यू टर्न लेती है एंड यू टर्न लेकर और यहीं पर ही नामचा बरवा पे ही आपको पता है कि डैम बना रहा है चाइना, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम होगा। देन ये इंडर में एंटर करती है जहाँ पे इसका नाम सियांग पहले पड़ता है, देन दिहांग पड़ता है, दिबांग नहीं दिहांग। देन उसके बाद ये अरुणाचल में जाती है, देन उसके बाद असम में आती है, असम में इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। यहाँ पर बनाती है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, जिसको हम मजूली आइलैंड बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए, अभी IBACIU के पेपर में पूछा गया है कल वाले दिन। ठीक है, एंड देन ये डुबई असम से साउथवर्ड टर्न मारती है और जाती है कहाँ पर, बांग्लादेश में। बांग्लादेश का नाम होता है जमुना, जहाँ मिलती पद्मा से, पद्मा क्या है, गंगा है बांग्लादेश में। दोनों बनाती मेघना, मेघना को ज्वाइन करती बराक रिवर, बढ़ाकर नहीं, बढ़ाकर ये दामोदर की ट्रिब्यूटरी है, दामोदर रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, जिस तरह नर्मदा और ताप्ती होती है। दामोदर हुगली की ट्रिब्यूटरी है। हुगली किसकी ट्रिब्यूटरी है, हुगली किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, हुगली गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है जो फरक्का से निकलती है। फरक्का एग्रीमेंट कब हुआ था ये आपको बताना है, और यहाँ पर क्रिएट होता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। ओके, लोहित हो गई, धानसारी हो गई, लोहित और धानसारी ये ट्रिब्यूटरीज हैं लेफ्ट बैंक। ऊपर अगर देखेंगे राइट बैंक तो आज, और दिबांग भी लेफ्ट बैंक है। राइट बैंक में कामेंग, मानस, तीस्ता, रेडक, जल ढाका, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्रा की। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सतलज की अगर बात करेंगे तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, इंडस को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं ये आप बताएंगे जल्दी से। तो इंडस को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, सिंगी खम्बम। ठीक है, सिंगी खम्बन, दैट इज लायंस माउथ, शेर का मुंह। सतलज को लांगचेन खम्बान, लांगचेन खम्बा। ठीक है, विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस विच एंटर्स इंडिया थ्रू शिपकीला पास। उसका एंशिएंट नेम क्या, शतुद्री। यूरी गार्गिन द फर्स्ट कॉस्मोनॉट, ठीक है, द फर्स्ट कॉस्मोनॉट टू रीच स्पेस वॉज फ्रॉम विच कंट्री, किस कंट्री से था, यूरी गागरिन। तो यूरी गागरिन थे कहाँ से, रशिया से। तब ये USSR हुआ करता था। ठीक, ये सबसे पहले पर्सन बने जिन्होंने जो कि स्पेस में गए। ठीक है, वॉस्टॉक 1 करके मिशन था। अभी पूछ इसलिए सकता है कि आपको पता है अभी जो एक्सियम फोर्स मिशन था जिसके तहत
आपके शुक्ला जी गए, ठीक है, स्पेस में, दूसरे इंडिया बने आफ्टर राकेश शर्मा, शुभांशु शुक्ला जी। लेकिन अगर पूछेगा इस तरह से कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाला पहला कौन बना, तो शुभांशु शुक्ला होंगे, वो पहले हैं। लेकिन अगर सिर्फ स्पेस पूछेगा तो राकेश शर्मा के बाद वो दूसरे हो जाएंगे, ठीक है। वो भी एयरफोर्स से थे, इंडियन एयरफोर्स से, और ये भी। वॉस्टॉक 1 की अगर बात करेंगे तो ये 1961 में मिशन भेजा गया था, ठीक है। व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 212 हो जाएगा ये, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर फ़ारेनहाइट निकालना है तो डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 करते हैं, प्लस 32 कर देते हैं, 100 रखेंगे, 212 आ जाएगा, ठीक है। और किस टेम्परेचर पे दोनों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की दोनों की सेम स्केल होती हैं। और हमें पता है कि केल्विन कैसे जाते हैं, केल्विन के लिए सिर्फ डिग्री सेल्सियस पे 273 जोड़ देना होता है, ओके। चलो, कालीबंगान, द IVC इज द इंडस वैली साइट इज इन, तो कहाँ पर है कालीबंगान, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ब्लैक बैंगल्स बोलते हैं कालीबंगान में फायर अल्टर देखने को मिला, आग की वेदी। फायर अल्टर के अलावा और क्या, तो यहाँ पर प्लॉड फील्ड यानी कि जुता हुआ खेत, 2 सेट ऑफ फरोज, ये देखने को मिले। अच्छा ये बताओ, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो कहाँ पे मिला, ठीक है। टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो, हल कहाँ मिला टेराकोटा का बना हुआ, दिस इज राजस्थान। गुजरात में लोथल विच इज़ एन एंशियंट पोर्ट या डॉकयार्ड, लोथल। एंड ऑल्सो रिमेंबर अबाउट धौलावीरा, धौलावीरा के बारे में पता होना चाहिए, खादिया बेट आइलैंड पे है। एंड धौलावीरा में ये पता होना चाहिए कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जाइंट वाटर रिजर्वायर यहाँ पर हमें देखने को मिला। लोथल को SR राव ने डिस्कवर किया था, लोथल की अगर बात करें। एंड एक चीज़, हाँ, यहाँ पर आपको डबल बरियल देखने को मिलता है लोथल में, डबल बरियल, ठीक है। हड़प्पा में कॉफिन बरियल। और प्लॉ देखने को मिला आपको बनावली से, जहाँ पर बारले के एविडेंस मिले, बनावली, ठीक है, ओके। 30, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बनावली, भी हरियाणा में, राखी गढ़ी हरियाणा में, जो कि लार्जेस्ट IVC साइट है इंडिया में। फाउंडर कौन है BHU का, सुकुमार डे, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद या फिर मोतीलाल नेहरू, तो मदन मोहन मालवीय। 1915 में इन्होंने हिंदू महासभा का भी गठन किया था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, हिंदू महासभा, ठीक है। बात अगर करें मोतीलाल नेहरू ने CR दास जी के साथ मिलकर कौन से पार्टी का गठन किया था, दैट वाज स्वराज पार्टी या फिर ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसमें कि मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी थे, प्रेसिडेंट कौन थे, CR दास थे। 1923 में बनी थी, 1923 में, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया था उसके बाद। वेयर डू यू फाउंड दी टेम्पल ऑफ अंगकोर वाट, तो अंगकोर वाट आपको जो टेम्पल है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अब ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछ सकता है, क्योंकि 8th वंडर ऑफ दी वर्ल्ड बना है, तो कंबोडिया में है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर C, अंगकोर वाट जो टेम्पल है कंबोडिया का। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, कंबोडिया की कुछ तो बता दो, कैपिटल बता दो। अच्छा, कंबोडिया की कैपिटल क्या है, तो फ्नॉम पेन, और यहाँ की जो करेंसी है दैट इज रियल, क्या है, रियल है, ठीक। आगे बढ़े, अगला है, विच इज द फॉलोइंग कैन कॉज अ सुनामी, निम्नलिखित में से सुनामी का कारण बन सकता है क्या, वोल्केनो, एवलांच, टॉर्नेडो या फिर अर्थक्वेक। सुनामी का मतलब ये जापानीज टर्म से आया है, जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स, इसका मतलब क्या होता है, हार्बर वेव्स। तो जब भूकंप एक समुद्र तल के अंदर में आता है, भूकंप जब समुद्र तल के अंदर में आता है तब क्या होता है, सुनामी आती है, ठीक है। वो एनर्जी जो है वो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। और अर्थक्वेक इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर D। अर्थक्वेक जहाँ पर आता है उसको हम हाइपोसेंटर या फोकस बोलते हैं, इसके ऊपर जस्ट पॉइंट जो होता है उसको हम भूकंप का एपीसेंटर बोलते हैं, जहाँ डिस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा होता है। मैग्नीट्यूड हम मेजर करते हैं रिक्टर स्केल से, और इंटेंसिटी मेजर करते हैं मर्कैली स्केल से। सीस्मिक वेव्स को मेजर करता है सीस्मोग्राफ, जिसमें सबसे पहले रिकॉर्ड होती हैं P वेव्स। खैर उतना डीप में आई थिंक नहीं पूछेगा आपके सिक्योरिटी असिस्टेंट के एग्जाम में, कंसिडरिंग आपका जो एग्जाम जिस तरह का हुआ था। एवलांच के बारे में आपको पता होना चाहिए, आई थिंक ACIU 2 में पूछा गया था, पता नहीं अभी रिसेंटली, आई थिंक सॉरी CDS का जब एग्जाम हुआ था इसी संडे में, तो उसमें पूछा गया था इसमें से कौन सा एटमॉस्फेरिक डिजास्टर नहीं है, तो एवलांच नहीं है, बिकॉज एवलांच एक टेरेस्ट्रियल डिजास्टर है। भाखड़ा डैम किस रिवर पे बिल्ड है, ये आपको बताना है, बताइए। अभी उस रिवर के बारे में पढ़ा था हमने,
तो ब्यास पे कौन सा है, तो ब्यास में आपको पौंग डैम देखने को मिलेगा, ठीक है, पौंग डैम जिसको महाराणा प्रताप सागर डैम बोलते हैं। ओके, झेलम में तो किशन ने बुलबुल को झेलम में झेल दिया, मतलब ढकेल दिया इस तरह से, ठीक है, तो किशन गंगा हो गया, तुलबुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हो गया, एंड उरी, ये तीनों ही झेलम में है। सतलज में आपका भाखड़ा नंगल डैम, लार्जेस्ट डैम एंड द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। हाईएस्ट डैम टिहरी डैम है भागीरथी रिवर पे उत्तराखंड में, लेकिन वो अर्दन डैम है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड चेनाब रिवर पे कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे, चेनाब पे कौन कौन से डैम है, तो ये पूछ सकता है, बिकॉज अभी चेनाब आपको पता है रेल ब्रिज बना है, जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित आपका आर्क ब्रिज है, रेलवे ब्रिज, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बगलीहार, दुलहस्ती और सलाल, इस पे भी अभी CDS में सवाल बना है आपके, जो भी पेपर हुआ था उसमें, ठीक है। चेनाब ब्रिज की अगर बात करेंगे, रेलवे ब्रिज, तो ये रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है। इसकी हाइट टोटल 359 मीटर, दैट इज़ 359 मीटर्स की है। हु रोट रामचरितमानस, किसने लिखी, तुलसीदास, वेद व्यास, कालिदास या पनिनी, तो रामचरितमानस, तो पनिनी ने क्या लिखी है, अष्टदहई, जो कि सबसे अगर हम देखें तो पुरानी यहाँ पर ग्रामर की बुक है अष्टध्यायी, ठीक है, ओल्डेस्ट ट्रीटीज ऑन ग्रामर इसको कंसिडर किया जाता है। कालिदास की अगर हम बात करें तो मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्र, ऋतु संहारा, कुमार संभवम, ये कालिदास की बुक्स हैं। और ये किसके कोर्ट में नवरत्न थे, ये आपको बताना है, वेद व्यास तुलसीदास, तो तुलसीदास इसका सही आंसर होगा, इन्होंने महाभारत लिखी थी, ठीक है। तो कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में एक नवरत्न थे। द रिवर नोन एज गैंजेस ऑफ साउथ ईस्ट, दक्षिण की गंगा के नाम से प्रसिद्ध कौन सी नदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी या फिर कोई नहीं है, तो ये गोदावरी मत मार्क करिएगा, बिकॉज ये दक्षिण गंगा है, ये दक्षिण गंगा है, जिसका गंगा के बाद सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है भारत में। लेकिन गैंजेस ऑफ साउथ ये कावेरी रिवर को बोलते हैं, ठीक है, कावेरी रिवर को बोलते हैं। और इसके डेल्टा को, ये जो डेल्टा बनाती है उसको गार्डन ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है, जो ये डेल्टा बनाती है कावेरी रिवर। कावेरी निकलती कहाँ से है, तो ये ब्रह्मगिरी जो पहाड़ियाँ हैं वेस्टर्न घाट की, कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पर, कर्नाटक स्टेट में ब्रह्मगिरी जो पहाड़ियाँ हैं कर्नाटक में, कर्नाटक के कोगाडू डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से, ठीक है। कृष्णा की बात करेंगे तो ये महाबलेश्वर कहाँ पड़ता है, ये भी वेस्टर्न घाट जो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र में, वहाँ से। गोदावरी की अगर बात करेंगे तो ये त्रिम्बकेश्वर से, GT रोड इससे हमें याद करना होता, तो त्रिम्बकेश्वर जगह पड़ती है महाराष्ट्र में ही, अगेन सह्याद्री, दैट इज़ वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र, वहाँ से निकलती है, ठीक है। एंड गोदावरी रिवर की बात करें तो इसको दक्षिण गंगा बोलते हैं। गोदावरी की ट्रिब्यूटरी क्या है, इस तरह से हम याद करते हैं, आपको पता होगा, MS-PPP और World War I, है ना। तो मांजरा, सबरी, पेनगंगा, पूर्णा, प्राणहिता, वेणगंगा, वर्धा और इंद्रवती। वहीं कृष्णा की बात करेंगे तो कृष्णा की हम ट्रिब्यूटरीज को ऐसे याद करते हैं कि भाई भीम तू मौसी को घाट पे ले जाके माल रिसीव कर, ठीक है। तो भीम, तुंगभद्रा, मूसी, घाट प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा, कोयना, ठीक है। और कावेरी का मैंने बताया जिस रिवर के अंत में नियति देखने को मिलेगा। भवानी, काबिनी, अमरावती, हेमवती, ये सब किसकी हैं, कावेरी की। एक्सेप्शन है इंद्रवती, इंद्रवती किसकी है, गोदावरी की। वेयर इज, और शिमसा भी, ठीक है, इसी की है। वेयर इज दी तुंगभद्रा सैंक्चुरी लोकेटेड, तो तुंगभद्रा कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। अब कृष्णा रिवर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश तक तो दूर दूर तक को लेन देना नहीं ना, वेस्ट बंगाल में। आंसर क्या है, कर्नाटक। कर्नाटक में आपको कौन कौन से नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, तो आपको बनरघट्टा, बांदीपुर देखने को मिलेगा, और कौन सा, एक बनरघट्टा है, बांदीपुर और एक नागरहोल है। वेयर इज़ नंदा देवी माउंटेन, तो नंदा देवी माउंटेन कहाँ पर है, तो नंदा देवी जो है इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। कहाँ पर है, जो चामोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड की, वहाँ पर लोकेटेड है आपकी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हाइट अगर पूछ लेगा तो कितना है, तो 7816 मीटर नंदा देवी की हाइट है, ओके। चलो, सबसे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, सेकंड नंबर पे आती है K2, तीसरे नंबर पे आती है कंचनजंगा जो कि इंडिया की हाईएस्ट पीक है। अब कहीं कहीं K2 भी दिया रहता है लेकिन वो POK में, और चौथी है माउंट लॉत्से। कंचनजंगा की हाइट अगर बात करेगा तो 8586 मीटर है कंचनजंगा, जो सिक्किम में सिचुएटेड है। संहिता इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ, संहिता, ये संहिता लिखा हुआ, संहिता का मूल नाम किसका है, रामायण, भगवद गीता, पंचतंत्र या फिर महाभारत।
तो ये है महाभारत का ऑप्शन नंबर डी। ओके, एंड पंचतंत्र किसने लिखी? पंचतंत्र लिखी है विष्णु शर्मा ने। किसने? विष्णु शर्मा ने। अगला है रिकेट्स इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो रिकेट्स जो है वो किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी, के, B12 या फिर ए? बताइए। तो वी ऑल नो कि हमारे जो विटामिन्स होते हैं उनकी सबसे पहले नेमिंग किसने करी थी? कैसिमिर फंक ने करी थी। 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो जो पानी में घुलते हैं वाटर सोल्यूबल, और एक जो वसा में घुलनशील होते हैं फैट सोल्यूबल उनको बोलते हैं। तो जो पानी में घुलनशील होते हैं वो BC होते हैं, ठीक है, विटामिन B एंड C। फैट में जो सोल्यूबल होते हैं उसको हम कीड़ा बोलते हैं, KEDA, ठीक है। रिकेट्स जो होता है वो D की डेफिशिएंसी से होता है। B का अगर हम देखें तो B में काफ़ी सारे आगे होगा क्वेश्चन, तो वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो अभी B को स्किप करते हैं। C का अगर हम बात करें केमिकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम, तो एस्कॉर्बिक एसिड है, ध्यान रखना। इसका फाइलोक्यूनॉन है, इसका टोकोफेरॉल है, इसका कैल्सीफेरॉल है, इसका क्या है A का, इसका क्या है जल्दी से बताओ? रेटिनॉल है, ठीक है, रेटिनॉल। अगर डी की कमी हो जाती है तो रिकेट्स हो जाता है। कमी कैसे होती है? अगर सनशाइन विटामिन, इसको इसीलिए बोलते हैं सनशाइन विटामिन, क्योंकि सनशाइन की कमी हो जाएगी, ठीक है। अब विटामिन डी आप मेनली तो सनशाइन से ही मिलता है, बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर से फूड प्रोडक्ट से भी मिलता है, ठीक है। जैसे फिश ऑयल हो गया, जो एग का योक होता है, जो येलो पार्ट होता है, वहाँ से भी होता है। विटामिन के की डेफिशिएंसी हो गई तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, ठीक है। विटामिन ई इससे एंटी स्टेरिलिटी होती है, इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं विटामिन ई को। एंड ए हो जाएगा तो ए की कमी हो जाएगी तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, जेरोप्थेल्मिया हो जाएगा, और B12 की कमी हो जाएगी जिसको कि हम साइनोकोबालामीन के नाम से जानते हैं, तो आपको अनीमिया हो सकता है, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, नजमा हेप्तुल्ला, मीरा कुमारी, फिर प्रतिभा पाटिल। तो क्या आंसर होगा? प्रतिभा पाटिल तो क्या थी? प्रतिभा पाटिल तो प्रेसिडेंट थी पहली, आंसर मीरा कुमारी हो जाएगा। लोकसभा की अगर बात करेंगे तो इसकी पहली मीटिंग जो है वो कब, पहला सेशन कब हुआ था? तो 13 मई 1952 को हुआ था, 13 मई 1952। इसकी पहली सिटिंग पूछेगा तो 17 अप्रैल की हुई थी, 17 अप्रैल को हुई थी। लेकिन अगर पहली मीटिंग पूछेगा, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, तो पहली मीटिंग 13 मई 1952 की हुई थी, दोनों की। विद विच स्पोर्ट इज टर्म बटरफ्लाई एसोसिएटेड विथ? तो बटरफ्लाई जो टर्म है वो किससे एसोसिएटेड है बताइए? तो बटरफ्लाई जो है वो स्विमिंग से एसोसिएटेड है, ठीक है, स्विमिंग से एसोसिएटेड है बटरफ्लाई। बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, फ्लिप टर्न, ये सब स्विमिंग से ही है, ठीक है। फुटबॉल से फ्री किक हो गई, ठीक है, बाइसिकल किक हो गई, ठीक है, ये सब इसमें फुटबॉल से हैं। क्रिकेट से तो आपको बताइए सारे टाइम, उसमें कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, कबड्डी में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? कबड्डी में अगर पूछूं प्लेयर्स, फुटबॉल क्रिकेट में तो आपको पता है 11 ही होते हैं, स्विमिंग में आपसे पूछेगा नहीं। कबड्डी में ध्यान रखना है 7, मतलब वैसे 12 होते हैं लेकिन टीम में, लेकिन 7 खेलते हैं ऑन ग्राउंड, ये चीज़ ध्यान रखना है। खो खो में कितने होते हैं? खो में 3 और खो में 3, 3 × 3 9, ठीक है। और आपसे पूछ लेते हैं जैसे पोलो में, बताओ पोलो में कितने होते हैं? पोलो में कितने लेटर हैं? 4 है। वाटर पोलो में कितने होते हैं? 7 होते हैं, जितने कि कबड्डी में होते हैं उतने ही। 42 द रेजोल्यूशन ऑफ पोलो खेलते वक्त किस मेडिवल इंडिया के रूलर की डेथ हुई थी? द रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड बी मूव्ड इन। तो भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस में पेश किया जाना चाहिए? तो ये राज्यसभा में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। ये हमें आर्टिकल नंबर 64 और 89 से पता चलता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो वहीं आएगा। स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा, और पास कर दिया तो क्या लोकसभा का कोई लेना देना? नहीं, बिल्कुल लेना देना है, लेकिन लोकसभा को सिर्फ एग्री करना है सिंपल मेजोरिटी से। तो मेन तो राज्यसभा का लेना देना इसमें होता है। लेकिन वहीं अगर बात करें सर प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास इक्वल पावर होती है व्हेन इट कम्स टू इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जिसको कि हमने कहाँ से लिया है? US से लिया है। लेकिन आपको बताना है कि इम्पीचमेंट किस आर्टिकल में दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो प्रेसिडेंट की अगर बात करेंगे तो इसमें लोकसभा राज्यसभा का दोनों का इक्वल लेने देना, और एकदम से कुछ मुझे आपको बताना है, एंड दैट इज
कि आपको थोड़ा सा भी डिटेल में पढ़ना है, जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि कमज़ोर है, तो अभी रिसेंटली मैंने बॉम्ब शॉट लिया था, प्लीज़ उसको जाके देख लीजिए, उससे आपका पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा। जितने आपके पास अभी दिन बाकी हैं, दैट इज़ 10-12 दिन, ठीक है, 10-12 दिन जो आपके पास बाकी हैं, उसमें से आपके लिए सबसे बेस्ट है बॉम्ब शॉट। अब जैसे मैं क्यों, ये मेरे दिमाग में ख्याल आया कि जैसे प्रेसिडेंट है, बताने को ढेरों चीज़ें हैं। कैसे? इसके जो आर्टिकल हो गए 52 से लेके आपके 62 तक के प्रेम ट्रैकिंग पे चलना है, सो कम इन टाइम। फिर इसके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, इसके इम्पीचमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, इसका पूरा रिमूवल का प्रोसीजर क्या होता है। अब मैं सारी चीज़ें तो यहाँ नहीं बता सकता हूँ, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर बात है रिमूवल की, तो रिमूवल के बारे में थोड़ी मैं चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन पूछने को वो भी पूछ सकता है। तो बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, आप उनको बॉम्ब शॉट को कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपके पास मान लो फैटमैन है, ठीक है, तो आप उसको बार बार रिपीटेडली कर लो, कुछ भी एक चीज़ कर लो इनमें से और बार बार कर लो, ठीक है। आप मतलब एकदम आपकी एकदम जब ACIA 2 में हो गया, ठीक है, सब कुछ, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है, 17, 18, 19 ऐसे अटैम्प्ट करके आ रहे हैं लोग और वो सही भी हैं, तो इसमें तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चाहे वो साइंस का पोर्शन हो, चाहे इसका पोर्शन हो, दैट इज़ आपका ये GS का और करंट अफेयर्स के लिए कि जो ई बुक दी थी, जो IB के लिए, ACIA 2 के लिए, वही आपको पढ़नी है, कुछ अलग नहीं है। एंड क्लास मैं परसों लूँगा, जहाँ पर आपको 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे कराऊंगा उसके, ठीक है। तो वो परसों क्लास होगी, तो बस मैं वही बताना चाहता हूँ। तो इसकी अगर बात करेंगे तो जिस भी हाउस में रेजोल्यूशन आता है, वहाँ 1/4 मेंबर्स को अप्रूव करना होता है, और अगर अप्रूव हो जाता है तो फिर दोनों हाउसेस को स्पेशल मेजोरिटी से जो क्या बोलेंगे इसको, स्पेशल विशिष्ट बहुमत से इसको पास करना होता है। इसको किस ग्राउंड में हटाया जा सकता है? इसको हटाया जा सकता है वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन, ठीक है। वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड में इसको हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट को, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड इसके रिमूवल में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सारे सांसद, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो। लेकिन इसके इलेक्टोरल कॉलेज में, इसके इलेक्शन में जो आर्टिकल 54 में है, उसमें सिर्फ इलेक्टेड लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड MPs और साथ साथ विधायक MLA भी, यहाँ विधायक नहीं होते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट, और इम्पीचमेंट का आर्टिकल 61 है, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स? सिंपल है, मैश, मेटल को जब एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलती है, मैश। ऑप्शन नंबर ए। हु असैसिनेटेड किंग बृहद्रथ ऑफ द मौर्यन एम्पायर? मौर्य साम्राज्य के राजा बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? वैशिष्ट, कुजुल कटफिशेस, पुष्यमित्र शुंग या फिर कनिष्क ने? तो मौर्यन एम्पायर की नींव किसने रखी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक। उसके बाद आए थे उनके बेटे बिंदुसार, उसके बाद अशोक आए थे, ठीक है। देन दशरथ मौर्य आए थे, अशोक के पोते। देन लास्ट में थे बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या करी थी उन्हीं के मिलिट्री कमांडर पुष्यमित्र शुंग ने, जिसने शुंग वंश की स्थापना करी थी। इन्हीं के बेटे थे अग्निमित्र, जिसपे कि कालिदास ने लिखी थी लव स्टोरी मालविका अग्निमित्र। एंड इसके इनको मतलब ये ख़त्म करके आई थी कनवा डायनेस्टी। कनवा के फाउंडर थे वासुदेव कनवा। शुंगा के बाद कौन आया था? कनवा आए थे। फिर सातवानाज वगैरह आए, ठीक है, ये चीज़ पता होना चाहिए। कनिष्क की अगर बात करेंगे तो कुषाण डायनेस्टी से हैं ये। थ्रोन पे बैठे 78 AD में, जिसको सग संवत बोलते हैं, साकायरा बोलते हैं। सबसे प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन्हीं के टाइम पे आए थे। लार्जेस्ट होल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन्हीं के टाइम पे आए थे। ये थर्ड कुषाण डायनेस्टी के रूलर थे आफ्टर कुजुल कटफिशेस, विमा कटफिशेस, ये थर्ड नंबर के थे। इन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को होस्ट किया था, जो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, जो एकमात्र आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल थी जो बिहार से बाहर हुई थी। पहली राजगिरी, दूसरी पाटलिपुत्र, तीसरी राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र। देन उसके बाद कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, ठीक है। 72 में हुई थी वो, ठीक है। चलो, तो ख़त्म हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बृहद्रथ, देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा धनानंदा को, मौर्य एम्पायर आया। पुष्यमित्र शुंग ने मारा बृहद्रथ को, शुंगा वंश आया। और वासुदेव कनवा ने किसको मारा वो नहीं पूछेगा, बस ये पता होना चाहिए वासुदेव कनवा ने कनवा डायनेस्टी की नींव रखी, बस। An element reacts with oxygen to give a compound with a high melting point. This compound is also soluble in water. The element is likely to be. तो एलिमेंट क्या हो सकता है? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन या आयरन। तो ये है कैल्शियम। ऑक्सीजन के साथ ऐड करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। क्विक लाइम जिसको बोलते हैं, इसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बना होगा, तो आयोनिक बॉन्ड बना होगा, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना होगा, अनलाइक
जो आपका कोवलेंट बॉन्ड होता है विच इज़ फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन इसको जब हम वाटर में रिएक्ट करवाते हैं, पानी में डालेंगे इसमें, तो क्या बनेगा, ये स्लेक्ड लाइम बनेगा CuH का होल ट्वाइस, जिसको कि वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स में यूज़ किया जाता है। चूना फिर आपका लगाया जाएगा दीवारों में, फिर जो हवा में CO2 मौजूद होती है वो इससे रिएक्ट करती है और कैल्शियम कार्बोनेट का एक शाइनी फिनिश देती है, जिसको कि चॉक, जिसको लाइमस्टोन बोलते हैं, जिसको कि मार्बल के नाम से जानते हैं, CaCO3 को। ये जो रिएक्शन होती है ये वाली हाईली एक्सोथर्मिक होती है, यानी हीट निकलती है जब कोई क्लाइम में पानी डालते हैं और COH का होल ट्वाइस बनता है। एंड दिस इज द गैस दैट इज CO2 इज द गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर, ये लाइम वाटर है, मिल्की, ये मिल्की बन जाता है। तो लाइम वाटर को मिल्की कौन टर्न करता है, CO2। While cooking it is, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means that, तो खाना बनाते समय अगर बर्तन का निचला हिस्सा बाहर से काला पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, what does it mean? तो it means कि पूरी तरीके से जो फ्यूल है वो बर्न नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर। पूरी तरीके से बर्न नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो छेद हैं वो चोक कर गए हैं तो वो ढंग से नहीं जल रहा है, इसलिए आप उसको साफ़ करेंगे तब वो ढंग से जलेगा, ठीक है। और इसी वजह से सूटी फ्लेम भी आएगा। जैसे कि हम पढ़ते हैं 2 तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त दैट इज सैचुरेटेड और असंतृप्त दैट इज अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्केन। कौन होते हैं, एल्केन, जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड में आते हैं आपके एल्कीन और एल्काइन, जिसमें कि CN ये H2n होता है ये, और एल्काइन की बात करेंगे तो CnH2n-2 होता है ये। तो ये जो होता है दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट बर्न्स विद अ क्लियर ब्लू फ्लेम। और अनसैचुरेटेड की अगर बात करेंगे तो ये बर्न होता है येलो सूटी फ्लेम में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। और यहाँ पर आप रिकॉल कर सकते हैं यूजेस, जैसे एल्केन का हम जो गैस सिलेंडर्स होता है खाना बनाने में उसका यूज़ करते हैं, बिकॉज उसमें LPG गैस सिलेंडर में ब्यूटेन होता है प्राइमरी कंपोनेंट। इसका यूज़ करते हैं एल्कीन का, कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये गैसियस एक आपका हार्मोन होता है इथाइलिन, ठीक है, तो उसका यूज़ होता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में। एसिटिलीन होता है, ठीक है, जिसको इथाइन बोलते हैं, इथाइलिन नहीं इथाइन, उसको वेल्डिंग ऑफ मेटल्स में यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट टू राइट अक्रॉस, ठीक है। आप जब लेफ्ट से राइट जाते हैं क्रॉस अ पीरियड तो क्या चीज़ सही नहीं है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो मेटालिक करेक्टर एलिमेंट बिकम लेस मेटालिक इन नेचर, यस, मेटालिक करेक्टर कम होता है फिर नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता है। अब मेटालिक करेक्टर कम हो रहा है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन की लूज़ करने की जो टेंडेंसी है वो भी घटेगी। एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजिली, नो, डिक्रीज होगा, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी लूज करना, मेटालिक करेक्टर घट रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ग्रुप में तो सेम रहते हैं, एक ग्रुप में डाउन द ग्रुप सेम रहते हैं, ठीक है। जैसे एल्कली मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, एल्कलाइन में 2 हैं, ठीक है, तीसरे में जाओगे 3 है, हेलोजन के पास 7 है, इनर्ट गैस के पास 8 है, मतलब ग्रुप में सेम रहता है लेकिन अक्रॉस वो बढ़ता है, वो भी सही है। ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट बिकम मोर एसिडिक, ये भी सही है, क्योंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है। मेटल का ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक, तो जितना आप जाओगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, पीएच वैल्यू डिक्रीज होगी। किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट, ये देखो, ठीक है, ये यहाँ पर पूरा बना हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं पीरियड टेबल। ये है आपका S ब्लॉक, ये है आपका P ब्लॉक, ठीक है, और ये है आपका D ब्लॉक, और ये है आपका F ब्लॉक, जिसमें कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड आते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, और F को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, अब ये जो होता है इनर ट्रांजिशन मेटल, आप आओगे तो थर्ड ग्रुप में, ठीक है, दिस इज द थर्ड ग्रुप एंड 6th पीरियड में लैंथेनाइड्स होते हैं, और थर्ड ग्रुप एंड 7th पीरियड में एक्टिनाइड्स होते हैं। ला से लेके लू तक, ला लू, ये लू भी यहाँ आएगा, ध्यान रखना, लू इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लैंथेनाइड सीरीज। 15 एलिमेंट होते हैं लैंथेनाइड में, 15 होते हैं एक्टिनाइड में, टोटल मिला के कुल मिला के 30 एलिमेंट हो जाते हैं, ला से लू, और एक्टिनियम से लेके लॉरेंस बिश्नोई तक, लॉरेंसियम तक, ये चीज़ ध्यान रखना। टोटल 30 एलिमेंट्स इन इनर ट्रांजिशन मेटल का ग्रुप F ब्लॉक। जितने भी मेटल होते हैं सारे S और D और F में ही नहीं होते हैं,
पी में भी होते हैं, जी हाँ, देख लो एल्यूमिनियम मेटल है, लेकिन सारे नॉन मेटल पी में होते हैं, पी के अलावा नॉन मेटल कहीं मिलेगा ही नहीं। लेकिन मेटल एस में भी है, पी में भी है, डी में भी है, एफ में भी है, ठीक है। रदरफोर्डियम का एटॉमिक नंबर 104, सी बॉर्जियम का 106, मेंडेलिवियम का 101, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बोरियम, ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर है, ध्यान रखना है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछा हूँ, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट कितने हैं इसमें, नेचुरली अकरिंग, ये भी क्वेश्चन बनने के काफ़ी चांसेस हैं। किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन या ट्रांसपोर्टेशन। तो किडनी जो होती हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होती हैं। पहले इसका आंसर बताता हूँ। नेचुरली अकरिंग है 94 एलिमेंट, 94, और पहला आर्टिफिशियली मेड एलिमेंट है ये टेक्नीशियम, 43 एटॉमिक नंबर, ओके। ये है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन फंक्शनल एलिमेंट होता है किडनी का, विच इज़ द मेन, नॉट द ओनली बट द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि स्किन भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। खैर, तो यहाँ नेफ्रॉन की अगर बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जहाँ पर ये ग्लोमेरुलस होता है, गुच्छा, ये होता है आपका बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। ये आपका अगर देखेंगे तो ये पूरा लूप है, ये इसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये एफरेंट आर्टरियोल है जिससे आ रहा है, और जिससे निकल रहा है वो एफरेंट आर्टरियोल है, ठीक है। यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक से क्या होता है, ब्लड से वेस्ट पूरा निकलता है, ठीक है। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, दो न्यूरॉन के भी, अब नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, हर एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होता है। उसी तरह फंक्शनल यूनिट ऑफ आर नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन, विच इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आर ह्यूमन बॉडी। ये सबसे लंबी सेल होती है। लार्जेस्ट कौन सी होती है, फीमेल का जो ओवम या एग होता है, और स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, मेल का जो स्पर्म होता है वो, ठीक है। तो टू न्यूरॉन्स के बीच, दो न्यूरॉन, अब यहाँ पे देखो ये न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो ब्लैक इंक रिएक्शन से डिस्कवर किया गया था। बाई हुम, बाई ब्लैक इंक रिएक्शन से किसके द्वारा किया गया था, हिंट देता हूँ, गोल्गी अपैरेटस। तो ये आप देख रहे हो, दिस इज योर डेंड्राइट, ये जो ठीक है ब्रांच की तरह दिख रहा है। इसी तरह डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न पढ़ते हैं हम ज्योग्राफी में, विच रिजेंबल्स द ब्रांच ऑफ अ ट्री, तो डेंड्राइट है ये। देन ये है सेल बॉडी, जिसको साइटन या सोमा बोलते हैं। ये डंडी सी दिख रही है, लंबी सी डंडी सी एक्सन है। ये जो कवरिंग है ब्लू ब्लू सी, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ, और इनके बीच के जो गैप इसको नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। और ये है इसका एक्सन टर्मिनल, टर्मिनल मतलब जो चीज़ कहीं टर्मिनेट हो रही है, नर्व एंडिंग भी बोलते हैं। अब यहाँ पर होता है, इसको बोलते हैं साइनैप्स। अब ये क्या है, नर्व टर्मिनल, और ये किसी के डेंड्राइट से अटैच्ड होगा, ठीक है। उनके बीच का गैप होता है साइनैप्स बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। और ये कैमिलियो गोल्गी ने ब्लैक इंक रिएक्शन से इसको डिस्कवर किया था। इन अ प्लांट द एंथर कंटेन्स, एक पौधे में पराग कोश में शामिल है सेपल्स, ओव्यूल्स, पिस्टल या फिर पॉलन ग्रेन्स। अगेन अ सुपर इजी क्वेश्चन। तो ये हमारा पूरा फ्लावर का फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसमें मेल पार्ट होता है और फीमेल पार्ट होता है। मेल को बोलते हैं, देख लो मेन लिखा हुआ है, स्टे मेन, और फीमेल के पास पिस्टल होती है, क्योंकि उसको मेन से खुद को प्रिजर्व करना है, तो पिस्टल है। स्टेमेन किससे बनता है, स्टेमेन बनता है आपका, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज योर, यहाँ पर देखो इसको जूम कर दिया इन्होंने, दिस इज योर फिलामेंट, ठीक है। दिस इज योर एंथर, पूरा ये एंथर है, और इसके अंदर जो गोला गोला दिख रहा है येलो कलर का होता है, ये पॉलन ग्रेन बोलते हैं। ये पॉलन जो होते हैं, ये पॉलन उड़ जाते हैं किसके पास, फीमेल के पास। फीमेल 3 चीज़ों का बनता है, स्टिग्मा, स्टाइल, और ये नीचे ये गुंबद सा है ओवरी, तीनों को कलेक्टिवली बोलते हैं पिस्टल। स्टिग्मा जो होता है वो स्टिकी होता है, सो दैट कि अगर पॉलन ग्रेन आए तो वो चपक जाए। ये हरा हरा देख रहे हो, ये सेपल है, और जो ये फूल की जो पत्ती हैं, फूल की पत्तियों को पेटल बोलते हैं, फूल की पत्तियों को पेटल बोलते हैं। अब होता क्या है कि ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे जाता है, खुद से तो जाएगा नहीं, खुद से चल के, तो कैसे जाएगा, या तो हवा, या तो इंसेक्ट, या वाटर, ठीक है। अब होता क्या है, जिनके पास बेचारों के पास पेटल नहीं होती है, अभी बीपीएससी के एएसओ के पेपर में पूछा गया कि बताओ अगर पेटल नहीं होती है जिस फूल में, तो वो कैसे पॉलिनेशन करता है, बताओ। विंड, इंसेक्ट और वाटर से कैसे होगा, कैसे होगा, तुम गेस करो। इसको पॉलिनेशन बोलते हैं। विंड से बोलते हैं एनिमोफिली, इसको एंटीमोफिली, और इसको हाइड्रोफिली बोलते हैं, ठीक है। तब तक तुम बताओ, तब तक मैं पूरा समझाता हूँ आपको। तो पॉलन ग्रेन आया, ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये जो लगे हुए इनको ओव्यूल बोलते हैं, ओव्यूल एग्स, ठीक है। इनमें से कोई एक एक्टिवेट हो जाएगा, फेलोपियन ट्यूब बनेगी, और उससे क्या होगा, ये पूरा यहाँ से नीचे उतर के आएगा,
ठीक है, नीचे उतर के आएगा, ये बीज बन जाएंगे ओव्यूल्स, ठीक है, और ये पूरा जो ओवरी है ये फ्रूट बन जाएगा। ऐसा फ्रूट जो ओवरी से बनता है उसको ट्रू फ्रूट बोलते हैं, और जो उससे नहीं बनता है उसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया एप्पल, एप्पल इज़ अ फॉल्स फ्रूट, क्योंकि वो आपका जो थैलमस वाला पार्ट होता है उससे बनता है। ओवरी जो अंदर देखोगे, अंदर तुम देखते होगे एकदम जहाँ बीज घुसा रहता है, वो ओवरी है। ओवरी से उसमें मेन नहीं बनता है वो आपका एप्पल, ठीक है। तो कैसे होगा पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्योंकि भाई पेटल नहीं है, पेटल नहीं इसका मतलब क्या, पेटल की खुशबू होती है, खुशबू से कौन आता है उसकी, इंसेक्ट आता है, इंसेक्ट आ नहीं रहे हैं तो फिर हवा से होता है मेनली उसका, ठीक है, हवा से। तो ऑप्शन नंबर एंथर कंटेन पॉलन ग्रेन्स, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर आपका काम है कि आप मोनाइशियस एंड डायोशियस प्लांट्स को रिकॉल करें कि मोनाइशियस और डायोशियस क्या होते हैं, ठीक है, कि भाई जिनमें दोनों होते हैं। सर अब अच्छा ये बताओ कि 50 हम लोग के कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, तो 50 में आपका कितना क्या स्कोर रहा है, ठीक है। तो मोनाइशियस क्या होते हैं? मोनाइशियस वो होते हैं जहाँ पर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, उसको मोनाइशियस बोलते हैं, और जिसमें दोनों होते हैं उसको डायोशियस, दोनों नहीं होते उसको हम डायोशियस बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है, जिसमें दोनों हैं मोनाइशियस, ठीक है। एग्जाम्पल कोकोनट, भुट्टा दैट इज कॉर्न, ये सब आते हैं जिनमें दोनों हैं, एक ही है तो डायोशियस। तो 50 में कितना स्कोर आया? फिर हम 51 से स्टार्ट करते हैं। काउंट नहीं किया? अच्छा देखो कुछ लोग निकल ली। चलो चलो भैया, चलो भैया, ब्रेक मिला, 50 क्वेश्चन हो गए, चलो भाई चलते हैं, थोड़ा इंस्टाग्राम चलाते हैं, बहुत हो गया पढ़ाई और लिखाई, क्या ही रखा इन सब में, है कि नहीं? सही है बेटा, सही है, नहीं नहीं सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो कौन सा सही है? स्टैट्यूटरी बॉडीज आर क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यस। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज डिराइव्ड देयर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन में इनका आर्टिकल होता है और ये एक्ट से बनती हैं, कोई अधिनियम से बनती हैं। 52 विच इज द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। लेंस किससे नहीं बन सकता? पानी, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले। क्ले इज एन ओपेक मटेरियल, तो इससे लेंस नहीं बन सकता है। ग्लास क्या होता है? ग्लास रिमेंबर इट इज़ अ सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड होता है ये आपका ग्लास, ठीक है। एंड पावर ऑफ लेंस डायप्टर से मेजर करते हैं, ठीक है। लेंस दो तरह के होते हैं, कॉनकेव होता है ऐसा तरह का, कॉनकेव होता है ऐसा, बीच में पतला और साइड में मोटा, ठीक है। कॉन्वेक्स होता है जो बीच में मोटा होता है और साइड में पतला होता है, ठीक है। कॉन्वर्जिंग होता है, ये डाइवर्जिंग होता है। इसको हम यूज़ करते हैं मायोपिया को ट्रीट करने के लिए, इसको यूज़ करते हैं हाइपरमेट्रोपिया को ट्रीट करने के लिए, ठीक। ह्यूमन आईज फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, मानव आंखें किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनाती हैं? कॉर्निया में, आइरिस में, पिपल में, रेटिना में। तो ह्यूमन आई को जरा समझते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन आई की एनाटॉमी की समझते हैं। अभी देखो, ह्यूमन आई का जो सबसे आउटर पार्ट होता है उसको कॉर्निया बोलते हैं, जहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? कॉर्निया में रिफ्रैक्शन होता है, और जब आई को डोनेट किया जाता है तो कॉर्निया ही डोनेट किया जाता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन उसके बाद आता है आपका आइरिस। आइरिस क्या करता है? प्यूपिल को कंट्रोल करता है। प्यूपिल क्या करता है? अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई को कंट्रोल करता है, कितनी लाइट एंटर करेगी नहीं करेगी। आइरिस आँख को कलर देता है, किसी की आइज ब्लू ब्राउन ये से होती हैं तो आइरिस की वजह से होती हैं, ठीक है। लेंस क्या करता है? लेंस जो रे ऑफ लाइट आती है उसको कन्वर्जिंग नेचर का है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो फोकस करता है रेटिना पे जहाँ पे इमेज बनती है। इस लेंस को जैसे दूर देख रहा हूँ मैं, पास देख रहा हूँ मैं, तो ये लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो रही है, जिसको हम पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। ये काम करता है, यहाँ पर कनेक्टेड है सीलियरी मसल्स, जो किसको कनेक्ट, जो किसको कंट्रोल कर रही है? लेंस के साइज को। देन रेटिना पे इमेज बनी, देन ऑप्टिक नर्व्स क्या करती हैं? इस इमेज को ब्रेन तक ट्रांसफर करती हैं। डिजीज क्या होती है? मायोपिया, जिसमें आपको पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। नियर साइटेडनेस या फिर शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं, कॉनकेव से ठीक होता है। हाइपरमेट्रोपिया, अब क्या होता है उसमें? मायोपिया में पहले ही इमेज बन जाती है। हाइपरमेट्रोपिया में दूर का नहीं, दूर का दिखता है, पास का नहीं, जहाँ पर यहाँ पर इमेज बनती है रेटिना के बियॉन्ड,
कॉन्वेक्स से सही होता है ये। और प्रेस बायोपिया होता है जहाँ दोनों नहीं होता है, ये आपकी जब लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है तब प्रेस बायोपिया आपको होता है, और इसके लिए बाई फोकल लेंस की आवश्यकता होती है, बाई फोकल, जहाँ पर कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों होता है, ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों होता है। यहाँ पर होता है आपका पास को देखने के लिए कॉन्वेक्स और दूर का देखने के लिए होता है कॉनकेव, ठीक है। तो कहाँ पर बन रही है इमेज? रेटिना में बन रही है। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? जहाँ पर इमेज नहीं बनती है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, और ग्लोकोमा क्या होता है? जब आँख का फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाता है। ट्रैकोमा में भी सेम होता है, बट ट्रैकोमा बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। तो इलेक्ट्रिक पावर, अब पावर का फॉर्मूला होता है भाई, एक सेकेंड, पावर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज V इंटू आई, ठीक है। पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, V इंटू आई, V इज इक्वल टू आई आर रखो तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। I इज इक्वल टू, भैया V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, ओम्स लॉ 1820, ओम्स लॉ साइमन ओम्स, सॉरी 1827, ठीक है, याद है ओम्स लॉ। तो V इज इक्वल टू आई आर रखूंगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा। I इज इक्वल टू V अपॉन आर रखूंगा, V स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। और VI तो लिखा ही हुआ है, आई आर स्क्वायर नहीं होता है। ये एनडीए में भी क्वेश्चन, मतलब हर ऑलमोस्ट सभी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज, प्रोड्यूस करना है, मेजर नहीं करना है। इन दोनों से मेजर करते हैं, दोनों से करते हैं, इससे सिर्फ मैग्नीट्यूड, इससे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। मोटर क्या करती है? मोटर सर करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट, विद्युत को यांत्रिक में कन्वर्ट करती है ये। एंड जनरेटर है जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है कौन? जनरेटर। लाउड स्पीकर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल को साउंड एनर्जी में। माइक्रोफोन क्या करता है? साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, ओके। डायनेमो क्या करता है बताओ? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? वुड है, गोबर गैस है, न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। विच इज द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फूड चेन। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का गठन करता है? तो घास, भाई देखो, जो गोट होती है उसको काऊ तो नहीं खाती है, काऊ तो हर्बीवोरस है। जो घास होती है, घास को मछली भी नहीं खाती है, मछली तो फाइटोप्लैंक्टन वगैरह, जू प्लैंक्टन वगैरह को फीड करती है, ठीक है। अगर हम देखें एक्वेटिक फूड चेन को, तो वहाँ फाइटोप्लैंक्टन होता है जो ऑटोट्रॉफ होता है या जो प्रोड्यूसर होता है उसको फीड करता है, जू प्लैंक्टन उसको फीड करता है, स्मॉल फिशेस उस पर फीड करते हैं बिग फिशेस, तो ये तो होंगे नहीं। घास को कौन खाएगा? गेहूँ खाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब सर क्या गोट को ह्यूमन खाएगा? क्या बकरी को इंसान खाएगा? भाई इंसान क्या नहीं खाता है? अब मैं क्या ही मुंह खोलूँ अपना, क्या नहीं खाता इंसान, ठीक है। 58 देख लो, ईद उल फितर, रमज़ान, ठीक है। आई थिंक इन्हीं त्योहारों में खाया भी जाता है खूब, है ना। वैसे भी खाते ही सब खाते हैं। नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, नहीं खाएंगे, फिर दबा के खाएंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज परफॉर्म ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स लाइक ईद उल फितर, रमज़ान इन जम्मू एंड कश्मीर। रासलीला, भाई रासलीला उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर कहाँ से आ गया? तो ये तो होगा नहीं। कूद 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 के डांस किया जाता है, जम्मू कश्मीर का ही है, लेकिन ये हिंदू परफॉर्म करते हैं डीटीज़ के लिए, हिंदू डीटीज़ के लिए, तो ये तो नहीं होगा। धूमल भी नहीं होगा, रॉफ होगा, रॉफ डांस, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल केव्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ बिहार। तो बिहार में इनमें से कौन सी गुफा है? अजंता, कन्हेरी, बराबर या फिर एलोरा। अजंता एंड एलोरा वी ऑल नो कि ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेंगे एलोरा। एलोरा में कितनी केव्स हैं? 34 है, जिसमें केव नंबर 16 में कैलाश मंदिर टेम्पल बना हुआ है। ये हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन तीनों के लिए हैं, लेकिन अजंता सिर्फ बुद्धिस्ट के लिए हैं, ओके। कन्हेरी केव्स, करले केव्स, भाजे केव्स, ये सब महाराष्ट्र में है। कन्हेरी, करले, भाजे सब महाराष्ट्र में है। जहाँ पर जैसे ये आपको दिख रहा है, ये कन्हेरी की केव है, ठीक है। इसी तरह का आपको भाजे, हाँ भाजे में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भाजे में लेकिन क्या है कि इस तरह से स्तूपा बना हुआ है, लेकिन ये बुद्धा नहीं बने हुए हैं। और भाजे में क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर लकड़ी का आर्किटेक्चर है, मतलब उस समय का, मतलब आज से 2500 साल पहले का वो लकड़ी का आर्किटेक्चर आज भी वैसा ही, कोई दिमाग कुछ नहीं लगा है। ये क्या है? ये चैत्य बोलते हैं। जैसे ये खंबे दिख रहे हैं, खंबे के साइड में जगह होती है, ठीक है, ये किनारे किनारे सब बैठते थे, इसको चैत्य बोलते हैं, जहाँ पे प्लेस ऑफ वर्शिप होती है। विहार क्या होता है? प्लेस ऑफ रेजिडेंस, इसी के आसपास, जैसे कि आप बगल में ही जाओगे, इसके बगल में ही विहार बने होंगे,
विहार मतलब जहाँ पे लोग पूरा लेटते वेटते थे, पूरा रहते थे, ठीक है, तो वो होता है। तो आंसर हो गया यहाँ बराबर केव्स। बराबर केव्स हो गया, नागार्जुनी केव्स हो गई, ये सब बिहार में है जो दशरथ मौर्य ने बनवाई थी। हाउ और उदयगिरी खंडगिरी की केव्स कहाँ है? तो उदयगिरी खंडगिरी की उड़ीसा में, लेकिन उदयगिरी सिर्फ रखेगा तो मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना, उदयगिरी खंडगिरी और उदयगिरी। से करंट अफेयर्स भी करवाना ना, हाँ करंट अफेयर्स भी करवाएंगे, आप टेंशन क्या ले रहे हो भाई, करंट अफेयर्स भी होंगे, परसों होंगे लेकिन सुबह, ठीक है। कल मुझे रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चंस करवाने पॉलिटी वाले, सुबह ही वो भी होंगे शायद, हाँ मॉर्निंग में। सो हाउ मेनी स्पीशीज़ ऑफ प्लाज्मोडियम हैव लॉन्ग बीन, तो प्लाज्मोडियम अभी देखा था हमने कि ये मलेरिया का इसी की वजह से होता है। मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाते हैं। मलेरिया की जो दवा है क्यूनाइन, वो सिंचोना करके जो ट्री होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो देखने को मिलता है उससे बनती है। 5 तरह का होता है। अब 5 तो ऑप्शन नहीं तो मैं 4 टिक करूँगा, लेकिन ध्यान रखना 5 है। आई थिंक पता नहीं गलत ऑप्शन है क्या है, लेकिन 5 इज़ द करेक्ट आंसर। प्लाज्मोडियम 5 तरह का होता है। प्लाज्मोडियम कौन सा तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है? तो मल्टीपल फिजन करता है ये, ठीक है, मल्टीपल फिजन करता है ये। 61 डैश इज अ परकशन इंस्ट्रूमेंट, क्या होते हैं? जिनको पीटना पड़ता है तब वो बजते हैं। उसमें कोई तार नहीं होता है, कोई स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन ऐसे ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलती है। फ्लूट ना, फ्लूट क्या होता है? हवा भरना होता है। हवा भरना का मतलब समझ रहे हो ना, हवा से बचते हैं ये। फ्लूट हो गया, सहनाई हो गई, ये सब सुशिर वाद्य यंत्र हैं, ठीक। वीणा, वीणा आपका तंतु वाद्य यंत्र है। तंतु, तंतु मतलब आपका स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रिंग्स होती हैं। सिंबल यहाँ होगा इसका सही आंसर। फ्री लिविंग, अच्छा घटम भी परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट होता है। घटम, घटम से कौन एसोसिएटेड है जरा बताइए? तो घटम से विनायकरम, विक्कू विनायकरम, TH विनायकरम या विक्कू विनायकरम, उनको गॉड ऑफ फादर नहीं, गॉड ऑफ घटम बोलते हैं उनको। डैश इज़ अ फ्री लिविंग एनिमल। और सितार से तो आपको पता है, सितार से कौन एसोसिएटेड है? तो सितार से पंडित रविशंकर, जिनको 1999 में भारत रत्न मिला था, ये पता होना चाहिए। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जिनको ग्रैमी मिला था वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए, है ना। और उनके जो सबसे आखिरी मतलब उनके जो शिष्य थे आजकल काफ़ी फेमस हैं, ऋषभ ऋखिराम शर्मा। डैश इज़ अ फ्री लिविंग एनिमल, तो डैश एक स्वतंत्र जीव है। लीच, टेपवर्म, वुशेरिया या फिर प्लेनेरिया। तो फ्री लिविंग एनिमल कौन सा है? और इनके फाइलम भी आप बताओ। तो लीच की अगर बात करेंगे तो इट बिलोंग्स टू द फाइनल ऑफ एनालीडा। एनालीडा से अर्थवर्म बिलोंग करता है। टेपवर्म इज फ्रॉम द प्लैटी हेलमिंथिस, प्लैटी हेलमिंथिस, जिनको फ्लैट वर्म्स भी बोलते हैं, जिसमें टेप वर्म आता है, प्लेनेरिया आता है, लिवर फ्लूक आता है, ठीक है, ये भी प्लैटी हेलमिंथिस से है। फ्लैट होती है इनकी बॉडी। वुशेरिया जो है ये नेमाटोडा है। निमाटोडा मतलब इनकी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। एंड इनको हम एस्चल मेंथिस के नाम से भी जानते हैं, एस्चल मेंथिस, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो फ्री लिविंग होता है प्लेनेरिया। और लिवर फ्लूक क्या होता है? ये पैरासिटिक होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और इनमें हमें पता है जो निमाटोडा एस्चल मेंथिस होते हैं, दीज आर सीउडोसिलोमेट्स, ऑल्सो कॉल्ड एज सीउडोसिलोमेट्स, जिसमें और कौन आता है? तो फाइलेरियल वर्म्स आते हैं। अगर हम बात करें निमाटोडा में तो फाइलेरियल वर्म्स आते हैं, राउंड वर्म आते हैं, ठीक है, जो हमारे पेट के कीड़े होते हैं, वो जो इंटेस्टाइन में जाके बैठते हैं, तो वो इसी से ही बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। इन RT-PCR एग्जामिनेशन द टर्म CT स्टैंड्स फॉर, तो CT का मतलब क्या होता है RT-PCR में? इसका मतलब होता है साइकिल थ्रेश होल्ड, ठीक है, साइकिल थ्रेश होल्ड, ऑप्शन नंबर A। और ये क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और ये CT का मतलब होता है साइकिल थ्रेश होल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कॉज कूलिंग, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शीतलन के कारण बनती है? तो यह है इवेपोरेशन, ऑप्शन नंबर B। इवेपोरेशन का रेट कब ज़्यादा होता है? जब सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, दैट इज़ पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तापमान ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया, टेम्परेचर। जब विंड की स्पीड ज़्यादा होती है तब। एंड जब आर्द्रता यानी कि जब ह्यूमिडिटी कम होती है तब इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। टू विच स्टेट डज द पॉपुलर फोक सिंगर तीजन बाई बिलोंग टू? तीजन बाई किससे बिलोंग करती हैं? तो तीजन बाई हैं छत्तीसगढ़ से और ये बिलोंग करती हैं पंडावनी से। किससे? पंडावनी से। पंडावनी एक डांस है जो कि महाभारत की फोक टेल्स पे किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, रिमेंबर दिस। इनको पद्म विभूषण कब मिला? 2019 में, 2019 में, ओके।
इन विच ईयर डिड गवर्नमेंट सेट अप द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB कब बना? तो ये 1970 में बना, 4 में बना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब बना जरा बताइए? NGT, तो NGT बना 2010 में। 67, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑल कॉर्डेट्स हैव अ वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ऑल कॉर्डेट्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑल कॉर्डेट्स हैव पेड गिल्स पाउचेस, ऑल कॉर्डेट्स हैव अ नोटोकॉर्ड। इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पे। नाउ ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं सारे कॉर्डेट्स, यस ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये सही है। व्हाट डज दिस मीन? तो दिस मीन कि इनमें 3 लेयर होती हैं, 3 जर्म लेयर्स होती हैं। डिप्लो होते हैं जिनमें 2 होती हैं, एंडो अंदर की, एक्टो बाहर की। ट्रिप्लो में 3 होती हैं, एंडो अंदर की, एक्टो बाहर की और बीच की मीजोडर्म है। तो इसमें भी मीजोग्लिया, बट इट इज़ नॉट अ लेयर, ये काइंड ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर है, तो मीजोग्लिया बोलते हैं इसको। दिस इज नॉट अ लेयर, मीजोडर्म इज अ लेयर, ठीक है। तो ट्रिप्लो और डिप्लो कैसे याद करते हैं? तो पूरा आपको वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत, अब ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है, ठीक है, तो यहाँ पर पूरा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन आया है तो मतलब क्वेश्चन आ सकता है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि या फिर जैसे कि 1 शॉट, मैंने अभी बम शॉट तो नहीं लिया था साइंस का, लेकिन पहले के 1 शॉट पड़े हुए हैं, जैसे बायोलॉजी का, ठीक है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, उनको देख डालो, बहुत बढ़िया मस्त रिवीजन हो जाएगा जितने दिन आपके पास बाकी है ना। इससे अब ये मैंने आपको PYQs करवा दी, आपको भी आइडिया लग गया बेटर तरीके से, आपने PYQs कर लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। अब मैं आपको वही एडवाइस करूँगा कि जितने भी 1 शॉट और बम शॉट हैं, मतलब अभी मैंने बम शॉट लिए थे इकोनॉमिक्स का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, ये हो गए, और पहले के 1 शॉट्स पड़े हुए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, ये अच्छे से देख जाओ, मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं करना पड़ेगा और, ठीक है। जितने आपके पास दिन बाकी, एक एक दिन पकड़ो, ठीक है। कितने हो गए? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है। वैसे तो हिस्ट्री का अलग अलग लिया था, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न का, ठीक है। तो मान लेते हैं 2 दिन हिस्ट्री के रख लेते हैं, 1 दिन पॉलिटी का, 1 दिन ज्योग्राफी का, 1 दिन इकोनॉमिक्स का, 5 ये दिन हो गए, ठीक है। 5 ये दिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 3 8 दिन, ठीक है। 8 दिन ये हो गए, और आपके पास मतलब कितने हैं? 11-12 दिन है, तो 2-3 दिन रिवीजन के लिए भी रख लो, ठीक है। रिवाइज भी आपको करना है बीच बीच में, एकदम बैठ के एकदम कस के कायदे से कर लो, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। कर लिया तो रिवाइज करो उसको। तो इस तरह से हम याद करते हैं कि पोकोसिटी इज डिप्लोब्लास्टिक और बाकी सब ट्रिप्लोब्लास्टिक, दैट इज पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ठीक है। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा जिसको निडेरिया बोलते हैं, टीनोफोरा, ये सिर्फ डिप्लो हैं, बाकी सब ट्रिप्लो हैं, सब ट्रिप्लो हैं। तो कॉर्डेट्स भी ट्रिप्लो। कॉर्डेट्स हैव पेयर्ड गिल्स पाउचेस, हैव अ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड इज अ लाइक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, और वेंट्रल नर्व कॉर्ड नहीं होती है, वो वेंट्रल का मतलब होता है आगे की साइड, पेट की साइड, ठीक है। डॉर्सो वेंट्रल होता है ये, ठीक है, डॉर्सो वेंट्रली लोकेटेड होता है, यानी पीछे के साइड होता है ये, ठीक है। तो पहला वाला गलत हो जाएगा, ये वेंट्रल आगे की साइड नहीं होता, पीछे के साइड होता है। ये जो नोटोकॉर्ड भी हो गया, ये भी, जैसे हम ह्यूमंस कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स हैं। अब हमारे में नोटोकॉर्ड है, बिल्कुल है, क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड नोटोकॉर्ड है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, वो पीछे है ना, पेट के साइड तो नहीं है, पीठ में। Light falling on colloidal particles lead to scattering of light. This phenomenon is called as Mendel's effect, Brownian effect, Bowl effect या फिर Tyndall effect. It is called as Tyndall effect. Tyndall effect कौन दिखाता है? तो जो heterogeneous mixture होते हैं वो दिखाते हैं। heterogeneous mixture जिनका पार्टिकल साइज 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, जिनका पार्टिकल साइज 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। अच्छा, जिनका 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है उनको क्या बोलते हैं? कोलाइड बोलते हैं। कोलाइड क्या वो भी दिखाते हैं? और क्या वो भी दिखाते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल जो कोलाइड होते हैं ना, कोलाइड, उनको हीट्रोजीनियस भी बोलते हैं। अगर वो इस तरह से स्टेटमेंट लिखा हो कि कोलाइड्स हीट्रोजीनियस होते हैं, बिल्कुल हीट्रोजीनियस, उनको भी मानते हैं हम, ठीक है। इनको हम सस्पेंशन के नाम से जानते हैं। जो होमोजीनियस होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, उसको सोल्यूशन बोलते हैं, इसको सस्पेंशन, उसको सोल्यूशन। ये टिंडल नहीं दिखाता है। टिंडल इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई द पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है होमोजीनियस में, इसलिए नहीं दिखाते हैं वो। एग्जाम्पल के तौर पे होमोजीनियस में जैसे कि हमारा कोक हो गया, ठीक है, या फिर आपने मान लो कि ये लेमोनेड बनाया, नींबू पानी सब, तो उसमें पार्टिकल साइज विजिबल नहीं होता नेकेड आई से, वो होमोजीनियस है, टेस्ट सेम रहता है, ठीक है। देन ये ध्यान रखना, होमोजीनियस जो होता है ये स्टेबल होता है, हीट्रोजीनियस अनस्टेबल मिक्सचर होता है। ये ब्राउनियन मूवमेंट होता है। ब्राउनियन मूवमेंट में क्या है, ब्राउनियन जी ने ऑब्जर्व किया था कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि पानी है, पानी में तुम डाल दो कुछ, किसी और चीज़ को मिक्स कर दो, तो उसके पार्टिकल जब तुम ऑब्जर्व करोगे इधर उधर भाग रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो जो पानी, जो फ्लूइड है, उसके जो पार्टिकल है वो, जैसे H2O का जो मॉलिक्यूल वगैरह है, वो उसको मार रहे होंगे, इधर उधर मार रहे होंगे उसको। तो वो ब्राउनियन मूवमेंट में डिस्कवर किया गया था। इन विच
क्लासिकल डांस फॉर्म्स द परफॉर्मेंस इंक्लूड्स अ सूत्रधार और नट्टू वनार हु इज द कंडक्टर ऑफ द एंटायर परफॉर्मेंस। तो कौन होता है सूत्रधार? का मतलब वो पूरे परफॉर्मेंस को करवाता है, तो उसको वो है आपका कुचिपुडी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कुचिपुडी कहाँ का है? आंध्रा का है। कथक कहाँ का है? यूपी का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ओडिसी कहाँ का है? वी ऑल नो उड़ीसा का है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 70 द वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। और हमारे टोटल 8 क्लासिकल डांसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक अकेडमी, एंड 9 होते हैं अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जिसमें कुचिपुडी आंध्रा का, कथक यूपी का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ओडिसी ओडिशा का, मणिपुरी है मणिपुर का, सत्तरिया जो सबसे लेटेस्ट है, जो 2000 में, सन 2000 में इसको इंक्लूड किया गया है एज आपका क्लासिकल डांस, ठीक है। और गुरु शंकर देव इसके फादर कंसिडर किए जाते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। कथक कली कहाँ का है? ये कथक कली हो गया। और मोहिनी अट्टम, ये दोनों कहाँ के हैं? केरला के हैं, ठीक है। मोहिनी अट्टम और कथक कली दोनों कहाँ के? केरला के। तो हो गए हमारे 8। और 9वां जो होता है अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, वो छऊ होता है, जिसको कि जनरली तो फोक डांस ही हम मानते हैं, लेकिन कल्चर मिनिस्ट्री क्लासिकल मानती है उसको, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स इन ह्यूमन ब्लड आर ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट, इनाइथ्रोसाइट, मेलेनोसाइट से ग्रैनुलोसाइट। देखो, हमारा जो ब्लड होता है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। ब्लड के 2 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से 2 कंपोनेंट होते हैं? एक तो होता है लिक्विड कंपोनेंट जो लगभग 55% होता है। एक होता है सॉलिड कंपोनेंट जो लगभग 45% होता है। अब जो लिक्विड कंपोनेंट होता है ये भी बना होता है बहुत सारी चीज़ों का, जैसे कि इसमें एक सेकेंड, जैसे कि इसमें होता है प्लाज्मा होता है इसमें, एंड वाटर होता है इसमें। वाटर लगभग कितना होता है जरा बताओ? 92% होता है वाटर। बाकी बच गया प्लाज्मा जो येलो कलर का फ्लूइड होता है, जिसमें कि आपका हार्मोन्स, मिनरल्स, सॉल्ट, ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। प्लाज्मा, प्रोटीन्स वगैरह, ठीक है। 92% उसमें सिर्फ वाटर ही होता है। सॉलिड में अगर बात करेंगे 3 चीज़ें होती हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। इराइथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। 120 दिन का टाइम पीरियड होता है इनका लगभग आप मान के चलो 10 से 20 दिन का, और इनका लगभग हफ्ते भर का। 120 दिन का होता है। इनका शेप क्या होता है? बाइकॉनकेव डिस्क। बाइकॉनकेव डिस्क। इनका क्या होता है? इर्रेगुलर। ये चीज़ ध्यान रखना, ये जब मैच्योर होती हैं तो इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ना न्यूक्लियस होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जब मैच्योर होती हैं तब कुछ नहीं होता इनमें। आरबीसीज में ख़त्म कहाँ होती है? मरती कहाँ? स्प्लीन में, जिसको ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज बोलती हैं। लेकिन अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, स्प्लीन के बाद लिवर वगैरह में भी ख़त्म होती हैं, ठीक है, जहाँ से बिलिरुबिन, वो येलो कलर का वो चीज़ बनता है। ओके, ये किस में हेल्प करती हैं? ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन बनाती हैं, उसकी वजह से रेड कलर की होती हैं, ठीक है। ग्लोबिन इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटीन, हीम इज़ ए कंपाउंड होता है जिसमें आयरन होता है, तो इसी वजह से इसका रेड कलर होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इनको सिक्योरिटी गार्ड टाइप बोलते हैं, डिफेंस प्रोवाइड करती हैं, कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया उसको मारने का काम। और ये जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, खून का थक्का जमने में हेल्प करती हैं ये, ठीक है। ये हमें सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में आरबीसीज होती हैं तीनों में से, देन प्लेटलेट्स होती हैं, देन डब्ल्यूबीसीज होती हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट्स बोलेंगे। और ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने करी थी? विलियम हार्वे ने। और वहीं अगर बात करेंगे ब्लड ग्रुप की, किसने करी थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी। और अभी रिसेंट में नया ब्लड ग्रुप कौन सा डिस्कवर हुआ है जो मैंने आपको बताया था, जरा बताइए तो, नया ब्लड ग्रुप कौन सा डिस्कवर हुआ है? ठीक है अंकित दीक्षित, स्पैम तुम मत करो, तुम्हें पहले ब्लॉक करना पड़ेगा, रुको। चलो, हाँ आपका कोर्स भाई नया आएगा, अभी रुक जाओ, ठीक है, 10-15 दिन में। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड, तो ड्राफ्टिंग कमेटी अगर बात करें, जिसको प्रारूप या मसौदा समिति बोलते हैं, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी इसके चेयरमैन थे। इसमें 7 मेंबर्स थे, 7 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये 7 सदस्य कौन कौन से थे? ये बनी कब थी? 29 अगस्त 1947 को। अम्बेडकर जी चेयरमैन थे, N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मुंशी जी थे, सादुल्ला, माधवराव ने रिप्लेस किया था BL मिट्टर को, जो पहले थे लेकिन हट गए थे किसी कारणवश। TT कृष्णमाचारी ने रिप्लेस किया था DP खेतान को। ये 7 लोग थे, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी में। ऑप्शन नंबर डी।
गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय, और मुंशी जी किसके हेड थे? तो वही है कि मतलब मैं घुसने को इसमें बहुत डेप्थ में घुस सकता हूँ। इसमें 8 मेजर कमेटी थी, 13 से 14 माइनर कमेटी थी, कौन किसके चेयरमैन थे। तो इसमें अगेन ये आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये PYQs हैं। अब इसके बेसिस पे आपको थोड़ा सा फोकस करके जो मैं जैसे ना होता है बम शॉट और जो वन शॉट है वो देखने हैं अच्छे से। अब मैं हर एग्ज़ाम अभी आज आपका IB का है, रेलवे ग्रुप D का आ रहा है, ठीक है, उसका मतलब कोई ना कोई एग्ज़ाम लगा है। तो अब खुद सोचो, हर एग्ज़ाम के लिए तो मैं अलग अलग लूँगा नहीं कि नहीं इसका अलग ले लूँ इसका अलग ले लूँ। और चलो अगर कुछ अलग आ रहा हो तो मैं लूँ भी, कुछ अलग है ही नहीं। अब मैंने जो लिया था कंटेंट दिया था, चाहे फैटमैन हो चाहे पहले कुछ करवाया था, कुछ IB उसमें थंबनेल पे थोड़ी ना लिखा हुआ था। लेकिन आप देख रहे हो ना इस CI2 में कोई भी अगर पढ़ गया है, ठीक है, परमार SSC से, तो मैं इसी वजह से स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। क्योंकि जो आप सोर्सेस रेफर कर रहे थे वो ये क्लब जैसे DDA के वैकेंसीज आई, तो वैसे कि मैं DDA के लिए अलग से क्लास करूँगा कुछ, वही सेम चीज़ है भाई, ठीक है। तो मेरे नए क्लास करने से कुछ ऐसा चेंज नहीं हो जाएगा। मैं ये क्लास इसलिए मैंने ऑर्गेनाइज़ करी ताकि आपका एक पूरा रिवीजन हो जाए, एंड साथ ही साथ आपको कुछ टॉपिक्स पता चल जाएँ कि भाई कहाँ पे वो प्रीवियस ईयर में ज़्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है। ओके, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई, तो किसने फाउंड करी थी? नाग भट्ट ने, ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट किसने स्टार्ट किया था? जेम्स ऑगस्टस हिकी ने, ऑप्शन नंबर ए। बोस जी की बात करें, 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है, जिस दिन पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। जय हिंद, दिल्ली चलो, गिव मी ब्लड, आई शैल गिव यू फ्रीडम, इनके स्लोगन्स हैं। इन्होंने टाइगर लीजन बनाया था 1943 में। 1939 में इन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी। 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई थी जिसके पहले चेयरमैन नेहरू थे। इंडियन नेशनल आर्मी की इन्होंने चेयरमैनशिप संभाली थी 1943 के आसपास, जहाँ पर इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पर एक विमेन रेजिमेंट को फॉर्म किया था, जिसको लीड कर रही थी लक्ष्मीबाई सहगल जी। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी इनके रिगार्डिंग, ठीक है। वेलेस्ली की अगर बात करें तो ये क्या लाया था? सब्सिडी अलायंस करके एक पॉलिसी लाया था, हड़प नीति 1798 में, जिसको सबसे पहले निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने एक्सेप्ट किया था 1798 में, ठीक है, वेलेस्ली। एज पर द डैश द प्रेसिडेंट शैल एड्रेस बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट पार्लियामेंट सेशन ऑफ ईच ईयर। कौन सा है? 53 में तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात कही गई है। द आर्टिकल इज ऑप्शन नंबर सी। 87 इसी को मोशन ऑफ थैंक्स भी बोलते हैं, जहाँ पर 2 सिनेरियोज में, कब? फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को जॉइंटली एड्रेस करता है एंड उस मोशन को पास करवाना होता है गवर्नमेंट को। अगर नहीं पास करवा पाई तो इट अमाउंट्स टू डिफीट ऑफ गवर्नमेंट, कि भाई लगता है सरकार के पास बहुमत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी। 86 में आपका क्या लिखा हुआ है कि कोई एड्रेस, अगर कोई मतलब कोई संबोधन कुछ भिजवाना है प्रेसिडेंट को तो भिजवा सकता है, लेकिन स्पेशल एड्रेस है 87 में, और यानी कि स्पेशल संबोधन। और अगर आपका सेम, मैंने आपको बताया है क्या चीज़, कि पार्ट 5 है ये, पार्ट 6 में जाने के लिए सेम तरीके से गवर्नर भी एड्रेस करता है हाउसेस को, तो आपको क्या कर देना है? 89 ऐड कर देना है। मैंने आपको बताया पार्ट 5 से पार्ट 6 में जाने के लिए सिर्फ 89 ऐड करना है। कब तक? 111 तक। 112 ऑनवर्ड्स आपको 90 ऐड करना होता है, तो आपको पार्ट 6 का क्या मिल जाता है? वही सेम आर्टिकल। अब आपको हो सकता है अगर हवा नहीं लग रही है तो जाके देखो उन लेक्चर्स को, अगर 89 और 90 समझ नहीं आ रहा क्या है। नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर डैश, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था। 52, 63, 71 या 89, तो 1971 में इसको पास किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट हाउ मच ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड? 3.4%, 4.4, 2.4 या 1.4? तो पूरे वर्ल्ड का मैं अगर देखें तो इंडिया 2.4% एरिया ऑक्यूपाई करता है, लेकिन पूरी वर्ल्ड का पॉपुलेशन का 17.7% है, 17.7 ही, ठीक है। विच द फॉलोइंग इज एन, ये 2011 की जनगणना के हिसाब से 2.4 तो 2.4 ही रहेगा, लेकिन ये 17.7 बढ़ जाएगा अभी, ठीक है, क्योंकि हम अभी सबसे पॉपुलस कंट्री बन चुके हैं। तो जो लेटेस्ट सेंसस आएगा उसमें आपको ये देखने को मिलेगा बढ़ा हुआ, ठीक है, सरपासिंग चाइना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अच्छा सबसे बड़ी कंट्री कौन है एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है पूरे वर्ल्ड में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल फीचर फाउंड बाय एक्सटेंसिव गली इरोजन? तो गली इरोजन कौन करता है? ये करता है चंबल रिवर, जो पहले रेल बनाता है जन गली, और उसी से बनते हैं बीहड़, जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं रेवाइंस। चंबल मऊ प्लेटी से निकलती है, गली इरोजन करती है, रेवाइंस बनाती है, बैडलैंड टोपोग्राफी क्रिएट करती है ये, विच इज़ अनफिट फॉर कल्टिवेशन, बैडलैंड
टोपोग्राफी। इज दैट क्लियर? एंड बैक वाटर्स ऑफ केरला जो हैं इनको हम कयाल्स के नाम से जानते हैं, ख्याल नहीं, कयाल्स। डैश और चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन किसकी हैं? यमुना की। चंबल की ट्रिब्यूटरीज क्या है? काली सिंध, पार्वती, ठीक है, शिप्रा, जिसके बैंक्स पे उज्जैन लोकेटेड है, शिप्रा रिवर के। डैश हैज द लोवेस्ट रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी हैविंग जस्ट 17 पर स्क्वायर किलोमीटर। 17 लोग पर उसमें रहते हैं। तो पहले तो पॉपुलेशन डेंसिटी है कितनी, जरा वो बताओ इंडिया की। पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं, सिंपल। तो 17 लोग रह रहे हैं अरुणाचल में। हाईएस्ट कहाँ पे है? बिहार में है। अगर स्टेट पूछेगा तो वैसे, क्योंकि दिल्ली की है, क्योंकि बिहार का कितना है? बिहार में 1106 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। दिल्ली में 11,320 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, 10 गुना है। पॉपुलेशन डेंसिटी 382 है, 382 है। लोवेस्ट कहाँ पर है? लोवेस्ट अरुणाचल में। यूटी की बात करेंगे, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली, और यूटी में लोवेस्ट है अंडमान और निकोबार में। द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लेस दैन 10% एज पर सेंसस 2011। तो 10% से भी कम का ग्रोथ रेट है, वो है हुगली का, ऑप्शन नंबर बी। 80 विच एम्परर अडॉप्टेड दी जब्त सिस्टम ऑफ, जब्त या जब्त सिस्टम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ लैंड का, जिसको बाद में अकबर ने अडॉप्ट किया था, और ये था शेर शाह। मैंने अभी आपको पीछे ही बताया था, शेर शाह का एडमिनिस्ट्रेशन मेनली किसने अडॉप्ट किया था? अकबर ने। तो ये क्या था? शेर शाह ने जो जब्ती सिस्टम लाया था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जिसको अकबर ने बाद में, या फिर अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल ने दास आला सिस्टम करके इसको इंट्रोड्यूस किया था। शेर शाह की बात करें तो इसका ओरिजिनल नेम फरीद खान था। इसकी हुमायूं से काफ़ी लड़ाई हुई, जैसे कि बैटल ऑफ कन्नौज हुआ 1539 में, 1539 में जीत गया। बैटल ऑफ बिलीग्राम या फिर बैटल ऑफ कन्नौज जिसको बोलते हैं, बैटल ऑफ चौसा हुआ था 1539 में आपका, ठीक है। 1539 में हुआ था, 1539 में बैटल ऑफ चौसा। और बैटल ऑफ बिलीग्राम या बैटल ऑफ कन्नौज हुआ आपका 1540 में। दोनों में शेर शाह जीता। हुमायूं भाग गया ईरान में, वहाँ की जो असाफिद डायनेस्टी है वहाँ पर शरण ली। जब शेर शाह की डेथ वगैरह हो गई तो 1555 में वापस आया। 1 साल तक रहा, फिर लाइब्रेरी के जो स्टेयर्स हैं उससे गिरने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अकबर ने उसको दास आला सिस्टम करके लाया। उसकी जो कब्र है वो कहाँ बनी हुई है? वो बनी हुई है सासाराम बिहार में, लेकिन इसकी डेथ हुई थी कहाँ पर? एमपी में कलिंजर फोर्ट की जब चढ़ाई कर रहा था उस टाइम पे इसकी डेथ हो गई थी। बैरम खां का संरक्षक था अकबर का। कौन सी इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक है बताना, बताइए। पब्लिक सेक्टर बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवाया, यही थे ना, बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवायो। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक या फिर आरबीएल बैंक, कौन सी है इसमें? 3 शुरू की हैं, ABC। अच्छा, पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट के अंडर में है, तो उसी को हम बोलते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, और 1980 में हुआ था 6 और बैंकों का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण, ओके। चलो 82, द स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट एवरी ईयर एज पर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के डैश के अनुसार भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण हर साल संसद में प्रस्तुत किया जाता है। 110 टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, नॉट द प्रोसीजर ऑफ मनी बिल। प्रोसीजर 109 में है, तो डेफिनेशन ऑफ मनी बिल लिखा हुआ है यहाँ पर। प्रोसीजर क्या होता है इसका कि लोकसभा में ही आ सकता है, लोकसभा का स्पीकर सर्टिफाई करता है बिल मनी बिल होगा कि नहीं होगा। राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन का टाइम होता है, सिर्फ 14 दिन का टाइम होता है उस पर रिस्पॉन्स करने के लिए, और उसमें सिर्फ रिकमेंडेटरी पावर होती है, अमेंडिंग नहीं, यानी सिर्फ रिकमेंड कर सकता है, अमेंड नहीं कर सकता है, ओके। 121 में क्या लिखा हुआ है? लैंग्वेज टू बी यूज्ड, मतलब इसमें ये लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंट है वो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसको डिस्कस नहीं कर सकता है। 122 में लिखा है कोर्ट पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को डिस्कस नहीं कर सकता है। 123 में ऑर्डिनेंस, दैट इज लॉ मेकिंग पावर, ठीक है, कानून बनाने की शक्ति, ऑर्डिनेंस पावर है प्रेसिडेंट के पास। और गवर्नर के पास किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 213, अनुच्छेद नंबर 213 में गवर्नर के पास है, ठीक
ठीक है। आर्टिकल 112 बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको कि हम बजट के नाम से भी जानते हैं। सो प्रेसिडेंट, ध्यान रखना इस चीज़ को, प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि राष्ट्रपति के नाम पे रखा जाता है, टेबल किया जाता है पार्लियामेंट में बजट को, बट रखता कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर। किसके बिहाफ पे रख रहे हैं? प्रेसिडेंट के बिहाफ पे। ऑर्डिनेंस पावर आप समझते हो, यानी कि लॉ बनाने की पावर, जब हाउस सेशन में ना हो तब। ओके, पार्टिंग पावर किस में, जरा बताओ तो। 72 प्रेसिडेंट एंड 161 गवर्नर, पार्टिंग पावर, क्षमा शक्ति। Which schedule of the Constitution of India specifies allocation of powers and functions between union and states? तो कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल को हम कैसे याद करते हैं? तो हम याद करते हैं टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। सो इट्स, ये पहला है, अब मुझे लिखने की ज़रूरत ना होनी चाहिए, पहला दूसरा तीसरा इस तरह से है। तो ये किसकी बात करता है? टेरिटरी की, ठीक है, दैट इज़ नेम्स एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट एंड ड्यूटीज़ दिया हुआ है। इसमें एमोल्यूमेंट यानी भत्ता दिया हुआ है, किसको कितना मिलेगा। इसमें अफर्मेशन एंड ओथ दी हुई है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, दैट इज़ एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। शेड्यूल्ड एरियाज, अदर शेड्यूल्ड एरियाज या फिर ट्राइबल एरियाज, जिसमें कि हमारे 4 राज्य आते हैं। एटीएम मणिपुर के नाम से जानते हैं उनको, असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम एंड मेघालय, ये 4 राज्य आते हैं, ये 4 स्टेट्स आते हैं इनमें। दिस यू हैव टू रिमेंबर, ओके, ठीक है। देन अगर बात करेंगे एफ में क्या है, एफ में फेडरल प्रोविजंस हैं, ठीक है। फेडरल प्रोविजन मतलब 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, इसमें सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है, इसमें दोनों बना सकते हैं, ठीक है। दोनों ने बना दिया तो यूनियन का प्रिवेल करेगा। इसमें क्या है, इसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं लिखी हुई हैं, ठीक है। लैंग्वेजेस जो पहले 14 थी, अभी कितनी है? 22 है, ठीक है। 21st अमेंडमेंट से सिंधी जोड़ी गई। देन 71 से आपकी KNM, दैट इज़ कोंकणी नेपाली मणिपुरी। 92 से BDSM, दैट इज़ बोडो डोंगरी संथली मैथिली को जोड़ा गया। एल में क्या है? लैंड रिफॉर्म्स है, डिफेक्शन प्रोविजन है, दल बदल विरोधी कानून, पंचायत और म्यूनिसपैलिटी। अब ये तो पहले से थे 8 शेड्यूल्स, इनको चारों को ऐड किया गया अमेंडमेंट से। इसको हमने फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ 1951 से जोड़ा है, इसको 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985 से जोड़ा है, इसको 73rd अमेंडमेंट ऑफ 1992 और इसको 74th अमेंडमेंट ऑफ 1992 से ऐड किया, ठीक है। चारों को अमेंडमेंट से ऐड किया गया। लैंड प्रोविजंस, डिफेक्शन, पंचायत, म्यूनिसपैलिटी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? पावर एंड फंक्शन ऑफ यूनियन एंड स्टेट, 7th शेड्यूल में फेडरल प्रोविजंस हैं, ठीक है। यूनियन के पास कहाँ कहाँ लॉ बनाने की पावर है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट हमने किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया, ये आपको बताना है। Which of the following has been recognized by the Supreme Court of India as a fundamental right, which is explicitly not given as a fundamental right in the Constitution? यानी कि पूरा स्पष्ट तौर से दिया नहीं है पार्ट 3 में, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको रिकॉग्नाइज करता है। अभी देखा था हमने राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल नंबर 21 में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल नंबर 32, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था किसने? अंबेडकर जी ने बोला था। इसमें हमारी 5 तरह के रिट्स आती हैं, कौन कौन सी? हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोररी, क्यो वारंटो, ठीक है, क्यो वारंटो। टू हैव द बॉडी ऑफ, जब अनलॉफुल डिटेंशन हो। मैंडमस, वी कमांड, जब मैंडेटरी ड्यूटी कोई पब्लिक ऑफिशियल ना फुलफिल करे। प्रोहिबिशन, वी फॉरबिड सर्शरी टू बी सर्टिफाइड ऑफ। सुपीरियर कोर्ट इंफीरियर कोर्ट को इशू करता है कि भाई अपने जुरिस्डिक्शन में ही रहो। क्यो वारंटो, बाई व्हाट अथॉरिटी ऑफ, जब कोई पब्लिक ऑफिस कोई होल्ड कर रहा हो जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमने कहाँ से बोरो किया? यूके से बोरो किया। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट का रेट जुरिस्डिक्शन है, तो वहीं हाई कोर्ट का 226 में है। सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट का वाइड होता है क्योंकि वो लीगल राइट को एनफोर्स करने के लिए रिट इशू कर सकता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कल्चर, ये आपका है 29 और 30 में, ये 23 और 24 में ये, ठीक है, ये 29 और 30 में, ओके। 85, हु फाउंड आर्य वुमेन सोसाइटी, आर्य महिला समाज किसने पुणे में बनाया 1882 में?
तो ये बनाया किसने किसने पंडिता रामाबाई सरस्वती ने, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, स्त्री पुरुष तुलना जो किताब है वो किसने लिखी? हु रोट द बुक स्त्री पुरुष तुलना? स्त्री पुरुष तुलना किताब किसने लिखी? तो ध्यान रखना है ताराबाई शिंदे ने लिखी, ठीक है। ये अभी CDS में पूछा गया था इनडायरेक्टली कि कंपैरिजन बिटवीन मेन एंड वीमेन। RRBs जिनको ग्रामीण बैंक बोलते हैं, तो आपको पता है कि ये 1975 में RRB एक्ट से इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। और पहली RRB कौन सी थी? पहली RRB मतलब RRB एक्ट तो आया था 1976 में, लेकिन पहली RRB थी 2 अक्टूबर 1975 में फॉर्म हुई थी 1975 में 2 अक्टूबर को, जिसको हम बोलते हैं प्रथम ग्रामीण बैंक, जो कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में फॉर्म हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है इसमें से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, भारत सरकार की। तो UPSC दैट इज पब्लिक सर्विस कमीशन, ये है पार्ट नंबर 14 में, ठीक है, पार्ट नंबर 14 में आर्टिकल नंबर 315 से लेके 323 के बीच में दिया हुआ है। नीति आयोग ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट। क्या स्टैट्यूटरी है? बिल्कुल नहीं, ये एग्जीक्यूटिव है। 1 जनवरी 2015 को बना था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, वाइस चेयरमैन कौन है अभी? वो हैं आपके के सुमन के बेरी, और CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम है, ठीक है। NHRC ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी भी नहीं है नीति, क्योंकि ये लॉ से बनी है ना NHRC, इसलिए स्टैट्यूटरी है। ये ह्यूमन राइट्स एक्ट आया था 1993 में, उससे बनी है। ऐसे नेशनल कमीशन फॉर विमेन वो भी स्टैट्यूटरी 1992 में बना था, 1990 में एक्ट आया था उसका। लोकपाल लोकायुक्त तो ये भी स्टैट्यूटरी है, इसका भी कोई आर्टिकल नहीं है, ठीक है। ये लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 से इसको बनाया गया था, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओके, और एक चीज़ कि भाई आप ये बताओ, जो नेशनल कमीशन फॉर SC है, नेशनल कमीशन फॉर ST, ये किससे बाइफरकेट हुए थे, अलग अलग हुए थे? तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 338 में 338, और ये है 338A में 338A में, दोनों अलग हुए थे 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ लिटरेसी रेट लेस देन 80% एज पर सेंसस 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर 80% से कम है? अरुणाचल, गोवा, त्रिपुरा या हिमाचल? बताओ भैया। तो किसकी है? अरुणाचल की लिटरेसी रेट काफ़ी कम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर A। वैसे लोवेस्ट, अगर वैसे तो इंडिया की लिटरेसी रेट कितनी है? 74.04% ओवरऑल, जिसमें लोवेस्ट और हाईएस्ट अगर बात करें तो नहीं, आज कर ही लेते हैं आज, ठीक है। तो लोवेस्ट हाईएस्ट में लोवेस्ट किसकी है? बिहार की। हाईएस्ट किसकी है? केरला सर, ठीक है। लेकिन अगर बात करें UT की तो हाईएस्ट है लक्षद्वीप की सर, और लोवेस्ट किसकी है? दादर नगर एंड हवेली के लोग नहीं पढ़ाई लिखाई करते हैं। लोवेस्ट में अगर डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो अलीराजपुर है MP का, और हाईएस्ट पूछेगा तो मिजोरम का है, सेरछिप डिस्ट्रिक्ट मिजोरम का। कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन द मसल्स इन द फॉर्म ऑफ कोलेजन प्रोटीन होता है, जो हमारी बॉडी का सबसे अबंडेंट प्रोटीन होता है। इसका जो ट्राई हेलिकल टाइप जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी डिस्कवरी रामचंद्रन जी ने करी थी, ठीक है। रामचंद्रन जी ने इसका जो ट्राई हेलिकल टाइप स्ट्रक्चर होता है उसकी डिस्कवरी करी थी। ग्लाइकोजन सही आंसर होगा, जो हमारे खानों में हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, जैसे पेड़ों में स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। Which of the following vitamins is synthesized due to the striking of the UV rays? तो UV rays स्ट्राइक करती हैं तो D, जिसको हार्मोन के तौर पे भी हम कंसिडर करते हैं, सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। B के यहाँ पर कॉम्प्लेक्स देखते हैं, जो भी हमने देखा था 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं, 12 नहीं होते हैं, 8 होते हैं। B1 थाइमीन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, पेंटोथेनिक एसिड, पिरिडॉक्सिन, बायोटिन, फोलेट एंड कोबालामीन, या फिर साइनोकोबालामीन। इसकी डेफिशिएंसी से होता है बेरी। इससे क्या होता है? पेलाग्रा को 3D डिजीज़ बोलते हैं। 3D डिजीज़ क्यों बोलते हैं? 3D डिजीज़ इसलिए बोलते हैं बिकॉज डिप्थेरिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस होता है, इसलिए बोलते हैं, ठीक। और अनीमिया तो मैंने आपको बता ही दिया है, B12 से होता है। चलो, तो अच्छा, ये अगर मैं पूछूं कि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है,
ठीक, वो किसकी वजह से होता है? विटामिन B9 की कमी से, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इन अ क्लाउड रादर देन अटैच्ड टू इंडिविजुअल एटम्स इज कॉल्ड एज, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग परमाणु से जुड़े होने के बजाय बादल में स्वतंत्र होते हैं। तो 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, प्राइमरी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जिसमें से गैस जो होता है इट एग्जिबिट्स बिहेवियर यूनिफॉर्मिटी, एक शब्द को ढंग से सुना करो, इट एग्जिबिट्स बिहेवियर यूनिफॉर्मिटी। इसमें क्लोजली पैक्ड होते हैं बिकॉज इसमें लगने वाला फोर्सेज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है, इसमें मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। इसमें मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है एंड काइनेटिक एनर्जी सबसे इसमें मैक्सिमम होती है। ठीक, अब इसी को अगर हम हीट कर दें, क्या कर दें, इसको हम बहुत जोर का हीट कर दें, तो इसके जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, वो बादल बना लेंगे, वो आयनाइज हो जाएंगे, वो प्लाज्मा बना लेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसी गैस को अगर हम कूल कर दें टू एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा? 5th स्टेट ऑफ मैटर क्रिएट हो जाएगा, बोसॉन्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले सत्येंद्र नाथ बोस जी ने बताया था 1921 में, बाद में 1924 में इसके बारे में बताया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है, इसके बारे में पर्टिकुलरली क्लियरली फिर एक्सप्लेन किया था। लेकिन इट वॉज इन 1995 1995 जब सबसे पहली बार बोसॉन्स को बनाया गया रूबिडियम गैस के एटम से। किसने बनाया? एरिक कॉर्नेल और कार्ल वी मैन ने इसको बनाया। ठीक है, वी मैन ने। बाद में सोडियम के एटम्स लेके क्या नाम था उनका, नाम भूल रहा हूँ यार। तो फिर इन लोगों को क्या हुआ था? इन लोगों को मिला था नोबेल प्राइज़। क्या मिला था इन लोगों को? इन लोगों को दिया गया था नोबेल प्राइज़। उनका नाम यार मैं भूल रहा हूँ, किसी को अगर याद आ रहा हो तो बताओ। तीनों लोगों को मिला था 2001 में। एरिक कॉर्नेल, कार्ल लीमन और एक ने सोडियम के बोसॉन्स बनाए थे, 1999 में उन्होंने बनाए थे। ठीक है, ध्यान रखना। 1921 में बोस जी ने पहले दिया, 1924 में फिर आइंस्टाइन जी ने बताया, लेकिन हो नहीं पाया था बाद में। ठीक है, यस करेक्ट, वॉल्फगैंग केटर्ल। ठीक है, यस सही है। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कैन अकर ड्यू टू पुअर एयर क्वालिटी इन द एनवायरमेंट, पर्यावरण में खराब वायु गुणवत्ता के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो आपको अस्थमा हो सकता है। अस्थमा, ध्यान रखना, इट इज़ अ फंगल डिजीज़। फंगल में हम पढ़ते हैं फंगस की वजह से कौन कौन सी होती हैं, तो हम ऐसे करके याद करते हैं इसको, बरसा, जिसमें है बाल्डनेस, अस्थमा, रेबी, ये क्या बोलते हैं उसको, रिंगवर्म। ठीक है, एंड देन स्केबीज। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एथलीट फुट। ओके, तो ये फंगस की वजह से होते हैं। टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफाई करके बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से होता है ये। नाटी, नाटी नाटी, नाटू नाटू, तो ये क्या है? तो भैया हम याद करते हैं इस तरह से, नाटा छोरा अमन, तो नाटा से नाटी, झोरा से झोरा डांस। ठीक है, अमन से धमन डांस, नाटा छोरा अमन। ठीक है, तो ये सब कहाँ के? हिमाचल। ठीक है, धमाल मचा रहा है, तो हिमाचल प्रदेश के ये क्या है? फोक डांसेस हैं ये। सर ये PDF में दे दूंगा तो वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी तो नोट्स तो यार इसके नहीं मिल पाएंगे। देखो, ठीक है, हर चीज़ के तुम लोग को नोट्स की आदत पड़ गई है अभी। क्यों? नोट्स तो जाके बैच में ही मिलेंगे। ओके, तो छोरा, धमन, छाम, ठीक है, और माला। ठीक है, कयंग माला, ये सब कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के फोक डांसेस हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं? अभी मध्य प्रदेश के याद हैं सारे? स्ट्रैटेजी क्या, मैं कितने सारे स्टेट्स के तो यहाँ पर वो रिवाइज मतलब करवा नहीं सकता हूँ। ठीक है, लिमिटेशन है, तो इसको आपको करना है भाई। सारा मैंने ट्रिक से याद करवा रखा है। आप जाओ, स्टैटिक जीके बैच का पूरा फ्री में पड़ा है कंटेंट, पूरा बैच का कंटेंट फ्री में यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। ठीक है, वहाँ देखो जाके उसको। मटकी, कर्मा, सैला, गौर, गंगौर, ये सब मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वही है कि यार मेरा मन तो करता है मैं सबके करवाऊँ, लेकिन वही है कि फिर मैं सारे राज्यों के तो नहीं करवा सकता हूँ। तो और इसलिए भी नहीं करवाता हूँ ताकि तुम्हारी ये आदत ना पड़ जाए कि भाई चलो हाँ ये इसी से आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं
फिर ठीक है, अब उसके बाद पेपर देने के बाद आएंगे कि सर 250 वाली क्वेश्चन से सिर्फ 8-9 क्वेश्चन नहीं मिले, 10 क्वेश्चन। अब मिलने को इतने क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये तो मैं सारे PYQs करवा रहा हूँ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये जो टॉपिक्स हैं इस पर अगर आपको कमांड नहीं है तो जाके आप उनको देखो, ठीक है। वैसे चलो मैं अब यहाँ पर रिकॉल करवा देता हूँ, लेकिन इन चारों स्टेट्स के, लेकिन आपको याद करने हैं सब, ठीक है। तो ये हम कैसे याद करते हैं, तो हम ये ऐसे याद करते हैं, पुआ खाया दाल खाई डंडा लेके भाग के नाचा। तो पुआ से गोती पुआ, ठीक है, दाल खाई से दाल खाई, डंडा नाचा, घूमरा से घूमूरा डांस, ठीक है, और संबलपुरी डांस, पैका डांस जो कि एक आपका काइंड ऑफ मार्शियल डांस होता है, कर्मा डांस, ये सब डांसेस कहाँ के हो जाएंगे, उड़ीसा के। और इसको जो है गोती पुआ को कौन परफॉर्म करता है, तो जो बॉयज़ होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। कर्नाटक की अगर बात करें तो कौन कौन से, यश बोला कम कर साले, इस तरह से हमने याद किया था, तो यक्ष गान, बोला से बोलक डांस, कम कर साले तो काम साले डांस। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो डॉल भूत बन के आएगी तो डॉलू कुनीता, भूत से भूत आराधने, नाग की मंडली लेके आएगी तो नाग मंडली डांस, ठीक है। तो ये सारे डांसेस कहाँ के हैं, और सारी वीरता ख़त्म कर देगी वीर गासे डांस, कर्नाटक के। कार्नाटिक म्यूज़िक कहाँ का है, साउथ इंडिया का, ऑप्शन नंबर डी। फादर किसको बोलते हैं, पुरंदर दास को बोलते हैं। क्वीन किसको बोलते हैं, MS सुब्बुलक्ष्मी को बोलते हैं, जिनको 1998 में भारत रत्न मिला था, ठीक है। अस्थाना विद्वान के नाम से जानते हैं, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम की। अभी जो हॉट टॉपिक की वीडियो डाली थी, कार्नेटिक म्यूज़िक स्पेस मिशन, कार्नेटिक म्यूज़िक स्पेस मिशन, ये 2 करके जाना अच्छे से बेटा। ये डाला तो सीजीएल के लिए था, लेकिन आज भर भर के क्वेश्चन IB में आए। 5 क्वेश्चन सिर्फ आज की फर्स्ट शिफ्ट में उसी से मिल गए हैं, ठीक है। तो जो स्पेस मिशन है और कार्नेटिक म्यूजिक उसको अच्छे से कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू एम्पावर द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कमिटीज़, तो इट इज़ नया सवेरा। एसिड रेन किस चीज़ को लीच कर देती है, एल्यूमिनियम को लीच कर देती है, वॉश अवे कर देती है। लीचिंग से कौन सी सॉयल बनती है, लैटेराइट सॉयल बनती है, लीचिंग प्रोसेस से, निच्छलन प्रक्रिया से। जो हैवी रेनफॉल जहाँ पर होती है वहाँ पे हमें देखने को मिलती है लैटेराइट, जिसको ब्रिक सॉयल बोलते हैं, जो कैशिव नट के लिए, कॉफ़ी के लिए, टी कल्टिवेशन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। देन अगर बात करें रेड एंड येलो सॉयल, रेड होती है आयरन की प्रेजेंस की वजह से, येलो जब पानी पड़ता है तो येलो हो जाती है। सबसे ज़्यादा इंडिया में एलुवियल मिलती है, जो रिच होती है पोटैश में, पुअर होती है फॉस्फोरस में। और सारी इंडियन सॉयल्स पुअर होती हैं ह्यूमस या फिर ऑर्गेनिक मैटर में। ह्यूमस क्या होता है, डार्क कलर्ड एमॉर्फस सॉलिड कंपाउंड होता है। 97 फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री डैश इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल किसको बोलते हैं, रूमटेक। रूमटेक कहाँ है, रूमटेक है सिक्किम में, ठीक है। रूमटेक है आपका सिक्किम में। और थारपा चोलिंग तो हिमाचल वगैरह में होगा। नेम ड्रोलिंग होगा आपका, नेम पालपुंग आपका हिमाचल में पड़ता है। ये नेम ड्रोलिंग कर्नाटक में, बाइलाकुप्पे, ठीक है। गोल्डन टेम्पल बोलते हैं। ये सीधा क्वेश्चन आ चुका है SSC में, सीधा क्वेश्चन। लेकिन वही है कि TCS ही आपके पेपर बनाएगा, जो इसके बनाएगा, मतलब IB के वही पहले उसी के बनाता था, ठीक है। और इंग्लिश का भी मैराथन करवा लिया जाए क्या, बताओ भाई, तो PSP सर से बोल देंगे। तो नेम ड्रोलिंग इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ठीक से मोनास्ट्री कहाँ पे, लद्दाख में, वो ठीक से। एसिड रेन रिजल्ट्स व्हेन, तो एसिड रेन कब होती है, जब नॉक्स और सॉक्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड मिल जाए, तो सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। लाइक लिटमस पेपर डैश इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। 99th नेचुरल इंडिकेटर क्या है, हल्दी है। हल्दी जब कपड़ों में लग जाता है तो साबुन लगाते हैं तो वो हल्दी पीली से रेडिश ब्राउन हो जाती है, फिर पानी डालते हैं फिर येलो हो जाता है। तो बेस में क्या एक्ट कर रहा है, क्योंकि सोप इज़ अ बेस, तो वो रेडिश ब्राउन हो रहा है येलो से। लिटमस पेपर क्या करता है, लिटमस पेपर ब्लू से रेड होता है अगर वो एसिड है तो, और रेड से ब्लू होता है अगर वो बेस है तो। 100th क्वेश्चन, द इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म दैट बिलोंग्स टू द फेमस लखनऊ घराना इज। 100वां सवाल है, आंसर दीजिए जल्दी से। और फिर आप ये बताइए कि आपने कितना स्कोर किया इसमें। तब तक मैं अपना सिस्टम चेंज करता हूँ थोड़ा। चलिए भाई, तो क्या आंसर होगा इसका,
तो आंसर होगा इसका कथक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वुड बी दी करेक्ट आंसर। अब कितने का आपने स्कोर किया जल्दी से बताइए, व्हाट इज़ योर स्कोर। कथक सही है, ठीक है। लखनऊ घराना, ठीक है। लखनऊ के कालका बिंदा दीन घराने से ही बिलोंग करते थे पंडित बिरजू महाराज, जिनको कथक का सबसे बड़ा एक्सपोनेंट माना जाता है। कथक जो है आपका, कथक यूपी का क्लासिकल डांस है और हिंदुस्तानी म्यूज़िक में इसको परफॉर्म किया जाता है। जैसे ना था बिरजू महाराज, लच्छन महाराज, अच्छन महाराज हो गए, ठीक है। कुमुदनी लखिया पक्का पूछ सकता है भैया, क्यों पूछ सकता है कुमुदनी लखिया, क्योंकि अभी पद्म विभूषण से नवाजा गया। पद्म विभूषण आज के ही फर्स्ट शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन सिर्फ पद्म विभूषण से ही पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। कुमुदनी लखिया किससे हैं, कथक से हैं। नहीं है तुम्हें याद है, शॉर्ट वीडियो पड़े हुए हैं, सर्च करो कथक एक्सपोनेंट परमार, एक शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा, 1 मिनट में सारे याद हो जाएंगे कथक के, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आप कितना याद करना चाहते हैं, ठीक है। ईश्वरी प्रसाद फाउंडर हैं, बिल्कुल। लखनऊ में भी काफ़ी घराना थे, ठीक है। उसमें से जो लखनऊ के जो कथक के जो फाउंडर थे, इट वॉज ईश्वरी प्रसाद, ठीक है। लखनऊ घराना के जो कथक हैं वो ईश्वरी प्रसाद फाउंडर थे, बिल्कुल सही है। चलो, नॉट विद ख्याल म्यूज़िक, ख्याल से कौन एसोसिएटेड नहीं है, तो ख्याल से आपका लखनऊ वाला एसोसिएटेड नहीं है, ओके। कैराना घराना के फाउंडर कौन थे, करीम खान। कैराना के फाउंडर कौन थे, कैराना घराना यूपी से बिलोंग करता है और उसके फाउंडर थे अब्दुल करीम खान, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ओके। पटियाला के कौन थे, पटियाला के कौन थे जल्दी से बताओ। चलो, तो इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या है, सिंपल होते हैं मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड। मोनोमर यूनिट है तो आपका ये होगा, किसको उसको बोलेंगे मोनोसैकराइड, ठीक है। उसको डिसॉल्व करेंगे तो सिर्फ एक ही ग्लूकोज का यूनिट मिलेगा, एक ही मोनोमर यूनिट मिलेगा। डाइसैकराइड में 2 मिलते हैं, पॉली में डिपेंड करता है 3, 4, 5, तो मोर देन 2 और मोर, ठीक है, 2 और मोर बॉन्ड टुगेदर, ठीक है। तो अगर बात करेंगे तो जैसे मोनोमर में होता है, अगर बात करें मोनोसैकराइड में तो ग्लूकोज हो गया आपका। डाइसैकराइड में अगर बात करूं तो आपका जो मिल्क में शुगर होती है लैक्टोस, सीरियल में जो होती है अनाज में माल्टोस, वो होती है, आ जाएगा आपका डाइसैकराइड में। एंड पॉलीसैकराइड में आपका बाकी आ जाएंगे, जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सब पॉली उसमें आ जाएंगे, ठीक है, पॉलीसैकराइड में, ठीक है। Who was replaced by Willingdon as Viceroy in India just before the second round table conference? इरविन थे पहले, इरविन को हटा के विलिंगडन आ गए थे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुई थी, विच वॉज दी ओनली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें कि पार्टिसिपेट किया था गांधी जी ने, लीडिंग दी इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद जब गांधी जी वापस आए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, उनकी अरेस्ट हो गई, ठीक है। जब गांधी जी गए थे यहाँ से लंदन के लिए, तब इरविन था, जब वापस आया तो विलिंगडन आ गया, ठीक है, विलिंगडन। तो गांधी इरविन पैक्ट को रिकॉल कर सकते हो, जो 5 मार्च 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। और पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 को हुई थी, दूसरी वाली 1931 को और तीसरी वाली 1932 को, 1932 को। ये सेकंड वाली एकमात्र थी जिसमें कि गांधी जी ने और कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, ओके ओके। डैश वॉज द टेम्प्रेरी चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड ऑन 9 दिसंबर। तो टेम्प्रेरी चेयरमैन थे सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए। एंड परमानेंट कौन थे, तो परमानेंट बने राजेंद्र प्रसाद। वाइस चेयरमैन कौन थे, HC मुखर्जी एंड VT कृष्णमाचारी, TT नहीं VT कृष्णमाचारी। एंड हु वाज द लीगल एडवाइज़र टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो ये थे हमारे सर बेनेगल नरसिंह राव, BN राव। कैलीग्राफी किसने करी थी, कैलीग्राफी करी थी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, अंग्रेज़ी वाले की, और बेहर राम, एक सेकेंड, ठीक है, और वसंत कुमार वैद्य जी ने हिंदी की करी थी। और बेहर राम मनोहर सिन्हा ने क्या करी थी, सिन्हा साहब ने डेकोरेट किया था उसको, ठीक है, सजाया था। तो रायजादा ने कैलीग्राफी इंग्लिश में लिखा था, इन्होंने हिंदी में लिखा था और इन्होंने इसको डेकोरेट किया था। लीगल एडवाइजर BN राव थे। चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन था, चीफ ड्राफ्ट्समैन SN मुखर्जी थे, ठीक है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप में 1949 में ली। फ्लैग 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया। एंथम और सॉन्ग को अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1950 को।
एंड एलिफेंट वॉज द सिंबल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, एलिफेंट, ठीक है। चलो 105 इन 1724 हु वॉज, एक सेकेंड, एक चीज़ बताओ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने और कब मूव किया था? उद्देश्य प्रस्ताव, तो ये 13 दिसंबर 1946 को प्रेजेंट किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और 22 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया था भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बाद में यही जाके ही प्रियम्बल बनता है, बट ये प्रियम्बल नहीं था ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन, इसके ही एलिमेंट्स प्रियम्बल में रखे गए थे, बस ये ध्यान रखना। इन 1724 हु वॉज रीअपॉइंटेड वॉइस रॉय ऑफ द डेक्कन विद द टाइटल ऑफ असफ जाह? सादत खान बुरहानुल मुल्क, ही वॉज द फर्स्ट नवाब ऑफ अवध। मुर्शिद कुली खान, जिसका ओरिजिनल नेम सूर्य नारायण मिश्रा था, तो ये था पहला नवाब ऑफ बंगाल। फारूक सियार ने 1717 में 1717 में गोल्डन फरमान इशू किया था, ठीक है। मतलब जहाँ पर आप ब्रिटिशर्स को किया था कि भाई ट्रेड कर सकते हो बिना टैक्स के, और दस्तक यानी पासेस भी इशू कर सकते हो। ये वॉज कमरुद्दीन सिद्दीकी, बेटर नोन एज मलिक असफ जा, ठीक है, निज़ामुल मुल्क, ठीक है, निज़ामुल मुल्क असफ जा, जो हैदराबाद का पहला एक तरह से नवाब बना, हैदराबाद का निज़ामुल मुल्क असफ जा, जिसका ओरिजिनल नेम कामरुद्दीन सिद्दीकी था, जिसको निज़ामुल मुल्क असफ जा के नाम से भी जानते हैं। डैश इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011, तो सेंसस 2011 के हिसाब से कितनी है लिटरेसी रेट, ये आपसे पूछ रहा है। तो 74.04% है लिटरेसी रेट इंडिया की, जिसमें कि मेल और फीमेल पता होना चाहिए आपको कि मेल कितनी थी, 82.14%। जब तक नया सेंसस नहीं आ रहा तब तक सिलेक्शन ले लो, नहीं पूरा नया पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 65.46% फीमेल का लिटरेसी रेट है। 107 हाउ मैनी ब्रॉड बेल्ट्स आर द मिनरल्स इन इंडिया जनरली कंसेंट्रेटेड? तो ब्रॉड बेल्ट कौन कौन से हैं? 3 बेल्ट हैं आपके। एक तो छोटा नागपुर वाला, दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट, जहाँ पे आपको कॉपर और ये सब देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब, ठीक है। यहाँ पर कॉपर, मिक्का, ये सब देखने को मिलता है नॉर्थ वेस्ट में। एंड साउथ वेस्ट में अगर हम देखें यहाँ पर, तो गोल्ड वगैरह हमें यहाँ देखने को मिलता है, गोल्ड एंड आयरन। तो 3 यहाँ पर मेजर बेल्ट हैं, ठीक है। 3, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, सॉरी, नॉट ईस्ट। इन डैश फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कब ऐड करी गई थी मौलिक कर्तव्यों को? तो मौलिक कर्तव्यों को 1976 में ऐड किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार जी की कमिटी, सरदार सोरेन सिंह कमिटी, फॉर्म्ड इन 1976। और इन्होंने 8 ड्यूटीज़ रिकमेंड करी थी, गवर्नमेंट ने जोड़ी 10 बाई 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 बाई एडिंग द पार्ट नंबर 4A इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल नंबर 51A, अनुच्छेद 51 का में ही सारी 10 की 10 जोड़ दी, जिसमें कि 5 इनकी ली, 5 अपने से गवर्नमेंट ने ऐड करी और 10 कर दी। लेकिन अभी कितनी है? 11, क्योंकि जो एक है 11वें नंबर की, उसको हमने 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002 से जोड़ा, जहाँ पर गार्जियंस को ड्यूटी दी गई है कि अपने बच्चों को एजुकेशन आप प्रोवाइड करिए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडिया इज करेक्ट? तो इसमें इंडिया के बारे में कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं, बताइए। लंबे चौड़े लिखे तो हुए हैं, लेकिन इतना लंबा चौड़ा कोई कठिन ये है नहीं। तो आंसर क्या होगा? लैटिट्यूड की अगर बात करेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, और लॉन्गिट्यूड है ये आपका ऑप्शन नंबर है, ठीक है। ये हिंदी में रहा आपका, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन इंडिया कितना है? 2933 है, गलत, ये ईस्ट वेस्ट है। नॉर्थ साउथ कितना है? 3214 किलोमीटर, ठीक है। तो इंडिया का जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है 3214 किलोमीटर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ईस्ट वेस्ट, ओके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड महाराष्ट्र स्टेट इंट्रोड्यूस लोकायुक्त? तो महाराष्ट्र देश का पहला राज्य था जो लोकायुक्त लेके आया, ठीक है। कब लेके आया? 1973 में, 1973 में लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट लाया 1973 में, ठीक है। लोकायुक्त लेके आया, लोकपाल तो खैर सेंटर के लिए होता है, जो 2013 में एक्ट आया था, ठीक है। पहले लोकपाल कौन बने थे? पहले लोकपाल थे आपके पिनाकी चंद्र घोष। और करंट में लोकपाल कौन है? तो करंट में लोकपाल बताना है आपको, खानविलकार, अजय मानिक राव खानविलकार करंट में लोकपाल है, ठीक है। ध्यान रखना, लोकपाल पे पहले क्वेश्चन बना है तो बन सकता है फिर से, ओके। चलो, यस, विक्रम, कुशवाहा, पवन, सिद्धार्थ, विक्की, श्वेता, आदित्य, दृष्टि, चलो सही है। अगला है द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 डील्स विथ
तो ये अमेंडमेंट किससे डील करता है? दिस डील्स विथ GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये अगर बात करेंगे तो ये आपका 103rd अमेंडमेंट 103 वाला, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास पहले हुआ करता था स्टैट्यूटरी बॉडी, लेकिन 102 अमेंडमेंट लाया गया और आर्टिकल नंबर 338B में इसको ऐड करके 338 में SC का कमीशन है, 338A में ST का है और 338B में बैकवर्ड क्लास का है। तो 102nd अमेंडमेंट से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला एंड SC ST का मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन और हाँ मतलब ये जो चौथा वाला है ये कौन सा अमेंडमेंट है? ये 104 है, जहाँ पर एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को खत्म किया गया था। जो 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते थे लोकसभा में बाई प्रेसिडेंट एंड एक होता था बाई गवर्नर, उसको खत्म किया गया और SC ST के रिजर्वेशन के लिए और आगे बढ़ाया गया 10 साल के लिए। हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियड टेबल? तो भाई पीरियड टेबल का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ? सबसे पहले तो आए थे कौन? डॉबरनेर। ठीक है, डॉबरनेर ने दिया लॉ ऑफ ट्रायड। क्या दिया? लॉ ऑफ ट्रायड्स। देन आया न्यूलैंड। न्यूलैंड नहीं है यहाँ पे, नहीं है, न्यूलैंड भी नहीं है, ले न्यूलैंड ने दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, अष्टांग का सिद्धांत 1865 में, 1865 में। फिर आए कौन? दिमित्री मेंडलीव, जिनको फादर ऑफ पीरियड टेबल बोला जाता है बिकॉज मेन जो पूरा स्ट्रक्चर, पूरा ढांचा क्रिएट करने का जो क्रेडिट जाता है, ठीक, वो इन्हीं को ही जाता है। ठीक है, इन्हीं को ही जाता है, तो इनको फादर बोलते हैं और ये रशिया से बिलोंग करते थे। इनके में कुछ डिफेक्ट्स थे, डिफेक्ट जैसे हाइड्रोजन को फिक्स पोजीशन नहीं थी, ये इनका डिफेक्ट था कुछ। ठीक है, तो ये चीज़। इसके बाद आए थे जे थॉमसन। क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या पूछ रहा है? हु इज क्रिएटेड विद द डेवलपमेंट? हाँ सही होगा। ठीक है, मॉजले तो है नहीं, तो मेंडलीव भी लगाओ फिर। ठीक है, मेंडलीव, लेकिन मॉजले होने चाहिए थे यहाँ पे, लेकिन नहीं है, कोई नहीं। तो जो मॉडर्न प्रोडक्ट क्रेडिट किया था डेवलपमेंट के लिए, लेकिन बनाई किसने थी मॉडर्न वाली? वो 1913 में मॉजले ने बनाई थी। इन सब की, डॉबरनेर हो, चाहे न्यूलैंड हो, चाहे मेंडलीव हो 1869 में, चाहे आपके लोथर मेयर हो जिन्होंने सबसे पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था, एटॉमिक वेट वर्सेस वॉल्यूम के बीच का ग्राफ प्लॉट किया था, तो इनकी ये सब बोल रहे थे कि जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। बट इट वाज मॉजले जिन्होंने बताया था नहीं, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पे, जो कि बात ट्रू थी। इसीलिए आप देखो आइसोटोप जो होते हैं वो क्या होते हैं? जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है। क्यों? क्योंकि वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, इसलिए। ठीक है, अच्छा ये कब दिया गया था? दैट इज लॉ ऑफ ट्रायड। लॉ ऑफ ट्रायड आपका किस साल दिया गया था? तो ध्यान रखना 1829 में, 1829 में। ठीक है, 1870 आ जाए तो भी ध्यान रखना, 17 अगर ऑप्शन में आ जाए तो। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज प्रेजेंट इन वेजिटेबल लाइक स्पिनच? ग्रीन कलर देता है ल्यूटिन। ल्यूटिन जो है ये येलो या फिर ऑरेंज कलर देता है। ठीक है, ये जो है थोड़ा सा ब्लूइश टाइप कलर देता है। ये क्लोरोफिल हरा हरा कलर देता है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है। हरा कलर क्यों आता है क्लोरोफिल से? क्योंकि ये ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है। ये एब्जॉर्ब करता है रेड एंड ब्लू को, कौन? क्लोरोफिल। बट ये रिफ्लेक्ट करता है ग्रीन को, इसलिए ग्रीन अपीयर होते हैं। जैंथोफिल जो होता है ये येलो कलर देता है। 114 पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट पार्टिसिपेटेड इन वॉरफेयर फॉर द कंट्रोल ऑफ वॉट? फॉर द कंट्रोल ऑफ कन्नौज, जिसको कन्नौज भुज के नाम से जानते हैं, विच इज नोन एज द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल और कन्नौज स्ट्रगल। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल जो लगभग 9th सेंचुरी AD में स्टार्ट हुआ था। 8th से, वही 750 है तो लेट 8th सेंचुरी से, या फिर आप स्टार्टिंग ऑफ 9th सेंचुरी AD बोल सकते हैं, फिर 8th सेंचुरी AD से 10th सेंचुरी AD तक चला था। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल के बीच में चला था कन्नौज के लिए। ठीक है, राष्ट्रकूट के फाउंडर कौन थे? दंती दुर्ग थे, जिन्होंने हराया था कीर्तिवर्मन सेकंड जो चालुक्य के रूलर थे। इनकी कैपिटल क्या थी? मालखेत या मलखेड़। पाल की अगर बात करेंगे तो कौन फाउंडर थे? गोपाल, जिन्होंने ओदांतपुरी यूनिवर्सिटी बनाई थी। ठीक है, कुमार गुप्त ने बनाई थी कौन सी? नालंदा। और धर्मपाल ने बनाई थी विक्रमशिला। ओके, डैश इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न रेनेसांस ड्यू टू द रिमार्केबल चेंजेस ही इंस्टीट्यूटेड इन द 18th and 19th सेंचुरी इंडिया। तो किसको फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस के नाम से जानते हैं? तो इट इज़ राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने 1815 में, कहीं कहीं 14 लिखा रहता है, आत्मीय सभा का गठन किया, जो बाद में आपकी ब्रह्मो सभा से ब्रह्मो समाज बन गई 1829 में, ब्रह्मो समाज।
जो पाठ पढ़ाता था मोनोथीज्म के, ठीक है, अगेंस्ट द आइडल वर्शिप, ठीक है, एंड अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज, सपोर्टिंग विडोरी मैरिज। तो ये था ब्रह्मो समाज। इनको राजा का टाइटल किसने दिया था? अकबर द सेकंड ने दिया था। एंड मैं किताब के नाम बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। गिफ्ट टू मोनोथीज्म, ठीक है, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, मिरातुल अकबर, ठीक है, संवत कामुदी, ये सब राजा राम मोहन रॉय इन सब के ऑथर हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, ये किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे ये। इनके नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी 1 मई 1897 को, 1 मई 1897 को किसने? इनके शिष्य विवेकानंद जी ने, ठीक है, 1 मई 1897 बेलूर, एक सेकेंड, ठीक है, बेलूर मठ में इसका हेडक्वार्टर था, ठीक है। आत्माराम पंडुरंग की अगर बात करेंगे तो प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज कब बनाया था प्रार्थना समाज आत्माराम पंडुरंग ने? तो ये ध्यान रखना है 1867 में। और दादोबा पंडुरंग ने परमहंस मंडली बनाई थी 1849 में, ठीक है। इसको 1870 में MG रानाडे ने भी ज्वाइन किया था। ये जो ब्रह्मो समाज बनाई थी इसको बाद में किसने ज्वाइन किया था? तत्वबोधिनी सभा करके थी देवेंद्र नाथ टैगोर की 1839 में। एक एक की ध्यान से सुनना, लिख नहीं रहा हूँ लेकिन सब ध्यान सुनना, जो नहीं है वो लिखना। 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा बनाई, तत्वबोधिनी पत्रिका निकाली, ब्रह्मो समाज से मर्ज कर दी, केशव चंद्र सेन को लेके आए बाद में, उन्हीं से उनकी बैर हो गई। तो ये अपना आदि ब्रह्मो समाज लेके निकल गए, वो अपना ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया लेके निकल गए केशव चंद्र सेन, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। और 1864 में वेद समाज बनता है। जो कौन बनाता है ये? इसको बोलते हैं ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया। के श्रीधरलू नायडू केशव चंद्र सेन के साथ मिलके बनाते हैं, ठीक है, 1864 में ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। धर्म सभा 1830 में राधाकांत देव बनाते हैं ब्रह्मो समाज को काउंटर करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट इज कॉल्ड द फर्म्स। तो रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, तो रेवेन्यू जितना कमाया, जितना आपको लागत लगी, उसके बीच का आपका मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है, सिंपल, ठीक है। ये करो। नॉट अ फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपसे पूछा गया है, बताइए। चलो भाई, तो इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये आपका एक फंडामेंटल ड्यूटी है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 51A। सब क्लॉज भी बताना है, ऐसा नहीं कि सब क्लॉज नहीं बता रहा, अब सब क्लॉज भी साथ में बताना है आपको, ठीक है, क्योंकि 51A में तो सारी ड्यूटीज़ हैं। तो 51A सब क्लॉज H से ह्यूमनिज्म, ये क्या है आपका? ये आर्टिकल 30 बता चुका हूँ। ये आपका आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सामरो, याद करो, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, एसोसिएशन, मूव, तो D वाला है आपका, ठीक है। एंड ये है आपका फिर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज E, ठीक है। चलो, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद रखना है, ठीक है। पहला वाला है ये 51A का सब क्लॉज A है, एंथम की रिस्पेक्ट करनी है और जो भी हमारे सब हैं इनको फॉलो करना है, ठीक है। बी से बापू या भगत सिंह याद रखना है, जिनके नोबल आइडियल को फॉलो करना है, जिन्होंने इंस्पायर किया हमारे नेशनल स्ट्रगल को। सी में 3 चीज़ें हैं, दैट इज़ सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। डी से डिफेंड द कंट्री एंड अंडर द नेशनल सर्विस ऑन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। एंड ई से है आपका, ई से 5 होता है, 5, तो 5 उंगलियां साथ रहनी चाहिए, हारमोनी और कॉमन ब्रदरहुड होना चाहिए, प्लस वो हमें हरकतें छोड़नी हैं जो विमेन की जो डिग्निटी को ठेस पहुंचाएं। तो ई से इक्वालिटी और इक्वालिटी से विमेन याद कर सकते हो। एफ से फोर्ट क्या होता है हमारा? रिच हेरिटेज और कल्चर को दिखाता है। जी से ग्रीनरी है, तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, कंपैशन रखना है वाइल्ड लाइफ और लिविंग क्रीचर्स के लिए। आई से है, आई से मैंने बताया था एन आई फॉर दी एच आएगा, तो ये ह्यूमनिज्म एंड साइंटिफिक टेम्पर होगा। आई एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, यानी कि वायलेंस नहीं करना है, वायलेंस छोड़ना है। एंड जे से जडेजा हर फील्ड में एक्सीलेंट है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, है ना। ही टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल
एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन स्ट्राइव्स टुवर्ड्स हायर एक्सीलेंस। और आखिरी वाली मिसिंग है इसमें के, जिसको 86 अमेंडमेंट ऑफ 2002 से जोड़ा गया कि 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको गार्जियंस को पढ़ाना लिखाना है। बाबर ने कब इब्राहिम लोदी को आप डिफीट किया? तो बड़ा आसान है, हम पढ़ते हैं। बाबर ने पहले पानी पिया, ठीक है, फिर खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया, चंदा लिया, घर गया, मर गया। 1526, 1527, 1528, 1529 इब्राहिम लोदी को हराया, राणा सांगा को हराया, मदनी राय को हराया, अफगान्स को हराया, 1530 में मर गया। उसके बाद आता है बाबर। इसका ओरिजिनल नेम क्या था? ज़हीरुद्दीन था। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 12 साल की उम्र में फरगना के थ्रोन पे बैठा था। 1504 में आके काबुल अफगानिस्तान पे बैठा था और 1526 में इसने अटैक किया था यहाँ पर। बाबर नाम है इसकी बायोग्राफी जो उसने तुजुक बाबरी करके लिखी थी, तुजुक बाबरी। बाद में इसको पर्शियन में बाबर नामा में कन्वर्ट किया था अब्दुल रहीम खाना ने। डैश हैज़ द लोवेस्ट रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी देख चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। एम्स बिलासपुर वाला कहाँ पर है? तो बिलासपुर वाला एम्स हिमाचल में है। बिलासपुर वैसे आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है लेकिन हिमाचल वाला ही है। पंडित भीमसेन जोशी बिकेम द मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट ऑफ विच घराना? भीमसेन ठीक है, तो भीमसेन जोशी एक घराना के से बिलोंग करते हैं। फाउंडर कौन थे? अब्दुल करीम खान थे। और कौन है? गंगूबाई हंगल हैं, सवाई जयसिंह हैं, ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी जी हैं। पटियाला घराना के फाउंडर कौन हैं? तो उस्ताद फ़तेह अली खान। फ़तेह, पटियाला पैग लगा के बोलता है आदमी सब फ़तेह कर लूँगा मैं, तो फ़तेह अली खान, ठीक है। लेकिन बाद में उसको पता चलता है, बाद में बोलता है कि बख्श दो भैया, गलती हो गई हमसे, गलती हो गई मालिक, तो अली बख्श खान, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। ग्वालियर घराना के फाउंडर कौन है? बता दो तो जाने। ग्वालियर घराना के फाउंडर कौन है? मेवाटी के कौन है? मिट्टी में मिल जाओगे तो नज़र नहीं आओगे, गगे नज़ीर खान। और ग्वालियर के कौन है? नाथन पीर बख्श, ठीक है। ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है। और कराना के मैंने आपको बता ही दिए हैं कौन है, ठीक है। नाथन पीर बख्श ना है तो हस्सू और हद्दू खान आ सकता है, जो उनके ग्रैंडसन थे, बाद में उन्होंने डेवलप किया था हस्सू और कराना के अब्दुल करीम खान। बाकी गंगूबाई हंगल हो गए, सवाई मान सिंह हो गए, पंडित भीमसेन जोशी हो गए, ये सब बिलोंग करते हैं आपके कराना घराना से, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। और एक नाम और याद रखना, अभी रिसेंट में इनकी डेथ हुई थी, हाँ, प्रभा आत्रे। मैं सोच रहा था कोई तो था, प्रभा आत्रे, इनका नाम याद रखना है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट हैं, प्रभा आत्रे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफिक लेवल्स हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स? तो ट्रॉफिक लेवल क्या होता है ये देख लो। ट्रॉफिक लेवल तो सबसे पहले ये तांसले ने दिया था, तांसले ने ये सबसे पहले पिरामिड बनाया था, पिरामिड ऑफ नंबर, कि जो ऑटोट्रॉफ होते हैं दैट इज़ प्रोड्यूसर वो सबसे ज़्यादा होते हैं नंबर में, तो उस जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो थोड़े कम, सेकेंडरी कंज्यूमर और थोड़े कम, और टर्शरी कंज्यूमर और थोड़े से कम होते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर में कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, प्रोड्यूसर्स मोस्ट सबसे ज़्यादा होते हैं। देन जो लिंडमैन है, लिंडमैन, उन्होंने पिरामिड ऑफ एनर्जी दिया था। पिरामिड ऑफ एनर्जी किसने दिया था? लिंडमैन ने। तांसले ने पिरामिड ऑफ नंबर दिया था। एंड एक चीज़ ध्यान रखना, पिरामिड ऑफ जो एनर्जी है वो कभी इन्वर्टेड यानी उल्टा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, हमेशा अपराइट ही होगा। लेकिन बायोमास का और नंबर का इन्वर्टेड हो सकता है, वो एक्विटिक वाले केस में बनता है। डीएफसी का अगर फुल फॉर्म पूछ लेगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस तो क्या आंसर देंगे आप? डीएफसी क्या चीज़? दृष्टि मौर्य का। भाई तुम अपना देखो ट्रू गेमर, बाकी का मत देखो। यस, 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में, मैक्सिमम 10% का ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। DFC इज जेटेटस फूड चेन। सेकेंड ग्रुप से कौन बिलोंग करता है? तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, इस तरह से हम याद करते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, तो इसमें कौन है?
बेरियम भी है। लिथियम आपका फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, हलीना कब्र से फरार, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सब होते हैं फर्स्ट ग्रुप के, हलीना कब्र से फरार ये होते हैं इसके। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल में से कौन सा है बायोडिग्रेडेबल? ऑप्शन नंबर डी 125। 2015 में यूएन के कितने मेंबर्स ने एसडीजी अडॉप्ट किए थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? अच्छा, कितने हैं नंबर में एसडीजीज इन नंबर? तो ये 193 कंट्रीज ने अडॉप्ट किए थे। कितने हैं? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या है एसडीजीज। अ स्टूडेंट वॉज गिवन 4 सोल्यूशंस, 4 उसको सोल्यूशन दिए गए सोल्यूशन, और उसकी पीएच वैल्यू लिखी हुई। सोल्यूशन 1 का पीएच वैल्यू है 3, सोल्यूशन 2 का है 5, सोल्यूशन 3 का है 7 और सोल्यूशन 4 का है 9। ठीक है, तो पूछ रहा है सबसे स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सोल्यूशन कौन सा है, एल्कलिनिटी सबसे ज़्यादा किसकी है? तो वैसी बात है भाई, हमें पता है पीएच स्केल में 7 का मतलब होता है न्यूट्रल, 7 से लेफ्ट साइड में होते हैं एसिड, 7 से राइट साइड में होते हैं सब बेस। एल्कली क्या होते हैं? वो बेस जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो ऑल एल्कली आर बेसिस, बट वाइसे वर्सा इज नॉट ट्रू कि ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। ठीक है, तो 7 से जितना कम पीएच होगा उतना एसिडिक होगा, 7 से जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही वो बेसिक होगा। ठीक है, जैसे ये बैटरी का एसिड होता है, ठीक है, ये स्टमक का जो एसिड होता है उसका 1.6 होता है, विनेगर जिसमें एसिटिक एसिड होता है 5 to 8%। ऑरेंज का ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है ज़रा बताइए तो? टोमेटो में कौन सा एसिड होता है बताइए तो? और ब्लैक कॉफ़ी हो गया, स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है, यूरिन भी स्लाइटली एसिडिक नेचर का ही होगा। ठीक है, और क्या बता सकते हैं यहाँ पर? वाटर, तो वाटर जो है डिस्टिल्ड वाटर वो न्यूट्रल होता है, ध्यान रखना। देन जो हमारा सलाइवा होता है ना, सलाइवा वो भी स्लाइटली एसिडिक में आएगा, और जो ब्लड होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन में आएगा। सी वाटर, बेकिंग सोडा, इंडाइजेशन टैबलेट जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होती है जिसको कि डाइजेशन ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है, एंटासिड उनको बोलते हैं। एनाल्जेसिक होते हैं जो दर्द को रिलीव करते हैं, एंटासिड जो पेट की एसिडिटी को रिमूव करते हैं, जैसे ये एंटासिड है, ये भी एंटासिड है। ठीक है, अमोनिया हो गया आपका, सॉल्ट सोप वाटर हो गया, ब्लीच हो गया और ड्रेन क्लीनर हो गया। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का भी यही होता है। ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड, टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? सोल्यूशन नंबर 4 होगा, सिंपल। लिटमस किससे बनता है? लिटमस किससे बनता है? लिटमस बनता है लाइचन से। लाइचन जो है थैलोफाइटा फाइलम से बिलोंग करता है, ये ध्यान रखना है। ये ओरिजिनल कलर जो होता है लिटमस का वो पर्पल होता है, पर्पल। डॉक्टर यूज एन, देख रहे हो आर्टिकल का यूज ढंग से किया गया है, टू लिस्ट द साउंड्स ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो इट इज स्टेथोस्कोप, जिसमें रिवर्बरेशन के थ्रू कानों तक आवाज़ जाती है डॉक्टर के। स्फिग्मो मैनोमीटर का हम यूज़ करते हैं, स्फिग्मो मैनोमीटर, तो वो बीपी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, ब्लड प्रेशर को। इनकरेक्ट कौन सा है प्रोटोजोआ के रिगार्डिंग? प्रोटोजोआ। तो दे आर मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ज़्यादातर पानी में रहते हैं, येस। यूनिसेलुलर होते हैं, येस। दे कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस, नो, दे कैन मूव, दे आर मोटाइल इन नेचर, मोटाइल होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ तो होता है। होलोजोइक का मतलब क्या होता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, बाहर से खाना अंदर डालते हैं, डाइजेशन करते हैं और एक्सक्रीशन कर देते हैं, जैसे ह्यूमंस। जैसे अमीबा, वो प्रोटोजोआ ही है। अमीबा कैसे मूव करता है? अमीबा मूव करता है स्यूडोपॉड से, फॉल्स फीट से। ये है आपका चप्पल के शेप का, चप्पल का शेप का कौन होता है? स्लीपर शेप का पैरामीशियम होता है। ये क्या है? सीलिया है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो इसको मूव करने में हेल्प करते हैं। ऐसे फ्लैगलम उनको बोलते हैं, ठीक है, फ्लैगेला। व्हेन डिड संगीत नाटक अकेडमी अडॉप्ट इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? कब अडॉप्ट किया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? 11 सितंबर 1961 को। ठीक से ठीक कहाँ है? ठीक कहाँ है? लद्दाख में ठीक है सब कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोक इंस्ट्रूमेंट? गिद्दा पंजाब में करता इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये डांस है। मुनारी उड़ीसा में होता है, ये उड़ीसा में। लूर होता है हरियाणा में, गुग्गा, लूर, ठीक है, गुग्गा, लूर, ये सब हरियाणा में होते हैं। डफ ये होता है कंजारी। डेफिशिएंसी ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट पूछा था ना। अनीमिया किससे होता है? एंटीसेलिटी होता है, रिकेट होता है, पेलाग्रा होता है। ये 12 नहीं होगा, B12 होगा ये, ठीक है। ठीक है, तो अब जल्दी होंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग अभी कर चुके हैं सारी चीज़ें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस इज परफॉर्म्ड बाय द
ट्राइब्स ऑफ अराकू वैली, अराकू वैली कौन परफॉर्म करती है? धीमे से, धीमे से, ठीक है, धीमे से अराकू वैली में लंबाडी ट्राइब होती है, लंबाडी मैडम, लंबा, ठीक है, लंबाडी ट्राइब होती है। वैंचो, आजी सुनते हो? आजी, आजी लामू डांस। वैंचो बउआ, बउआ से बुइया, बुइया के पास, पास से पासी कौंकी, के पास चलो, चलो, और चल के लैन एंड पिकॉक डांस देखो। तो ये सारे लैन एंड पिकॉक डांस, चालो डांस, पासी कौंकी डांस, बुइया डांस, आजी लामो, वांचो, ये सब किसके हैं? अरुणाचल के। रीखम पादा, ठीक है, रीखम पादा डांस ये भी वहीं का है। कजरी बताओ कहाँ का है? कजरी। उड़ीसा हाई कोर्ट कहाँ है? भुवनेश्वर में, कटक में, बहरामपुर में या राउरकेला में? राउरकेला में नहीं है, ये है भुवनेश्वर में भी नहीं है, भुवनेश्वर तो कैपिटल है, नहीं है, कटक में है, ऑप्शन नंबर बी है। केरला का कहाँ पे है? केरला सर कहाँ है इसका? केरला का, केरला का कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में, लिखना भी मत, कोच्चि में, ठीक है। इसका केरला में, और किसका लगता है? लक्षद्वीप का लगता है, लक्षद्वीप। आपको अगर पता हो तो केरला की सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है स्टेट में, और यूटी में लक्षद्वीप की, देख रहे हो, यही इन्फ्लुएंस है। और तमिलनाडु का कहाँ लगता है? तमिलनाडु का मद्रास हाई कोर्ट है, मद्रास में। अंडमान निकोबार का यहाँ नहीं लगता है, यहाँ लगता है, कहाँ? ऊपर जाके लगेगा, ठीक है। किसका फ़ोन आया ये? ठीक है, कंपनी वालों को नंबर दे दो तो दिमाग ख़राब किए रहते हैं दिन भर, ठीक है। तो ये जो हो गया तमिलनाडु में, तमिलनाडु का मद्रास में लगेगा, लेकिन अंडमान निकोबार का लगेगा यहाँ वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट में। तमिलनाडु में किसका लगता है? पुडुचेरी का लगता है। किसका? पुडुचेरी का। अच्छा, महाराष्ट्र में किसका लगता है? महाराष्ट्र में लगता है महाराष्ट्र का, और गोवा का, और दादर नगर हवेली और दमन और दीव का, ठीक। सबसे ज़्यादा जुरिस्डिक्शन किस स्टेट की हाई कोर्ट का लगता है? किस हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा स्टेट का लगता है, बता दो। अभी निकाल के टॉफ़ी दूंगा अभी, ठीक है, कहीं से भी निकालूं लेकिन दूंगा ज़रूर, जल्दी बताओ कहाँ का है? इसका आंसर बताओ। गुवाहाटी, 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 ठीक है। गुवाहाटी में कहाँ कहाँ का लगता है? असम का तो लगता ही है, नागालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल, ठीक है, इन सब स्टेट का लगता है वहाँ पर। असम, नागालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल, ये 4 स्टेट का लगता है इसमें। चंडीगढ़ नहीं, गुवाहाटी है, ओके। भैया एस सीजल का न्यू बैच है, बता तो दिया, कितनी बार मैं बताऊँ? न्यू बैच आएगा कब? बस 10 दिन 15 दिन मैक्सिमम, इतना वेट करो। एक सेकंड रुको। चलो, विच द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया टचेस मिनिमम बाउंड्रीज? तो बहुत आसान सही क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो सिक्किम है यहाँ पे, सिक्किम सिर्फ वेस्ट बंगाल के साथ ही बाउंड्री बना रहा है, इधर नेपाल, इधर भूटान। सिक्किम 3 कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है, इधर नेपाल, इधर भूटान और ऊपर चाइना। और कौन सा स्टेट है? अरुणाचल, इधर भूटान, इधर म्यांमार और इधर चाइना। और कौन सा स्टेट है? कोई है? हाँ, वेस्ट बंगाल है, इधर बांग्लादेश, इधर नेपाल, इधर भूटान, और यहाँ लद्दाख 3 के साथ शेयर करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अगर पीओको को भी कंसिडर कर लें तो, और चाइना के साथ, ठीक है। तो सिक्किम इज दी करेक्ट आंसर। यूपी सबसे ज़्यादा स्टेट और यूटीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। देख रहे हैं आप? नहीं देख रहे हैं आप? ठीक है। और ये रही दिल्ली यूटी। तो आपके टोटल 7 राज्य हो गए और 1 यूटी हो गई दिल्ली, समझ रहे हैं क्या भैया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या नहीं है भाई? एक फंडामेंटल राइट है, पीछे बता चुके हैं, देख चुके हैं, फिर से इतना नहीं टाइम डिवोट करेंगे। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड 2007 में बनी। ये रट्टा मारने वाले सिंगल लाइनर हैं, इसमें मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँगा आपको, ठीक है। उदयगिरी की केव्स कहाँ पर हैं? उदयगिरी, खंडगिरी, ये हैं आपकी भुवनेश्वर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ओके। आई थिंक कल स्टूडेंट्स वगैरह आई थिंक जा रहे हैं ना, मैसेजेस आ रहे हैं क्योंकि मेरे पास
चलो, तो उदयगिरी खंडगिरी आपकी भुवनेश्वर में, लेकिन उदयगिरी अगर ऑप्शन में दे ना मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के विदिशा में भी हैं उदयगिरी। खंडगिरी नहीं, उदयगिरी खंडगिरी है भुवनेश्वर में। 1951-52 में द फर्स्ट ईयर ऑफ द नेशनल सैम्पल सर्वे द हेड काउंट रेशियो ऑफ पोवर्टी इन इंडिया वॉज डीम्ड टू बी क्लोज टू दी 45%। वॉट इज हेड काउंट रेशियो? हेड काउंट रेशियो इज नंबर ऑफ पुअर पर्सनस अपॉन उनके सबके हेड गिन लो कितने हेड हैं और टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, दैट वुड गिव यू हेड काउंट रेशियो। एज पर 2011 का सेंसस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट? सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा। तुम खुद से सोचो किसकी होगी। मिजोरम की हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती है? सेरचिप डिस्ट्रिक्ट मिजोरम का जहाँ हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, और इसका इन सब में सब कम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसके आसपास के राज्य हैं तो यहाँ भी लिटरेसी रेट ठीक ही होगी। अब इसे केरल की सबसे हाईएस्ट है तो तमिलनाडु, कर्नाटक यहाँ की भी ठीक ही होगी। अब बिहार की सबसे लोवेस्ट है तो यूपी और आसपास की यहाँ भी कमी होगी, उड़ीसा। इसकी कुछ आई थिंक 72% के समथिंग है, ठीक है, 2011 के सेंसस के हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर्म्ड इन द ईस्ट इंडिया कंपनी? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी में नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से एक सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया कैलकाटा में। गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, पहला कौन था जो बना? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट सही आंसर होगा इसका, ठीक है, जिसने कि डुअल कंट्रोल एक तरह से शुरू किया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को मैनेज करने के लिए पहले तो बोर्ड ऑफ गवर्नर तो होता ही था, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, देन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को यहाँ पर कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए यहाँ पर बना दिया गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देन ये वॉरेन हेस्टिंग बना, तो ध्यान रखना, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और 1833 के एक्ट ने क्या किया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया था। और पहले कौन बने थे आप बताएंगे? इससे तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ख़त्म कर दिया गया था, वापस आ जाओ। इसको क्वींस प्रोक्लेमेशन के नाम से जानते, इस समय क्वीन विक्टोरिया थी क्वीन, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। प्लस और क्या किया गया था? ये किया गया था कि गवर्नर जनरल ऑफ जो इंडिया था वो वाइसरॉय कहलाएगा। वाइसरॉय कौन बना? कैनिंग बना, जिसके टाइम पे 1857 का रिवोल्ट हुआ। इन दोनों को, दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ख़त्म कर दिया गया। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन को क्रिएट किया गया और उसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर्स की काउंसिल दी गई कि भाई इसको असिस्ट करो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। 15 मेंबर्स की काउंसिल अलॉट करी गई। साथ ही साथ इससे क्या हुआ? इंडियन आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में इंडियंस की संख्या को कम किया गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पील कमीशन, पील आयोग के उसमें सिफारिश में। 1813 में क्या किया गया था? क्रिश्चियन मिशनरीज़ को भेजा गया था इंडिया में। 1 लाख रुपए सेट असाइड किए गए इंडियन एजुकेशन में खर्च करने के लिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म किया गया, एक्सेप्ट इन ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। ये ट्रेड इन टी और ट्रेड विद चाइना भी 1833 में ख़त्म हो गया। और 1833 यानी 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। कॉमर्शियल फंक्शंस पूरी तरह से 1833 में ख़त्म हो गए और विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था। एज पर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 व्हाट वुड बी दी बाउंड्री ऑफ महाराजा रंजीत सिंह जी का जो एम्पायर है। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर में ये सतलज रिवर को बाउंड्री बनाया गया था। किसको? ट्रीटी ऑफ अमृतसर में सतलज को, कि सतलज के उधर ऊपर रहेंगे ब्रिटिश सिख किंगडम और नीचे रहेगा ब्रिटिश एम्पायर। लेकिन जैसे उनकी 1839 में होती है डेथ, महाराजा रंजीत सिंह जो सुकरचर्या मिस्र से बिलोंग करते थे, वैसे ही अब ये क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स ताक लगा के 1845 में यहाँ पर हो जाता है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, ठीक है, जिसकी ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ लाहौर से ख़त्म होता ही है। एंड दूसरा होता है ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। एंड दूसरा जो एंग्लो सिख वॉर होता है ये 1848 से 49 में होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जिस समय कौन था? डलहौजी था, ठीक है। चलो 144 सुल्तान अबू बकर शाह वॉज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? बकर शाह किससे था? तुगलक से था, गौरी से था, स्लेव से था, तो लोधी से था। बकर शाह जो था ये तुगलक से था। अब आपने ज़रूर नाम तो नहीं सुना होगा इसका, लेकिन ये क्या था, जैसे हमें पता है कि 1320 में गियासुद्दीन तुगलक आया, 25 तक रहा। देन 1325 तक लगभग 50 से लेकर एमबीटी रहा। देन 51 से आता है फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक भी वही अगर बात करेंगे तो इसका टाइम पीरियड कितना था फिरोज शाह तुगलक का? तो 1351, एक सेकेंड, 1351, ठीक है। तो ये 1300 लगभग वही 94 तक रहता है, 94 तक रहता है ये,
ठीक है। उसके बाद ये आते हैं कौन, छोटू मोटू से, ठीक है, छोटू मोटू से आते हैं, ध्यान रखना, जिसमें अबू बकर शाह थे, एक मोहम्मद शाह तुगलक आता, जिसके टाइम पे तैमूर ने इंडिया पर आक्रमण किया था, ठीक है, तैमूर ने इंडिया पर अटैक किया था 1414 में। अगर खिजर खान है तो ये, एक सेकेंड, 94 नहीं होगा, ये 88 होगा, ठीक है, 88 होगा, क्योंकि इसके बाद यही सब आए थे बकर शाह वगैरह। देन 1414 में आ गई थी सैयद डायनेस्टी, ठीक है, सैयद डायनेस्टी आ गई थी, ठीक है, तैमूर के ही वंशज थे वो। तैमूर ने अटैक किया था तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे, महमूद शाह तुगलक रूलर था। ओके, क्लियर। मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था इंडिया में, पहले तो हार गया था, जो क्वीन नैकी देवी थी, ठीक है, जो क्वीन नैकी देवी के बेटे कौन थे, जल्दी से बताओ, उनका नाम क्या था, जिन्होंने मिल के हराया था गुजरात वाले रीजन में इसको, लेकिन ये फिर आया, बैटल ऑफ तराइन लड़ा, हारा पृथ्वीराज चौहान से, या पृथ्वीराज दी थर्ड बोलते हैं, हार गया, फिर दूसरा आया, जीत गया, फिर अपने स्लेव को छोड़ा, आपको पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, फिर उसने पूरी स्लेव डायनेस्टी बनाई यहाँ पर, जहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक रहा, फिर इल्तुतमिश शाह 1210 से लेकर 1236 तक रहा, फिर 1236 से लेकर 40 तक रजिया रही, फिर 1266 1266 से लेकर 1287 तक बलबन रहा। अब उन्होंने क्या क्या किया सब रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर मैं सब नहीं बता पाऊँगा, ठीक है, रोज़ रोज़ वो आप देखो कि आपको आता है कि नहीं, बलबन की सारी चीज़ें, कि पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन इंट्रोड्यूस करी, तुगरिल बेग की कैंची बनाई, सिजदा पैबोज, सिजदा पैबोज शुरू किया, अफरासियाब को खुद को डिसेंडेंट बताया, ठीक है, एंड नवरोज़ करके इसने फेस्टिवल स्टार्ट किया, देवाने अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, सिल्वर टंका कॉपर जीतल इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया, और उसने चहलगानी सिस्टम लेके आया, ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स, इकता सिस्टम लेके आया। इकता को ख़त्म किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। चहलगानी को किसने ख़त्म किया, बलबन ने ख़त्म किया। ये सब आपको पता होना चाहिए। और लोधी डायनेस्टी में आपको पता होना चाहिए, इट वाज बहलोल लोधी, जो कि पूरी दिल्ली सल्तनत में सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर अगर किसी ने सर्व किया था तो इट वाज बहलोल लोधी। दिस में भी सरप्राइजिंग फॉर यू बट दिस इज़ द फैक्ट। बहलोल लोधी 38 साल तक इसने रूल किया था, 38 ईयर्स तक इसने रूल किया था, 1451 से लेके 1489 तक, 38 ईयर्स। इतना ज़्यादा किसी ने रूल नहीं किया। रेसिप्ट विच नीदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट आर कॉल्ड एज, उनको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रेसीट, रिटर्न रेसीट, कैपिटल रेसीट या फिर प्रिंसिपल रेसीट। तो सर इसमें दो हेड होते हैं, ठीक है, इसमें एक तो होता है रेवेन्यू और एक होता है आपका कैपिटल, ठीक है, रेवेन्यू हेड एंड कैपिटल हेड। अब रेवेन्यू में क्या होता है, रेवेन्यू में भी रेसीट होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा। कैपिटल में भी रेसीट होता है, इनकम, एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो रिकरिंग बार बार होता रहता है, जैसे जिसमें टैक्स और नॉन टैक्स का पैसा आता है, डायरेक्ट टैक्स और नॉन इनडायरेक्ट टैक्स जो पहले हमने पीछे देखा था, और इसमें जो नॉन टैक्स का पैसा है, जिसमें कि आपका जो गवर्नमेंट लोन देती है तो उसका जो ब्याज आता है वो आता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर में खर्चा क्या आएगा, तो जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे सैलरी हो गए, वेजेस देती है गवर्नमेंट, पेंशन देती है गवर्नमेंट, ब्याज भरती है, लोन जो लेती है वो हो गया, या ग्रांट देती है किसी को, वो आता है। कैपिटल रेसीट में जो गवर्नमेंट लोन लेती है वो, जो विनिवेश से पैसा आता है, डिसइन्वेस्टमेंट से, वो पैसा इसी में रेसीट में जाता है। या फिर लोन लेती है या फिर डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट की या तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है या एसेट बिक रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है उसने अपने किसी एसेट को बेच दिया, किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बेच दिया, ठीक है। एक्सपेंडिचर में ये डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर का होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा एक्सपेंडिचर होता है, जहाँ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च करती है, रोड हो गया, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, ये सब में, ठीक है। तो इससे एसेट क्रिएट होता है। या फिर लाइबिलिटी कम होती है, जैसे लोन को रीपे कर दिया गवर्नमेंट ने, लोन को रीपे कर दिया या लोन दे दिया। रीपे का मतलब है पहले लिया तो उसको पे वापस चुकता कर दिया, लाइबिलिटी कम कर दी। और लोन अगर किसी को दे दिया है तो एसेट क्रिएट कर दिया, यानी एसेट क्रिएट या लाइबिलिटी कम कैपिटल एक्सपेंडिचर, लाइबिलिटी क्रिएट या एसेट कम रेसीट। इसमें कोई लाइबिलिटी और एसेट का नहीं होता है रेवेन्यू वाले में। तो रेवेन्यू क्रिएट एनी लाइबिलिटी और रिड्यूस एनी एसेट आर कॉल्ड एज रेवेन्यू रेसीट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। समझ आई चीज़ कि नहीं आई, बताओ भैया। पुलिकट लेक इज अ सॉल्ट वाटर लगून ऑन दी कोरोमंडल कोस्ट ऑफ, बताओ कहाँ पर पुलिकट लेक, आंध्रा में, कर्नाटक में, उड़ीसा में या तेलंगाना में, बताओ। आंध्रा में है,
आंध्र और तमिलनाडु के वैसे बॉर्डर में है। चिलिका लेक है। चिलिका भारत की पहली रामसार साइट बनी थी अलॉन्ग विथ कियोलादेव नेशनल पार्क 1981 में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चिलिका ये सबसे लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक। सबसे बड़ा कौन सा है? सांबर लेक है। कहाँ पर है? सांबर लेक है, कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा इंडिया में मैन मेड लेक कौन सा है? ये तो नेचुरल है। सबसे बड़ा कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? जैसमंद लेक, राजस्थान का। ठीक है, देन लोकटक लेक, जहाँ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जिसको केबुल लैमजॉ नेशनल पार्क बोलते हैं। कहाँ पर है लोकटक? बताओ, ये कहाँ है? मणिपुर में है। एक आपका एक ऑक्सबो लेक है, जिसको बोलते हैं कबरताल। ये कहाँ पर है? जो एक रामसर साइट भी है अभी, कबरताल। तो कबरताल है आपका कहाँ पर? बिहार में। ये जो बूढ़ी गंडक रिवर है उसके ऑक्सबो से ये बनता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? बताओ, सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बताओ जल्दी से, जो कि जम्मू कश्मीर में। जैन पंगोंग सो मोरीरी। तो ये कौन सा है? ये आपका वुलर लेक है, वुलर झील। ये दोनों कहाँ हैं? ये सॉल्ट वाटर लेक हैं लद्दाख में। चलो अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द कल्चरल एजुकेशन। खत्म है ये 25 से लेके 28 तक। रिलीजियस फ्रीडम के राइट है, धार्मिक स्वतंत्रता के, जहाँ पर 25 में एक इंडिविजुअल को फ्री राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कि वो कुछ भी प्रैक्टिस कर सकता है, कॉन्शियस किस तरह से किसी भी तरीके से भगवान से रिलेशनशिप रख सकता है। इसमें रिलीजियस डिनोमिनेशन जो ग्रुप होते हैं उनको मिल रखा है। धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लिया जा सकता है, और धार्मिक इंस्ट्रक्शंस, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आपको गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में नहीं दिए जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट सिटीजनशिप। नागरिकता की बात कौन करते हैं? तो 5 से लेकर 11 तक बात करते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता कहाँ से ली? यूके से। इसके आर्टिकल में ज़्यादा डीप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि सिटीजनशिप यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है। 10 बात करता है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि आपके कॉन्टिन्यू रहेंगे राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। और 11 में है कि भाई पार्लियामेंट इसको लेकर लॉ बना सकता है, देश की संसद। हु फॉर्म द एसोसिएशन इन फेवर ऑफ विडो रिमैरिज इन मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में एसोसिएशन का गठन किसने किया? तो वैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विडो रिमैरिज के लिए बहुत काम किया है। लेकिन अगर हम बात करें ये पर्टिकुलर जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, इसमें वीर सालिंगम पंटुलुलु। ठीक है, तो ये सही आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक? स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर बात करें तो उन्होंने क्या फॉर्म किया था? इन्होंने फॉर्म किया था आर्य समाज। कब? 1875 में। गो बैक टू वेदास यानी वेदों की ओर लौटो। इंडिया फॉर इंडियंस यानी भारत भारतीयों के लिए इनके स्लोगन्स थे। मूल शंकर इनका मूल नाम यानी ओरिजिनल नेम था। ओके, 1873 में ध्यान रखना है ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज या ट्रूथ होल्डर सोसाइटी बनाई। गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म इन्होंने बुक्स लिखी मराठी लैंग्वेज में। ठीक है, मराठा और केसरी किसने लिखा था जरा बताओ जल्दी से कमेंट में। और आर्य समाज की पहली यूनिट कहाँ खोली थी? बॉम्बे में पहली यूनिट, और बाद में इसका हेडक्वार्टर लाहौर शिफ्ट हो गया था, ध्यान रखना। और मराठा और केसरी बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। मराठा इंग्लिश में, केसरी निकाला था न्यूज़पेपर मराठी लैंग्वेज में। लोकमान्य के नाम से जानते हैं। वैलेंटाइन चिरोल ने उनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट यानी भारतीय शांति का जनक बोला था। होम रूल लीग फॉर्म किया था 1916 में, और 1890s में उन्होंने गणपति और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत करी थी। वाटर एंडेमिक स्पीशीज़, तो एंडेमिक यानी स्थानिक प्रजातियाँ क्या होती हैं? जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही आपको मिलती हैं और कहीं नहीं मिलेंगी। 150 हो गया भैया। 150 में कितना आया बताओ? अब आखिरी के 100 में आ चुके हैं, जिसमें बहुत तेज़ की स्पीड रहेगी, तो पकड़ के अब चल लो कायदे से। ठीक है, चलो। तो इन विच ईयर नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी इंट्रोड्यूस। तो एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 में ही थी। करंट का है थोड़ा सा, तो छोड़ सकते हैं इसको। लैंड होल्डर फार्मर फैमिलीज विद ठीक है, तो 6,000 रुपये मिलेंगे, 2,000 इंस्टॉलमेंट मिलेंगे। ठीक है, 4 महीने में, 4 महीने में मिलेंगे, 2,000, 3,000, 3 बार, तो 6,000 हो जाएंगे। दिस इज किसान सम्मान निधि योजना, ऑप्शन नंबर बी। स्कीम में वहाँ से कर लेना आप। ठीक है, जो करंट अफेयर का
शॉर्ट पढ़ा है मैंने, एक अलग से लेक्चर ले रखा है इसमें, ई बुक में जो मैंने आपको दी थी सीजल से पहले, तो उसमें दिया हुआ मैंने लेक्चर भी ले रखा है, तो वहाँ पे आप देख लेना सारी स्कीम्स। वैसे तो शायद उसमें भी होगा जो आईबी के लिए डाल रखा है, ACIU के लिए जो डाला था उसको फिर से रीपोस्ट कर देंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सभी लोग, परमार SCC टेलीग्राम, वहाँ पर डाल देंगे उसको, ठीक है। चलो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और अगर आपको पिछले वाले, वैसे तो मैं करवा ही रहा हूँ जीके क्वेश्चंस, अगर आपको हर सब्जेक्ट का इस तरह से कंपाइलेशन चाहिए ई बुक फॉर्मेट तो भी बता देना, उस पर भी काम फिर शुरू करते हैं, ठीक है, अगर चाहिए हो तो, क्योंकि यार उसमें काफ़ी टाइम और खर्चा काफ़ी लगता है उसमें, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा पाउडर, ये क्या होता है, ये Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेटेड 10H2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, ये होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। 2H2O क्या होता है, व्हाट इज दिस, टेल मी फास्ट यू स्टूडेंट, टेल मी। बेकिंग सोडा, ये क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज़ करते हैं, ठीक है ना, पेपर इंडस्ट्री वगैरह में। और इसमें क्योंकि ऑक्सीजन है तो इसको एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग यूज एजेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं, ओके। इसको हम ग्लास इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ करते हैं, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और बेकिंग सोडा अगर बात करें, ये जो है आपका, इसको एंटासिड के तौर पे यूज़ करते हैं, आग बुझाने के लिए यूज़ करते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे, और बेकिंग पाउडर बनाते हैं। बेकिंग सोडा में जब माइल्ड एडिबल एसिड लाइक टार्टरिक एसिड जो कि आपको इमली में देखने को मिलेगा, जो कि आपको अंगूरों में देखने को मिलेगा, उसको अगर ऐड कर देते हो तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। उसमें CO2 गैस निकलती है, CO2 गैस एफरवेसेंस के साथ निकलती है, झाग बनाती है। CaSO4.2H2 की अगर बात करेंगे तो जिप्सम को कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो सॉइल बहुत एल्कलाइन हो जाती है ना, तो उसको ट्रीट करने के लिए जिप्सम का यूज़ करते हैं। इसको अगर हम 373 केल्विन पे हीट कर दें, आधा पानी नहीं 1.5 पानी निकलेगा, आधा बचेगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाएगा। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O ब्लू विट्रियल होता है, जिंक सल्फेट डॉट 7H2O वाइट विट्रियल होता है, आयरन सल्फेट दैट इज FeSO4.7H2O ये ग्रीन विट्रियल होता है। और एप्सम सॉल्ट क्या होता है, एप्सम सॉल्ट होता है MgSO4.7H2O। यार बताएंगे आपकी मोहर सॉल्ट क्या होता है, जल्दी से, मोहर किसका सॉल्ट होता है बताओ, तो मोहर अमोनियम और आयरन का होता है, तो NH4 का होल ट्वाइस FeSO4 और का NH4 का होल ट्वाइस FeSO4 का भी होल ट्वाइस .6H2O ये होता है मोहर का सॉल्ट, ओके। नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, मेथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ठीक है, ये पॉइजनस होती है लेकिन ग्रीन हाउस नहीं है। ग्रीन हाउस वो होती हैं जो आने तो देती हैं इंफ्रारेड रेडिएशन को, जो शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं, लेकिन जब टकरा के जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये क्या है, इंसोलेशन है, इंफ्रारेड रेडिएशन है, शॉर्ट वेवलेंथ का है, आने दो। ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, लॉन्ग वेवलेंथ का है, ना जाने दो, उसको बोलते ग्रीन हाउस गैस। वाटर वेपर सबसे बड़ा एक ग्रीन हाउस गैस होता है, वाटर वेपर, उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। सीलापडिकरम किसने लिखा था, इलांगो, किसने लिखा था भैया, पूरा नाम कंप्लीट करो, इलांगो। तो ये जो है भरतनाट्यम के बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इडांगो अडिगल। 2 किताबें मैंने आपको बताई थी, इलांगो अडिगल, सीलापडिकरम और मनी में कलाई किसने लिखी थी, चतुरनार ने। और बताओ तोलका पीएम क्या है, तोलका पीएम किस लैंग्वेज में लिखा गया, तो ये तमिल लैंग्वेज में लिखा हुआ टेक्स्ट है भैया, ठीक है। तोलका पीएम जो कि सेकंड संगम में कंपोज किया गया था, दूसरी जो संगम हुई थी उसी में इसको कंपोज किया गया था तोलका पीएम को, तोलका PR ने इसको कंपोज किया था, तमिल में ही है। तेलुगु में अमुक्त माल्यदा है, किसने लिखी थी अमुक्त माल्यदा। इसमें से कौन फ्रूट में नहीं होता है, वेजिटेबल में नहीं होता है, इसमें सिट्रिक अभी बताया तो भैया, उसमें होता है, क्या बोलते हैं वो, क्या होता है वो, खट्टा खट्टा संतरा। ऑक्जेलिक टोमेटो में होता है, ठीक है। मेथेनोइक, इसको हम फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये कहाँ पर होगा, चींटी के डंक में, दैट इज स्टिंग ऑफ आंट में होगा। और कहाँ होगा, ये मेथेनोइक की बात कर रहे हैं, तो स्टिंग ऑफ आंट के अलावा जो आपका नेटल लीव्स होती हैं, बिच्छू बूटी, उसमें भी होता है, ठीक है। टार्टरिक एसिड की अगर बात करेंगे तो टार्टरिक एसिड कहाँ पर होता है, ये होता है टैमरिंड, जो इमली होती है, जो ग्रेप्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर C। विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज नोन एज पैरेट डांस, तो पैरेट डांस किसको बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का है, कक्सर, सुआ, रौत नाचा या फिर कर्मा डांस। तो अक्सर सुआ कर्म ना करके रात में गेंडियाँ मारते हैं और नाचते हैं, तो गेंडी डांस, कर्मा डांस, रौत नाचा, सुआ डांस, कक्सर डांस। सुआ, हमारे यहाँ पैरेट को, तोते को सुआ बोलते हैं। जैसे कि पहले क्या होता था, गांव में जैसे जाते थे बगीचे वगैरह में, तो जो अमरूद जाते थे, वो गुआवा, तो गुआवा जो नीचे पड़े होते थे, जो मतलब खा रखे होते थे पैरेट ने, तो उसको हम बोलते थे सुआ कटौनी
अब सुआ ने इसको खाया, मतलब कि इसको पैरेट ने खाया है। वैसे मैं छत्तीसगढ़िया नहीं हूँ, लेकिन हमारे यहाँ भी सुआ, मतलब सुआ कटौनी, तो मुझे वहाँ से पता है, सुआ कटौनी बोलते थे, मतलब इसको पैरेट ने खाया, मतलब ये मीठा होगा। विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके खुद का डीएनए और इसके पास राइबोसोम होता है, ये एनर्जी बनाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, एटीपी के फॉर्म में बनाता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसीलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। ये एपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ में इन्वॉल्व होता है। ये आपका दो मेम्ब्रेन होती हैं, जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें एटीपी बनता है, जो बाहर वाली होती है वो पोरस नेचर की होती है। ओके। क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज करता है, क्रोमो कलर प्रोवाइड करता है, ये स्टोरेज करता है। स्टोरेज देखो भैया, एमाइलोप्लास्ट, इलाइयोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, ये फैट को स्टोर करता है, और ये प्रोटीन को स्टोर करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एमाइलो, कार्ब, फैट को और ये प्रोटीन को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। ओके। 159 हु अमंग दी मुगल एम्परर्स बिल्ट बुलंद दरवाज़ा और द लॉफ्ट गेटवे एट फतेहपुर सीकरी? किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था, ठीक है। 1570 के टाइम पे बनाना शुरू किया था। फैट मैन से याद करते हैं, फैट से फतेहपुर, मैन से मनसबदारी, 1571 है, मनसबदारी आता है, ऑप्शन नंबर डी। और बुलंद दरवाज़ा कब बनता है? तो बुलंद दरवाज़ा जो है बनाया जाता है कहाँ पे? विक्ट्री पे। तो ये जो गुजरात में विक्ट्री हुई थी उसको कॉमोमरेट करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। कब बनाया गया था? 1575, 1575 में। 160 एज पर विच ऑफ द फॉलोइंग बैंड एज पर विच ऑफ द फॉलोइंग बैंड द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड एज वेल एज अदर ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स? तो कौन सा कन्वेंशन या प्रोटोकॉल था जिसने कि CFCs को बैन किया था? इट वॉज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1987 में हुआ था। 16 सितंबर को हुआ था, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन डे रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी वियना कन्वेंशन भी आपका ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन को लेके ही है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके। और जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रोकने के लिए था, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को रोकने के लिए हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगर आपसे पूछ ले मिनीमाटा कन्वेंशन, तो मरकरी पॉइजनिंग के लिए था वो। स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के लिए था। बेसल कन्वेंशन जो स्विट्जरलैंड में सिटी पड़ती बासेल, वो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस केमिकल्स को रोकने के लिए था। लेकिन थोड़ा सा डीप तो हो जाता है, लेकिन अगर पूछ ले, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूछा ही है। ओके। पुरंदर दास फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक हैं। ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक किसको बोलते हैं? मैं फिर से बता रहा हूँ, कार्नेटिक म्यूजिक और स्पेस मिशन का जो वीडियो डाले हैं देख के चले जाना। आज 5 क्वेश्चन आए पहली शिफ्ट में, ठीक है। तो कौन है भाई ट्रिनिटी ऑफ कार्न? तो एक तो है एकदम से नाम यार जा रहा है, ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। एक तो हाँ एम दीक्षितर, श्याम शास्त्री, श्याम शास्त्री और त्यागराज, पी त्यागराज, ठीक है। ट्रिनिटी है। फादर समझ गए। और क्वीन मैंने बता दिया, MS सुब्बुलक्ष्मी पहली म्यूजिशियन थी 1998 में जिनको भारत रत्न मिला था, ध्यान रखना है, ठीक है। और अस्थाना विद्वान के नाम से जानते हैं। अस्थाना नर्तकी कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति, जिनकी डेथ हुई अभी, ठीक है, कुछ महीने पहले, तो पूछ सकता है, जो कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से एसोसिएटेड है। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है? सबसे बेस स्ट्रॉन्ग। अच्छा बस मुझे 1 मिनट का टाइम दोगे, ठीक है, कुछ ज़रूरी काम याद आया मुझे अभी, ठीक है, बहुत ज़रूरी है वो, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो ये बस 1 मिनट, ठीक है। तो 162 163 आप करोगे और कोई जाएगा नहीं 164। अगर कोई गया, मैं बता रहा हूँ, मैं क्लास वहीं एंड कर दूंगा, ठीक है। जल्दी बताओ 162 163 जल्दी से।
चलो जल्दी आए वरना चले जाएंगे। अब जाओ यार तुम लोग, इसको जाना है। तुम लोग को पता है यार ये यूपी में, मतलब पता नहीं यूपी में ही है, हमारे कानपुर में ही चोरियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मतलब डर का माहौल है हमारे यहाँ पे। एक सेकेंड। हेलो। चलो भाई तो तुम लोग क्या भी ऐसा है क्या? चलो तो 160, ऐसा पहले तो 162। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है? बेस क्या होता है? बेस जो होता है जो बड़ी जल्दी से लोन पेयर दे दे, बड़ी जल्दी से लोन पेयर दे दे। अब इनमें से सबसे जल्दी से लोन पेयर कौन देगा? जो अच्छा एक तरह से मेटालिक कैरेक्टर दिखाएगा, तो कौन होगा? सोडियम बेरियम, तो कौन होगा बताओ? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। बेस अब लुइस बेस और लुइस एसिड पता है? अच्छा, तुम्हारे यहाँ भी होती चोरी। पीएसपी सर नहीं थे भाई, पीएसपी सर नहीं थे। पीएसपी सर से याद आया, रुको एक सेकेंड। चलो तो हाँ, तो सॉरी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो वीक बेस होता है, एल्यूमिनियम भी, ठीक है, राइट साइड में आएगा। तो बेसिक कैरेक्टर मतलब मेटालिक कैरेक्टर कम होगा तो बेसिक कैरेक्टर भी कम हो जाएगा। बेरियम ऑक्साइड का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, टर्म मांगेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बेरियम ऑक्साइड वुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग दीज। आरएनए में होता क्या है कि जो डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें हमें पता है कि 4 बेस पेयर्स होते हैं, ए टी जी सी, जहाँ पर एडेनाइन थाइमाइन के साथ पेयर करता है, गुआनाइन साइटोसाइन के साथ पेयर करता है। यहाँ पर क्या होता है, थाइमाइन को यूरेसिल रिप्लेस कर ओके, पेयर किसके साथ करता है ये पूछ रहा है, रिप्लेस नहीं पूछ रहा है। तो थाइमाइन के साथ करेगा, ठीक है। बाकी थाइमाइन की एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यस 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 यस, ठीक है समझ गया। तो ये थाइमाइन क्योंकि होता नहीं है तो थाइमाइन की जगह ये डीएनए में पेयरिंग होती है ऐसे, एटीजीसी। आरएनए में तो थाइमाइन होता ही नहीं है, यूरेसिल होता है, तो यूरेसिल पेयरअप करेगा और गुआनाइन के साथ साइटोसाइन ही करेगा। डीएनए का मॉलिक्यूल किसने डिस्कवर किया था? फेडरिक मिशर ने डिस्कवर किया था, और आपको ये पता है वॉटसन और क्रिक ने इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, वॉटसन क्रिक ने। डीएनए कहाँ पर होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है। प्रोटीन कौन सा होता है? हिस्टोन नाम का प्रोटीन होता है जिससे वो बना होता है। 164, नॉट कंसिडर द ट्रिनिटी। ट्रिनिटी कौन नहीं, अभी हमने देखा है, ये नहीं होंगे। द रिकॉर्ड्स ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 ऑफ स्टेट दैट द डेंसिटी हैज़ इंक्रीज फ्रॉम, तो डेंसिटी कितनी सी कितनी हो गई, मतलब 2001 में कितनी थी, 2011 में तो 382 हो गई, तो ये थी 324, ठीक है, 324 थी 2001 में। इन विच ईयर वॉज द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड इंटरकोर्स बिटवीन दी तिब्बत रीजन ऑफ चाइना एंड इंडिया स्टार्टेड। तो कब हुआ था ये इंटरकोर्स, मतलब ये ट्रेड एंड इंटरकोर्स बिटवीन तिब्बत एंड चाइना, बताइए। तो इसी को बोलते हैं पंचशील का सिद्धांत, पंचशील एग्रीमेंट, जिसको ये दोगले चाइना ने जो है नहीं माना। मतलब उसका भी वो क्या किया कि अब नेहरू जी तो उनको लगा कि हाँ यार ठीक है सब कुछ, लेकिन चाइना कुछ और ही। तो मैं ये देख लेना 5 चीज़ें थी इसमें। म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखनी, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन रखना है, नॉन इंटरफ्रेंस रखना है, इक्वलिटी एंड म्यूचुअल एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस रखना है। तो ये हुआ कब था? 1954 में, 1954 में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, 1954। चलो अगला है ये आपका क्वेश्चन, करो जल्दी से। सर आज पूरा दिन सिर्फ जी के ही पढ़ ले, अच्छा सही है। सर आरएनए में कहाँ यूरेसिल होगा, तो यूरेसिल ही तो लगाया है, और क्या नहीं लगाया है, यूरेसिल ही तो लगाया है।
चलो भैया, चलो क्या 334 नहीं, 2001 में 324 था भाई, 324 था 2001 में। चलो भाई, तो यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन किसने बनाया था? किसने बनाया था? सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत करी थी, जो 1921 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया था। इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत करी थी 1875 में, 1875 में अलीगढ़ मूवमेंट। हु वॉज गुलबदन बेगम? गुलबदन बेगम कौन थी? ये थी सिस्टर ऑफ हुमायूं, जिन्होंने क्या बनाया था? इन्होंने कुछ बनाया नहीं था, लिखा था, हुमायूं नामा लिखा था इन्होंने। इट वॉज रिटन बाई हुमायूं नामा, इन्होंने मतलब हुमायूं नामा लिखा था। अच्छा, इसकी जो है ध्यान रखना, अकबर की बायोग्राफी दैट इज़ अकबर नामा, ठीक है। अकबर नामा के 3 वॉल्यूम थे। पहले वॉल्यूम में अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में लिखा है, ठीक है, और दूसरे में अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, रेन के बारे में, और तीसरे उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जिसको कि हम ऐन अकबरी के नाम से जानते हैं। और अच्छा ये बताओ कि जो हुमायूं का टूम्ब है, हुमायूं का टूम्ब, ये किसने बनवाया था? ये इसकी वाइफ ने बनवाया था, जिसका नाम था बेगा या फिर हाजी बेगम, ठीक है। टूम्ब दिल्ली में है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन विच डेट वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का? ऑन विच डेट वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी हेल्ड? तो पहला सेशन कब हुआ था? तो पहला सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का तो 9 दिसंबर 1946 को ही हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में कहाँ स्टैब्लिश किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज, वेलेस्ली, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि इसने सब्सिडिटेंस लाया था 1798 में, ठीक है, 1988 में। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जहाँ से टीपू सुल्तान की डेथ हुई थी, वो भी इसी के टाइम पे हुआ था, और ये जो है कोलकाता में इस्टेब्लिश किया गया था। 171 विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील्स विद द प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग है आपकी परंपरागत कृषि विकास योजना। नॉर्थ ईस्ट, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज नॉर्दर्न मोस्ट ट्रांस हिमालयन रेंज? अब हमें पता है कि हमारे हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ है जब इंडियन प्लेट कोलाइड करी है यूरेशियन प्लेट से, तो यहाँ पर सीरीज़ ऑफ माउंटेन बने, जिसमें ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, ये बने हैं। जिसमें ट्रांस हिमालय में सबसे ऊपर है काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार, ये 3 सबसे पहले आती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार। जहाँ काराकोरम में हमें कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि हिस्पर, बाल्टोरो, बायफो, सियाचिन, ये सब देखने को मिलेंगे, ओके। देन लद्दाख है, देन जंस्कार है, देन यहाँ पर हमें ग्रेट हिमालय। तो यहाँ पर सबसे क्या पूछ रहा है, सबसे ऊपर कौन से? तो सबसे ऊपर काराकोरम रेंज है, सबसे ऊपर काराकोरम रेंज है। देन इस ट्रांस हिमालय के बाद आता है ग्रेटर हिमालय, जिसको हिमाद्री या इनर हिमालय बोलते हैं। इसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर है। यहीं पर आपको हाईएस्ट पीक जैसे कि K2, माउंट एवरेस्ट विद हाइट ऑफ 8848 मीटर, वो सब आपको यहीं देखने को मिलती हैं। देन लेसर हिमालय आता है, जिसको हिमाचल के नाम से जानते हैं, मिडिल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। 4000 मीटर की इसकी एवरेज हाइट है, 4000 मीटर की। और देन आता है आउटर हिमालय, जिसको शिवालिक को ही आउटर हिमालय बोलते हैं, जिसकी एवरेज हाइट 1000 मीटर की है, ठीक है। ये शिवालिक जाके वहाँ पर एब्सेंट हो जाता है नॉर्थ ईस्ट में, और इसकी जगह कौन ले लेता है? दुआर ले लेता है, विच इज़ फिट फॉर टी कल्टिवेशन। ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में ही आपकी जो कश्मीर की घाटी है, दैट इज़ कश्मीर वैली, वो पड़ती है। लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में आपके दून्स पड़ते हैं, जो कि लॉन्गिट्यूडनल वैली होती हैं। सबसे बड़ा दून कौन सा होता है, ये आपको बताना है। प्लस रीजनल डिवीजन भी ध्यान रखना हिमालयाज़ का, जैसे कि इंडस और सतलज के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? तो पंजाब बोलते हैं, IPS, ठीक है। देन सतलज और काली के बीच में जो पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? कुमाऊं, उत्तराखंड का। काली और तीस्ता के बीच में जो पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में जो पड़ता है उसको हम बोलते हैं असम हिमालय। याद रखना, जो रिवर के बेसिस पे जो डिवीजन होता है। किस साल NHRC बना था? 1993, पहले बताया था, ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993। इसका जो टेन्योर होता है चेयरमैन का, वो 3 साल या 70 साल की उम्र का होता है इसमें टेन्योर। पहले ज़्यादा होता था, फिर कम मतलब वो कर दिया गया, ठीक है। पहले 65 होता था, अभी 70 कर दिया गया, ठीक है। डैश हैज़ और हैव बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA, रशिया।
फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया? रशिया से। रशिया से ही जस्टिस के प्रिंसिपल लिए, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी फ्रांस से, और जस्टिस जिसमें सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस है वो हमने रशिया से लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट और यूटीज हैज़ द हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन कंपैरिजन टू इट्स टोटल पॉपुलेशन? तो किस स्टेट और यूटी की हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है? तो इट इज़ दैट ऑफ लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन। एडवोकेट जनरल किस आर्टिकल में है? ना, एडवोकेट जनरल कौन होता है? ये एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल की तरह होता है। अटॉर्नी जनरल कौन होता है? तो महान्यायवादी बोलते हैं। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है कंट्री का। आर्टिकल नंबर 76 में दिया हुआ है इसके बारे में, 4 क्लॉज दिए हुए हैं इसमें। पहले में तो इसकी अपॉइंटमेंट है कि प्रेसिडेंट करता है, फिर इसका यहाँ पे लिखा है कि भाई गवर्नमेंट को लीगल मैटर में एडवाइस करता है, फिर ही हैज़ राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, और ये है ही सर्व्स टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करता है। ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल आता है। अटॉर्नी जनरल के पास बोलने का अधिकार है लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं है। पार्लियामेंट में किस आर्टिकल में आता है ये आप बताएंगे। अब हमें एडवोकेट अटॉर्नी जनरल की तरह, अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है कंट्री का, तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर स्टेट का कौन है? एडवोकेट जनरल। कैसे मिलेगा आर्टिकल? 76 में 89 ऐड कर दो। बताया था तुम्हें 89 और 90 वाली ट्रिक कि 111 तक 89 ऐड करना है और 112 के बाद 90 ऐड करना है। अटॉर्नी जनरल की अगर बात करेंगे, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था आपसे? एक तो पहले कौन थी? MC सेतलवाद थे, MC सेतलवाद। और अभी कौन है करंट में अटॉर्नी जनरल कौन है जरा बताइए। और मैंने क्वेश्चन में खुद ही भूल गया क्या पूछा था मैंने से। हाँ, आर्टिकल नंबर 88 अनुच्छेद नंबर 88 में दिया हुआ है कि इनके पास राइट टू ऑडियंस है, मतलब नॉट सॉरी राइट ऑडियंस बोल रहा हूँ, मतलब राइट टू स्पीक है लेकिन राइट टू वोट नहीं है। क्यों नहीं राइट टू वोट? क्योंकि किसी भी हाउस के मेंबर नहीं। सर GTA 5 खेलते हो क्या? बट अभी खिला देंगे तुमको GTA 5। R वेंकटरमनी, संजय मूर्ति जो लिख रहे हैं ना आप, अनुराग जी, वो कैग हैं अभी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है वो। और RBI के चेयरमैन कौन, अब RBI के गवर्नर कौन है जरा बताइए? तो R वेंकटरमणी है ये। MC सेतलवादी पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन भी थे। वैसे तो मैकुले था प्री इंडिपेंडेंस, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस ये थे MC सेतलवाद। किस स्टेट या यूटी में दीवार आइलैंड है? दीवार आइलैंड आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो भैया दीवार आइलैंड आपका गोवा में। ठीक है, दीवार आइलैंड कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज फर्स्ट यूनियन बजट पोस्ट इंडिपेंडेंस इज गलत कौन सा है? पहले बजट के बारे में। नेहरू समय प्राइम मिनिस्टर थे, बिल्कुल, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। 26 नवंबर 1947 को प्रेजेंट किया गया। येस, इट वॉज प्रेजेंटेड बाई जेम्स विल्सन। इट वॉज, अब देख लो यहाँ लिखा जेम्स विल्सन ने प्रेजेंट किया था, यहाँ चट्टी ने। तो इन्हीं में से कोई होगा गलत, एक सही होगा एक गलत होगा। ये सही है ये गलत है, क्योंकि षणमुखम चट्टी पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे इन्होंने। और तब जनरल बजट और जो आपका रेलवे बजट था तब अलग अलग प्रस्तुत होता था। एक एकवर्थ कमेटी बनी थी 1921 में, उसने अलग किया था। देन विवेक देबरॉय कमेटी 2016 में बनी थी, उसने मर्ज कर दिया था। तो 2017-18 में फिर पहला बजट पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रस्तुत हुआ था जो मर्ज्ड था, रेलवे और जनरल दोनों। कौन सा वेमेन सेंसिटिव बजट था? तो ध्यान रखना 2005 और 6 का जो बजट था ना वो वेमेन सेंसिटिव बजट था वो, यानी महिलाओं के लिए उसमें थोड़े ज़्यादा प्रोविजन से ज़्यादा एलोकेशंस किए गए थे। राजा जयचंद बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? राजा जयचंद किस डायनेस्टी से हैं? तो राजा जयचंद वैसे तो गढ़वाल जो राजपूत डायनेस्टी होती है उससे बिलोंग करते हैं, लेकिन गढ़वाल है नहीं। तो गढ़वाल नहीं है, तो गढ़वाल से जो क्लोजली रिलेटेड थे वो राठौड़ राजपूत रूलर्स थे। चौहान नहीं, चौहान का दिल्ली में रूल था। और ध्यान रखना दिल्ली में तो रूल था, लेकिन दिल्ली में सबसे पहले अगर किस रूलर किस राजपूत डायनेस्टी का रूल था, से फिर ओवरऑल भी तोमर का था, अंगपाल तोमर थे। देन चौहान आए थे वहाँ पे, ठीक है। देन वहाँ पर फिर इस्लाम रूल स्टैब्लिश हुआ। परमार की अगर बात करें तो परमार ये जो मालवा का रीजन है, जो मालवा रीजन है वहाँ से बिलोंग करते हैं परमार्स, ठीक है। और सोलंकीज़ ये जो गुजरात वाला थोड़ा सा साइड है वहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, सोलंकीज़। ओके चलो अगला है कैडमियम पॉल्यूशन कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड एम्फिसेमा। विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज और आर प्राइमरली अफेक्टेड इन एम्फिसीमा? तो एम्फिसीमा में क्या इफेक्ट होता है आपका? किडनी, लंग, लिवर या हार्ट? बताइए सर। आप मालवा से? हाँ मालवा से, हमारे जो पूर्वज वगैरह हैं वो सब मालवा से ही थे। चलो भाई, तो लंग्स होगा इसका सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
हाँ, विक्रमादित्य परमार को आप रिकॉल कर सकते हैं 57 BC, जहाँ से विक्रम संवत की शुरुआत हुई। लंग सही है, बिल्कुल सही है। चलो, द पोजेज इन विच द क्लासिकल डांस फॉर्म आर कॉल्ड करनास। तो किस में ये करना करके होता है, किस पर्टिकुलर क्लासिकल डांस में आपको पोजेज देखने को मिलेंगे जिनको कि हम करना के नाम से जानते हैं? सर एम्फिसिमा नहीं, हार्ट का नहीं होता है, एम्फिसिमा आपका लंग्स का होता है। और लंग्स में ध्यान रखना, लंग्स में जो आपकी आर्टरी और वेन जानती हैं उनको पल्मनरी बोलते हैं। पल्मनरी आर्टरी कैसा ब्लड लेकर जाती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, ठीक है। और पल्मनरी वेन ऑक्सीजनेटेड, वो एक्सेप्शन होता है। वैसे आर्टरी ऑक्सीजनेटेड कैरी करती है, वेन डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती है, लेकिन पल्मनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती है और पल्मनरी वेन ऑक्सीजनेटेड कैरी करती है। चीज़ आपको ध्यान रखना, आंसर इसका भरतनाट्यम होगा। बैठा खींची कहाँ पर होता है? इस पूरा TCS वाला पैटर्न है। बैठा खींची आपका लावणी में होता है। पंडावनी मैंने बताया था तीजन बाई वाला छत्तीसगढ़ वाला ही है, ठीक है। लावनी, लेजिम, ए कोली वड़ा पाव लाना, ठीक है। ढंग का इस तरह से मैंने पूरा देखा था ना, लावनी, लेजी, लेजिम डांस, कोली डांस, पावडाव डांस, ठीक है, ढांगारी डांस, मौनी डांस, गफा डांस, ये सब कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं ये सब, ठीक है। कहाँ के? महाराष्ट्र के। कई सारी मूवीज़ में भी इनको दिखाया गया है, ठीक है, लावणी वगैरह को। चलो 183, विच द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज़ द हाईएस्ट वेवलेंथ। तो वेवलेंथ यानी कि जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक किसकी है? चुंबकीय तरंग की। तो यहाँ पे देखिए आप, हम इसको ऐसे याद करते हैं, कैसे याद करते हैं? रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेज एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गामा रेज। तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है या फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है या एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होगी? रिच मैन इन, तो माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स नहीं तो माइक्रोवेव्स होगा, सिंपल। एक्सरेज की डिस्कवरी किसने करी थी? विलियम, किसने करी थी बताओ? रॉन्टजन ने करी थी, ध्यान रखना। इंफ्रारेड रेस की डिस्कवरी किसने करी थी? इंफ्रारेड की अगर बात करेगा तो उसकी करी थी विलियम हर्शल ने। किसने? विलियम हर्शल ने। माइक्रोवेव्स की किसने करी थी? तो माइक्रोवेव्स की करी थी स्पेंसर, पर्सी स्पेंसर ने। गौर मारिया कहाँ का है? गौर मारिया छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। गौर मारिया कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। यहाँ की अगर बात करें गुजरात की तो क्या क्या है? गुजरात का क्या क्या है? डांडिया, महिषासुर और जो दुर्गा जी उनके बीच की फाइट दिखाता है, ठीक है। गरबा, टिप टिप बरसा पानी, टिप्पणी, ठीक है। सिद्धि धमाल, भवई, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। और छत्तीसगढ़ का है गौर मारिया। और वेस्ट बंगाल में जैसे गंभीर, गौतम गंभीर KKR के कैप्टन थे, कोलकाता नाइट राइडर्स के। पुरुलिया छऊ, ओके। बॉल डांस काफ़ी फेमस है, बॉल डांस, ओके। 185, HCFC 141b is one of the most powerful ozone depleting chemicals and chlorofluorocarbons. What is the full form of HCFC? It stands for हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर B। HFCs को ही एलिमिनेट करना था जो हमने टारगेट रखा था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, क्योंकि ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस होते हैं। ओजोन की थिकनेस हम किस में मेजर करते हैं? डॉप्सन यूनिट में, ठीक है। बताते हैं अभी, अब आरिफुल काजी बता रहे बिरू को, देखो पता चल गया होगा, ठीक है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड क्या होते हैं? जो प्रोटीन अमीनो एसिड से ही बनते हैं। अमीनो एसिड दो तरह के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, ठीक है। एसेंशियल में आपके आते हैं 9, नॉन एसेंशियल में आते हैं 11। और हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनालालानीन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन, वालिन, ये सब एसेंशियल होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती है। बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज ऑन इट्स ओन। नॉन एसेंशियल खुद से सिंथेसाइज कर लेती है। तो इसमें पूछ रहा है इज अ नॉन एसेंशियल, तो प्रोलीन इज अ नॉन एसेंशियल। अब देखो यहाँ लिखा होगा प्रोलीन, ठीक है, प्रोलीन इज अ नॉन एसेंशियल। वीकेस्ट एसिड कौन सा इसमें से?
परक्लोरिक एसिड है, एथेनोइक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक है, नाइट्रिक है। तो मिनरल एसिड जो होते हैं, जो मिनरल से बनते हैं, वो स्ट्रॉन्गर होते हैं जनरली, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक एसिड। अब एथेनोइक ऑर्गेनिक है, ठीक है, नाइट्रिक और अगर आप देखो तो हाइड्रोक्लोरिक, ये मिनरल है और इसमें से आपका नाइट्रिक स्ट्रांग होता है, सॉरी वीकेस्ट पूछा है, सॉरी वीकेस्ट पूछा है, तो एथेनोइक हो जाएगा, ठीक है। परक्लोरिक एसिड हो जाए आपका HCl हो गया, और नाइट्रिक एसिड दैट इज़ जो HNO3 हो गया। तो ये सब आपके होते हैं मिनरल एसिड, बाकी ये आपका ऑर्गेनिक होता है। ये क्या होता है, HClO4 होता है ये। 188 ट्रेडिशनल फोक म्यूजिशियंस मंगनियार एंड लंगा आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो मंगनियार जो है, जो कमाइचा ट्राइब होती है ना, वो इसको बजाती है मंगनियार, ठीक है। मंगनियार, कमाइचा मतलब इंस्ट्रूमेंट है जो मंगनियार्स बजाते हैं, राजस्थान के होते हैं ये, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी, एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, उसको क्या बोलते हैं, उसको नीश नहीं बोलते। नीश क्या होता है, इकोलॉजिकल नीश होता है हैबिटेट और हैबिट, मतलब हैबिटेट मतलब जो स्पीशीज़ जहाँ पे रह रहा है, हैबिटेट, और वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, ओके, दैट इज इकोलॉजिकल नीश। इट वुड बी यूरीथर्मल, थर्मल का मतलब टेम्परेचर होता है, हेलाइन का मतलब होता है सॉल्ट, ये रूट वर्ड होता है सॉल्ट के लिए, ठीक है, सॉल्ट का रूट वर्ड होता है हेलाइन। ज़ेरो किसका होता है, ड्राइनेस के लिए, जैसे ज़ेरोफाइट्स क्या होते हैं, वो प्लांट जो कि बहुत ही ड्राई कंडीशन में रहते हैं, उनको ज़ेरोफाइट्स बोलते हैं। द डिजीज़ ज़ेरोप्थैल्मिया इज़ कॉज ड्यू टू, तो देख चुके हैं, ए से होती है, बाकी सब देख चुके हैं, ठीक है। SDG कितने गोल हैं, अच्छा पूछा, नीति आयोग हैज़ कंस्ट्रक्टेड SDG इंडिया इंडेक्स, बिल्कुल नीति आयोग लाता है SDG इंडेक्स, स्पैनिंग अक्रॉस 13 out of 17 SDGs as prescribed by UNO. Which of the following SDG goals of UNO is left out in the SDG index? कौन सा लेफ्ट आउट है, तो 12वें नंबर का जो है ना, वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये जो 12वें नंबर का है, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन प्रोडक्शन। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर रेडियो फ्रीक्वेंसी टू ह्यूमंस, इन विच कैटेगरी ऑफ कार्सिनोजेंस फ्रीक्वेंसी मोबाइल आर केप्ट। तो मोबाइल को किस फ्रीक्वेंसी में रखा गया है इसमें, ग्रुप 4, ग्रुप 2B, ग्रुप 2A या फिर ग्रुप 3? तो इसमें रखा गया है ग्रुप 4 में, ठीक है। एक सेकेंड, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑफ मोबाइल आर केप्ट, आई थिंक 2B होगा इसका, ठीक है। कार्सिनोजेंस में मोबाइल फ़ोन्स सबसे उसमें तो नहीं आएंगे, ग्रुप 4 तो नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 2B होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर B। द इंसेप्शन ऑफ सांची एज अ सेक्रेट सेंटर वॉज एट्रीब्यूटेड टू मॉडर्न एम्पर किंग अशोका इन दी। तो ये आपसे सेंचुरी में बात हो रही है, तो भैया 261 BC में इनका युद्ध हुआ था, कलिंग वाला, ठीक है। तो 261 BC का मतलब क्या हो गया, 3rd सेंचुरी BC, तो उसी टाइम पे होंगे। कोई ऐसा तो है नहीं कोई 2-2 सेंचुरी तक रहता है, 200 साल तक जीता है, ठीक है। 3rd सेंचुरी BC उसी के आसपास बना, क्योंकि सांची स्तूपा अशोक 261 BC में बेरी घोष को रिप्लेस किया धम्म घोष से, तो उसी के बाद। अब अशोका के जरा बताइए, कलिंग वॉर किस उसमें है, इंस्क्रिप्शन में, किस रॉक कट इंस्क्रिप्शन में? इंस्क्रिप्शन इनके किसने डिसाइफर किए थे? 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने किए थे, जो 1838 में पब्लिश हुए थे, जेम्स प्रिंसेप 1837। और 14 इनके मेजर रॉक एडिक्ट हैं, 7 मेजर पिलर एडिक्ट हैं। कलिंग इसमें 13वें नंबर पे मेंशनड है, 13th वाले पे मेंशनड है, ठीक है। दूसरे वाले में मेंशनड है कि जानवरों वगैरह को नहीं मारना है, ओके, ठीक है। और अशोक गुप्ता किसकी हेल्प से राजा बने थे? राधा गुप्ता। सुसीमा इनके भाई का नाम था, और बिंदुसार इनके फादर का नाम था। बिंदुसार ने एंटियोकस वन ऑफ सीरिया से ड्राइड फिग्स यानी अंजीर, फिलोसोफर और वाइन मंगाया था, ठीक है। इन विच ईयर डिड जयप्रकाश नारायण एस्केप फ्रॉम हजारीबाग प्रिजन एंड ज्वाइन क्विट इंडिया मूवमेंट? किस साल ज्वाइन किया भैया? 40 में तो स्टार्ट ही नहीं हुआ था क्विट इंडिया, 41 में भी नहीं हुआ था, 42 में तो स्टार्ट ही हुआ था वो। जयप्रकाश नारायण ने ही, आपको पता होना चाहिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी 1934 में, 1934 में। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नारायण देव, मीनू मसानी, इन लोगों ने। CPI कब बनी थी? 1920 में बनी थी, ताशकंद उज़्बेकिस्तान में। देन 1924 में कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, और 1925 में फॉर्मलाइज हुई थी जाके आपकी CPI। कौन फाउंडर था CPI का, जरा बताओ? CPI के फाउंडर थे MN रॉय। और किसान सभा कब बनी थी? 1936 में, 1936 में, सहजानंद सरस्वती।
इंडियन बिजनेस कम्युनिटी 1927 में क्या बनाया था? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की बनाई गई थी 1927, जहाँ जीडी बिरला और टाटा वगैरह इन सब ने मिल के, जो इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन थे, उन्होंने इसका गठन किया था, इंडियन बिजनेस सॉरी फिक्की का। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है। आई बी एस आई थर्ड शिफ्ट हलवा आ गई, अच्छा। चलो सही है यार, हलवा लगी लोगों को। चलो, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग इन द विधानसभा? तो कौन करेगा? जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, पीठासीन अधिकारी होगा, वही करेगा। स्पीकर करेगा, सिंपल, ठीक है। प्रोसीडिंग्स और डिबेट्स को रेगुलेट जो पीठासीन अधिकारी होगा। अब आते हैं कैग पे। 149 जो है किससे डील करता है? तो जो कैग है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, जिसको कि हम गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स के नाम से जानते हैं, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। ये 148 से 151 तक है। 148 में कैग ऑफिस के बारे में दिया हुआ है, इसकी ड्यूटीज़ दी हुई हैं, फॉर्म्स ऑफ अकाउंट दिया हुआ है, ये 150 है। ये अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है, 151 है। ड्यूटीज़ एंड पावर्स लिखी हुई हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है इसकी। अभी कौन है? संजय मूर्ति हैं, ठीक है। और गाइड एंड फिलोसफर होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, जिसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। कौन सी कमेटी होती है? जो 1951 में बनी थी, 1951 में, जिसमें 30 सदस्य होते हैं और सारे लोकसभा से होते हैं। बताओ जरा उसका नाम, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो कौन सी होती है आपकी? एस्टिमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति जिसको हिंदी में बोलते हैं। इन अ प्रोडक्शन फंक्शन विच द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन फलन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? तो जो ये होती है आपकी सर्कुलर इकोनॉमी, तो उसमें हमें पता है कि यहाँ अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो देखो, लैंड देता है हाउस होल्ड, ये लो ज़मीन ले लो, ठीक है। जो मान लो मुझे कोई धंधा करना है, मुझे ज़मीन चाहिए, मुझे लेबर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, और मुझे अपनी एंटरप्रेन्योरशिप लगानी पड़ेगी, ठीक है। उस ज़मीन में मुझे क्या भरना होगा? रेंट देना होगा, लेबर को पैसा देना होगा, वेजेस, तनख्वाह। कैपिटल पूंजी लिया है, उसमें ब्याज भरना होगा, और उसमें मेरा प्रॉफिट होगा जो मैं अपनी काबिलियत लगाऊंगा उसमें। तो इनको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। तो वही पूछ रहा है, नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो लोग पहले पढ़े हुए मुझसे उन्हें रटा हुआ, उनके लिए एकदम हलवा सवाल है एकदम, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या नहीं है इसमें? कैपिटल है, लैंड, लेबर, आउटपुट नहीं है ये, ठीक है। और सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में लीकेज क्या होता है और इंजेक्शन क्या होता है? पता नहीं पूछेगा कि नहीं पूछेगा, लीकेज और इंजेक्शन। तो लीकेज होता है कि अगर पैसा निकल जाए, जैसे आदमी कोई सेव करने लगे, या गवर्नमेंट टैक्स ले ले, या अगर हम कुछ इम्पोर्ट कर लें। तो इंजेक्शन क्या होता है? अगर गवर्नमेंट कुछ अपने से डाल दे, स्पेंड कर दे, या हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे कुछ सामान को, तो पैसा और आ जाएगा। इम्पोर्ट कर रहे हैं तो पैसा बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से। इन विच ईयर वॉज दी ऑल इंडिया किसान सभा प्रेजेंट? ऑल इंडिया किसान सभा 1936, सहजानंद सरस्वती, याद करो। 200 में आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज कुड कंटिन्यू टू मेंटेन देयर होल्ड ओवर कन्नौज टिल द एंड इन द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल? त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश अंत तक कन्नौज पर अपना नियंत्रण बनाए रख सका? पाल, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार या चोल? तो आखिरी तक बनाए रखा गुर्जर प्रतिहार। अब हमने देखा था राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार के बीच में लड़ाई चल रही थी कन्नौज के लिए, लेकिन गुर्जर प्रतिहार ने थोड़े टाइम तक यहाँ पर, मतलब ऐसा डिसाइसिव नहीं था कि नहीं, इन्होंने पूरी वो कर लिया था, लेकिन हाँ, गुर्जर प्रतिहार ने काफ़ी टाइम तक अपना स्वामित्व स्थापित करके रखा था कन्नौज में। अब 200 में आपने कितना स्कोर किया ये बताइए, और आखिरी के 50 क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। खटाखट खटाखट खटाखट, अब आएगा असली मज़ा, ठीक है। सर खाना खा लेते हैं, 2 से 3 मिनट का टाइम दे दो। ना 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 बेटा, ऐसे कैसे टाइम, ऐसे कैसे तुमको टाइम दे दें? जब हम नहीं खाएंगे तो तुम कहाँ से खाओगे? क्यों? हमने नहीं खाया और तुम खाओगे? इतने हिम्मत तुम्हारी? चलो भैया। विधानसभा कैन आस्क द प्रेसिडेंट टू क्रिएट और डिसॉल्व द विधान परिषद इफ इट हैज़ अ मेजॉरिटी ऑफ, अगर मेजॉरिटी है 2/3 की,
तो वो क्रिएट या डिसॉल्व करने के लिए बोल सकता है, लेकिन वो करेगा कौन? पार्लियामेंट्री विधान परिषद दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट या अबॉलिश कर सकता है, एंड दैट टू विद अ सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत से। मतलब विधानसभा स्पेशल मेजोरिटी से बोलेगा ए पार्लियामेंट या फिर प्रेसिडेंट, सुनो हमारे लिए क्रिएट कर दो या अबॉलिश कर दो, कुछ तो कर दो, तो वो स्पेशल चाहिए, लेकिन वो काम कौन करेगा? पार्लियामेंट ही करेगा, लेकिन सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। नहीं, उसके लिए अमेंडमेंट करने कॉन्स्टिट्यूशन में की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में कितने राज्य हैं जहाँ विधान परिषद दैट इज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल है? तो ऐसे 7 राज्य हैं जिनको हम कबूतम के नाम से जानते हैं। कर्नाटक, आंध्रा, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, यानी कि ऐसे 7 राज्य हैं जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर रखते हैं, द्विसदनीय विधानमंडल। लिटरेसी रेट क्या है लक्षद्वीप का? तो 94% तो केरल का ही था, और उससे कम ही 91.85% 2011 के सेंसस के हिसाब से। इन द जब्ती सिस्टम, जब्ती को ही बोलते हैं 10 साला, यानी 10 साल के बेसिस पे आपकी लैंड को टेस्ट किया जाएगा कि, और फिर आपको उसको कैटेगराइज किया जाएगा कि इस कैटेगरी में फॉल करती है। बंजर मतलब खेती के लिए बेकार है, सब मतलब ऐसे समझ लो। पुलाज सबसे अच्छी है जिसको कभी फैलो यानी खाली नहीं छोड़ा जाता है। देन परौती 1 से 2 साल खाली छोड़ा जाता है। चाचर 3 से 4 साल खाली छोड़ा जाता है। बंजर एकदम बेकार है, ठीक है। तो पुलाज इसका सही आंसर होगा 204, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि दास वाला सिस्टम या जब्ती सिस्टम कौन लेके आया था? तो टोडरमल लेके आया था, जो उसका फाइनेंस मिनिस्टर था, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर था वो। 10 साला सिस्टम, ठीक है। कब इंट्रोड्यूस किया गया था अगर पूछ ले तो क्या कहोगे? 1580 के टाइम पे आया था, ठीक है। वैसे ईयर तो नहीं पूछता है। चलो भाई आगे है, और यही आपका शेरशाह सूरी से इंस्पायर्ड था। शेरशाह सूरी ने रुपया करेंसी चलाई थी। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनाई थी। जीटी रोड के बीच बीच में सराई बनवाए थे। लैंग्वेज प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में कैसे चलेगी? अंग्रेजी में चलेगी। 348 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 348 में। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो हाई कोर्ट है वहाँ इंग्लिश में चलेगी, या फिर वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है, जो भी गवर्नर बोलेगा वहाँ का, उसकी रीजनल लैंग्वेज में भी चल सकता है। जैसे कर्नाटक में कन्नड़ में है ना, तेलुगु में चल सकती है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, तो इस तरह से भोजपुरिया में चल सकती है। क्यों? 348 में। 343 में क्या लिखा हुआ है? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। 344 में लिखा है कि राष्ट्रपति एक कमीशन बना सकता है, लैंग्वेज कमीशन, ये लिखा हुआ है। ये सब पार्ट नंबर 17 के आर्टिकल्स हैं, ठीक है। लैंग्वेजेस से बात करते हैं ये। व्हाट द सेक्स रेशियो पुडुचेरी? तो सेक्स रेशियो इंडिया का 943 था 2011 में। हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरल का था 1084, और लोएस्ट था हरियाणा का 879, दैट इज 879, ठीक। यूटी में हाईएस्ट अगर बात करें पुडुचेरी 1037, और लोएस्ट अगर बात करेंगे सेक्स रेशियो तो कहाँ है यूटी में? अगर बात करें जल्दी बताओ। दमन और दीव में। लड़कियों का दमन होता है यहाँ पर, ऐसे याद कर लो। अब तो दमन और दादरा मर्ज हो चुका, लेकिन तब तो अलग ही था, ठीक है। हाईएस्ट कहाँ पे था? पुडुचेरी 1037। जीएसटी क्या है? तो पहले तो ध्यान रखना, जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, और एक इनडायरेक्ट टैक्स से पहले भी देख चुके हैं हम। कौन से चैप्टर में? पार्लियामेंट के बारे में लिखा हुआ है ना। पार्लियामेंट के अगर बारे में बात करें तो पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। पार्ट 5 में 5 चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर में पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ कर लो, तीसरा, चौथा और 5वां। पहला है आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में, जिसमें 52 से 78 है, 52 to 78। देन 79 to 122 है पार्लियामेंट के बारे में। देन 123 है ऑर्डिनेंस, सिर्फ एक ही आर्टिकल में, और इसमें है आपका 124 से 147 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, और 148 से 151 है कैग के बारे में, जो 5वें चैप्टर में आता है। 5th पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के 5th चैप्टर में आता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस? निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की दाहिनी तटवर्ती सहायक नदी है? इंडस की। ले इंडस का पूरा सिस्टम। तो कहाँ से निकलती है इंडस? लेक मानसरोवर के पास से। यहाँ पर चेमा युंगदुंग नहीं बेटा, क्या चेमंगदुंग नहीं है, ये बोखारचू, वहाँ से तो निकलती है ब्रह्मपुत्र। बोखारचू ग्लेशियर से निकलेगी, सिंगी खंबान नाम होगा, निकलेगी ऊपर से श्योक ज्वाइन कर रही है, गिलगिट ज्वाइन कर रही है, श्योक गिलगिट, ठीक है। हुंजा ट्राई पड़ती है यहाँ पर, हुंजा, ठीक है। हुंजा यहाँ पर ट्राई पड़ती है, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। ये नुब्रा है, बाकी सब नीचे। जंस्कार नीचे से ज्वाइन कर रही है,
ठीक है। अब पूछा क्या था, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये इंडस ऐसे जा रही, इसका लेफ्ट ऊपर होगा, ऊपर से राइट नीचे से होगा, तो नीचे से कौन ज्वाइन करती है, झेलम, चनाब, रवि, ब्यास, सतलज, जस्कर भी करती है लेकिन छोटू सी है वो, ठीक है। झेलम का पुराना नाम क्या है, वितास्ता, इसका अस्किनी, इसका पुरुषनी, इसका विपाशा, इसका शतुद्री। कहाँ से निकलती, वेरीनाग से, बारालाचला से, ये रोहतांग से दोनों निकलती हैं। ये कहाँ से निकलती, मानसरोवर के पास में राकस लेक पड़ता है। और इंडिया में कहाँ से एंटर करती है, ये इंडिया में शिपकीला दर्रे से, शिपकीला पास एंटर करती है। सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, लार्जेस्ट कौन सी है, चनाब है लार्जेस्ट सबसे इंडस की, ठीक है। और ये अरेबियन सी में अपने पानी को ड्रेन कर देती है। अब यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी पूछ सकता है, क्योंकि अभी 1960 में साइन तो हुई थी, लेकिन आपको पता है 2025 में इसको हटा दिया गया है। वो इंडिया बाहर निकल आया है जब से 22 अप्रैल पहलगाम अटैक हुआ था, आपको पता है, उसी के चलते इंडिया बाहर निकला है। अब इसमें वेस्टर्न रिवर्स और ईस्टर्न रिवर करके पूछता है, क्या होता है समझना। तो इंडस, झेलम और चनाब ये वेस्टर्न रिवर्स हैं। इसका 80% पाकिस्तान, 20% इंडिया को मिला करता था, ये वेस्टर्न है। और रावी, ब्यास, सतलज ये ईस्टर्न हुआ करती थी, ठीक है। इसमें 80% इंडिया और 20% पाकिस्तान था। आर्टिकल 21 किससे डील करता है, राइट टू वोट, ये तो है ही नहीं, ये तो राइट है ही नहीं, तो लीगल राइट है आर्टिकल नंबर 300A में। और ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, यस, ऑप्शन नंबर बी देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश का थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है, तो रिहांद किसकी ट्रिब्यूटरी है, सोन की। सोन कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। अमरकंटक से एक और कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा निकलती है, नर्मदा भी निकलती है। तो अमरकंटक कैसा ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है। सोन की ट्रिब्यूटरी रिहांद, और रिहांद आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है यूपी में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तालचेर कहाँ है, तालचेर है उड़ीसा में। 211 लो, कौन सा अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, लो 42 को बोलते हैं। बहुत सारे अमेंडमेंट किए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया था, प्रेसिडेंट पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को बाइंडिंग कर दिया था 42nd अमेंडमेंट ने ही। लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, सबसे कम जहाँ पर पॉपुलेशन देखने को मिलती है या फिर मिली 2011 में, तो इट वॉज दिबांग वैली। कहाँ है दिबांग वैली, अरुणाचल में भाई, अरुणाचल में। और सबसे हाईएस्ट अगर पूछ लेगा तो थाने है, मुंबई की थाने डिस्ट्रिक्ट, ठीक, क्लियर, आगे बढ़ते हैं, चलो। द नेक्स्ट वन इज 213। द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में उसको करने के लिए 100 जोड़ देते हैं, ठीक है, 273 जोड़ देते हैं, मतलब डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए 273 जोड़ देते हैं, ख़त्म, ठीक है, चलो। विच इज़ नॉट अ परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इनमें से परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है, विच इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, बताइए। परक्यूशन मैंने बताया था कि उसको उसकी बॉडी को पीटना पड़ता है तब वो बचता है, तो नहीं है पूछ रहा है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ना, कहाँ है भैया, एक सेकेंड, सिंबल है आपका टिम्पनी, हार्प नहीं है, ठीक है, हार्प। फोटो तो लगाई दी यार मैंने, कहाँ गई फोटो, ये रही फोटो, ठीक है, ये हार्प है। ये यहाँ पर देख रहे हो स्ट्रिंग्स हैं इसमें, तो ये तंतु वाद्यंत्र है, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है ये, ठीक है, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है, चलो। और वो लड़का था, ठीक है, हाँ। कुचिपुड़ी इज़ वन ऑफ द मेजर डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया, ओरिजिनेट फ्रॉम कुचिपुड़ी। सब बेसिक हैं यार, अब देख रहे हो एकदम ख़त्म है। थॉमस एल्वा एडिशन बल्ब की खोज करी थी 1888 में, कहाँ से थे, तो जर्मन थे ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी लद्दाखी डांस दैट गॉट इट्स प्लेस इन द गिनीज, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस लद्दाखी डांस को यहाँ पर जगह मिली, तो ये मिली शॉन्डॉल को, ठीक है, शॉन्डॉल डांस है, शॉन्डॉल, ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एन इंडिकेटेड टू डिटेक्ट एसिड और बेस, किसको हम यूज़ नहीं करते हैं, चलो। तो किसको यूज़ नहीं करते हैं, नमक को नहीं यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, टर्मरिक बता दिया था, लिटमस पेपर यूज़ करते हैं, फेनोप्थलीन को भी यूज़ करते हैं। फेनोप्थलीन क्या करता है, फेनोप्थलीन ये कलरलेस रहता है, ये एसिड में, एसिडिक सोल्यूशन में, और बेस में पिंकी हो जाता है ये बेस में, ठीक है। और ऐसा एक और होता है, उसका नाम क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज, क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। उसके साथ पता है क्या होता है, उसके साथ ये होता है कि अगर वो एसिड है तो रेड होगा, और अगर बेस है येलो, मतलब येलो कलर होगा, ठीक है। 219 व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लार्ज प्लग्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट यूज इन कार्नेटिक
क्लासिकल म्यूजिक एंड मेड फ्रॉम द जैकवुड ट्री। अगेन ये एकदम सीधा एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया ही है, ठीक है। तो वही टीसीएस का ही पूरा बना हुआ है क्वेश्चन बैंक, सरस्वती वीणा ही है, ठीक है। सरस्वती वीणा ये जैकवुड ट्री से बनता है, ये मैंने सब पढ़ा रखा है भैया ये सब, ठीक है। जो लोग बैच में होंगे सब पता होगा, ठीक है। वो अमंग द फॉलोइंग इज रिवर्ड एज फादर ऑफ इकोलॉजी। अब इकोलॉजी टर्म किसने दिया था ये बताओ पहले तो, और कब दिया था ये भी पूछेगा आपसे। एंड इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था? फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा को बोलते हैं। ये 1866 में अर्नस्ट हैकल ने यूकोलॉजी टर्म दिया था, यूकोलॉजी, ठीक है। किसने? अर्नस्ट हैकल ने। इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था? टांसले ने दिया था, ठीक है। 2-2-1 आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ लिवर वर्ट। अब कायदे समझ लो जरा, यहाँ पे आ जाओ जरा तुम, ठीक है। थोड़ा पानी पी लें फिर बताते हैं। अब यही बस एक आखिरी है जिसमें आपको थोड़ा सा डिटेल में समझना है, बाकी खत्म है। ये हैं प्लांट्स, ठीक। प्लांट जिनमें वेल डिफरेंशिएट बॉडी पार्ट नहीं होते हैं, थैली की तरह सब फैला होता है, थैलोफाइटा। इनको हम एल्गे भी बोलते हैं। एल्गे अलग अलग तरह के होते हैं। हरे वालों को बोलते हैं क्लोरोफाइके, भूरे वालों को बोलते हैं फाइयोफाइके, और लाल वालों को बोलते हैं रोडोफाइके। क्लोरोफाइके यानी कि ग्रीन एल्गे। इसके एग्जाम्पल कौन थे? नोट करना, नहीं पता है। क्लैमिडोमोनास, स्पाइरोगैरा, वॉलवॉक्स, उलाथ्रिक्स, उल्वा, कारा, ये सब एग्जाम्पल होते हैं ग्रीन के। देन अगर बात करेंगे रेड का एग्जाम्पल कौन होता है, तो रेड में आपका ग्रासिलेरिया होता है, जिससे अगर जली, ध्यान रखना, अगर जली जो होती है वो रेड एल्गे से ही बनती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे ग्रासिलेरिया हो गया आपका, और एक कॉन्ड्रिया करके होता है, ये सब रेड एग्जाम्पल की। ग्रासिलेरिया, जेलीडियम से बनती है अगर जेलीडियम। ब्राउन में क्या होता है? ब्राउन में सेरगैसम होता है, कैल्प होता है, लेमिनेरिया होता है, जिनको खा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं ब्राउन में। क्लियर हो गया? लाइकेन आपका इसी थैलोफाइटा से है, जो एक पर्पल कलर का होता है। अब अगर वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट हैं, रूट शूट है, तो अगर वस्कुलर टिश्यू नहीं है, जाइलम फ्लोएम, तो ब्रायोफाइटा हो गए। ब्रायोफाइटा, इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, क्योंकि ये ज़मीन और पानी दोनों में रहते हैं। पानी में इसलिए रहना पड़ता है बिकॉज पानी क्या करता है, इनके मेल वाले पार्ट को फीमेल के पास ले जाने में हेल्प करता है, इसलिए इनको पानी में रहना पड़ता है मजबूरी में। तो ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि मोजेस, फ्यूनेरिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट, ठीक है। BMW, ठीक है। तो लिवरवर्ट, लिवर ख़राब हो जाएगा जब बहुत हॉर्न मारोगे BMW में, ठीक है। क्लियर है? कौन मारता है? रिंकिया के पापा मारते हैं, तो रिकिया भी इसी से होगा। अगर वस्कुलर टिश्यू हैं तो फिर तुमको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। अगर तुम सीड प्रोड्यूस नहीं करते हो का मतलब पता है क्या हुआ, यानी कि इसमें ये हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इनको हम क्रिप्टोगैम्स के नाम से जानते हैं। क्रिप्टोगैम्स, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, टेरिडोफाइटा बोलते हैं इनको। इसमें कौन आते हैं? तो इसमें होता है जो हनुमान जी जड़ी बूटी लेके गए थे लक्ष्मण जी के लिए, वो इसी में आती है। जी हाँ, ठीक है, इसी में ही आती है वो। तो इसमें किसका है? यस रिप्रोडक्शन, बिल्कुल रिप्रोडक्शन के लिए। टेरिडोफाइटा की अगर बात करेंगे तो टेरिडोफाइटा में तो एक तो वो हो गया आपका, और क्या हो गया? मर्सीलिया, मर्चेंटिया इसमें आता है सर, मर्चेंटिया इसमें आता है, इसमें आएगा मर्सीलिया, ठीक है। और क्या आएगा? और आएगा आपका हॉर्स टेल टेरिडोफाइटा में, ठीक है। सबसे पहले जो टेरेस्ट्रियल प्लांट थे वो टेरिडोफाइटा ही थे। प्रोड्यूस सीड्स, जो सीड प्रोड्यूस नहीं करेंगे टेरिडोफाइटा, जो करेंगे उनको फैनरोगैम्स बोलेंगे। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दोज हु बियर नेकेड सीड्स। नेकेड सीड होती है मतलब खुला सीड होती है, उनमें कोई कवरिंग नहीं होती। बुल्ला फैमिली से होते हैं, लोग जिम जाते हैं ना इसलिए। तो जिम कौन जाता है? सॉरी, रिंकिया यहाँ पे नहीं आएंगी, हाँ नहीं, रिंकिया यहीं पे आएंगी, ठीक है। तो जिम कौन जाता है? तो देवदास टाइप के लोग होते हैं, देवदार, ठीक है। वो क्या जाते हैं? काएँ करते हैं,
कहाँ पे? जिम में जाके। क्यों? बहुत पी लेते हैं इसलिए। तो देवदार, पाइन्स, कायकास, ये सब इसी से, जिम्नोस्पर्म से। जितने भी कॉनिफर्स होते हैं वो सब इसी से बिलोंग करते हैं। देन जिनमें होता है सीड की कवरिंग होता है उनको एंजियोस्पर्म बोलते हैं। देन फर्दर डिवाइड होते हैं मोनोकॉट, सिंगल कॉटिलेडॉन और डाइकॉट में। एक चीज़ ध्यान रखना, मोनोकॉट में कभी भी ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि इनका जो पूरा वो वस्कुलर बंडल होता है बड़ा फैला टाइप होता है। तो मोनोकॉट में ध्यान रखना, कभी पूछ सकता है क्वेश्चन कि कभी भी ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं होती। ग्राफ्टिंग आई होप जानते होंगे, जहाँ पे दो स्टेम्स को जोड़ देते हैं, बाइंड कर देते हैं, ठीक है। सो लिवर वर्ट का एग्जांपल है मर्चेंटिया। एल्गे तो थैलोफाइटा में आएगा, इसमें तो होगा नहीं। हॉर्स टेल आपका टेरिडोफाइटा में जाएगा, ठीक है। तो लिवर वर्ट आपका मर्चेंटिया होगा। 222 As per the town planning system of the IVC, the buildings that were constructed on mud brick platforms were known as। तो mud brick platforms में जो कंस्ट्रक्ट करी जाती थी, देखो, तो जो भी हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन में जितनी भी साइट्स मिली वो सब दो, ऑलमोस्ट सारी एक्सेप्ट फ्यू, जैसे चनहुदड़ो 2 पार्ट में नहीं थी, ठीक, वो एक ही था। वहाँ पे सीटाडेल मिसिंग था। सीटाडेल क्या होता है? हायर टाउन होता है। हायर टाउन होता है जो वेस्ट साइड में होता है। लोअर टाउन को ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। सीटाडेल नहीं था चनहुदड़ो में जो पाकिस्तान है, और धौलावीरा 3 पार्ट में डिवाइडेड था, 3 पार्ट्स में, 223। 61st अमेंडमेंट से क्या हुआ था? 61st अमेंडमेंट ये हुआ था 1988 में, बट एग्जीक्यूट कब हुआ था? 1989 में। वोटिंग एज डिक्रीज़ हुई थी 21 से 18 इससे, ठीक है। और 1989 में इसीलिए पहली बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक मल्टी मेंबर्ड बॉडी बना था। पहले एक ही होता था, फिर 1 से 3 हो गया वो, ठीक है, 1 से 3 हो गए, एसेक्सुअल, ठीक है। देन यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर नोट करना, एंड दैट इज़, हाँ, आप में से अगर मैं पूछूं कि कौन सी सिंगल मेंबर्ड बॉडी है, अभी हमने रिसेंट में पढ़ा है उसको, कौन सी है बताओ सर? आप तो रामायण से भी पहले के हो ना, 13.8, यस बिल्कुल। चलो, द फेमस किंग पुलकेशिन II बिलोंग टू विच द फॉलोइंग डायनेस्टीज। तो किस डायनेस्टी से पुलकेशिन II थे? कैग, यस बिल्कुल सही है। कैग इज़ अ सिंगल मेंबर्ड बॉडी। तो अगर हम बात करें पुलकेशिन II की, तो ही बिलोंग फ्रॉम दी चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करने वाली हैं, ध्यान रखना। चालुक्य यहाँ थे, इन्होंने पहले नर्मदा रिवर के बैंक्स पे हराया, बैटल ऑफ नर्मदा हुआ हर्षवर्धन को। तो हर्षा को डिफीट किया और दक्षिण पतेश्वर का टाइटल लिया, ठीक है, दैट इज़ द रूलर ऑफ दक्षिण। देन उसके बाद पल्लव डायनेस्टी के रूल, और इनसे एसोसिएटेड एक इंस्क्रिप्शन है जहाँ से हमें पता चलता है, आई होल पिलर इंस्क्रिप्शन, जो किसने कंपोज किया था जरा बताइए। देन पल्लव डायनेस्टी के रूलर थे महेंद्र वर्मन I, उनको भी हराया इन्होंने। लेकिन इनके बेटे जो थे नरसिम्हा वर्मन I, इन्होंने फिर पुलकेशिन II को हराया और वातापी कोंडा, दैट इज कॉन्करर ऑफ वातापी, का टाइटल लिया इन्होंने नरसिम्हा वर्मन I ने, ओके। हर्षवर्धन की अगर बात करेंगे तो इन्होंने 3 किताब लिखी, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा। लेकिन इनकी बायोग्राफी हर्ष चरित्र वो किसने लिखी जरा बताएंगे? ये जो है रविकृति ने कंपोज किया। और हर्ष चरित्र बाण भट्ट ने लिखी, उन्होंने कादम्बरी भी लिखी, ओके। पल्लव डायनेस्टी के रूलर नरसिम्हा वर्मन I ने वातापी कोंडा का टाइटल लिया इनको हरा के। पल्लव डायनेस्टी ने ही द्रविड़ जो हमारा आर्किटेक्चर होता है साउथ इंडिया का, उसको इंट्रोड्यूस उन्होंने ही किया था, ठीक है। जो आप शोर टेम्पल्स देखेंगे महाबलीपुरम में, वो इन्होंने ही बनवाए थे। जो 7 रथ टेम्पल्स हैं वो भी पल्लव डायनेस्टी ने ही बनवाए थे, ठीक है। और अगर बात करें हर्षा, तो इनका जो टेन्योर था वो 606 से लेकर 647 AD तक था, ठीक है। चालुक्यास 3 थे, चालुक्यास ऑफ बादामी जो अर्ली चालुक्यास थे। देन यहाँ थे ईस्टर्न चालुक्यास जिनकी कैपिटल वेंगी थी, इनकी थी बादामी, इनकी थी वेंगी, ठीक है। बादामी चालुक्यास की कैपिटल वातापी थी, इनकी थी वेंगी। और जो लेटर चालुक्या है जिनको वेस्टर्न चालुक्या भी बोलते हैं, उनकी कैपिटल थी कल्याणी, ओके। चलो, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, चालुक्या डायनेस्टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये पांड्या की अगर बात करें तो ये संगम एज से बिलोंग करते हैं। संगम एज 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD तक की है। ये चेरा है, ये पांड्या है, ये चोला है। चेरा की कैपिटल थी वंजी, पांड्या की थी मदुरई, चोला की थी उरायूर और तंजौर, ठीक है। देन कोड़कई इनकी पोर्ट साइट थी, किसकी? पांड्या की। चेरा की थी मुजिरी एंड टोंडी, और चोलास की क्या थी? चोलास की पोर्ट साइट थी पूहड़ या कावेरीपट्टनम। चोला के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखना। फाउंडर कौन थे? कराईकाल, लेकिन ये अर्ली चोला थे, संगम वाले। लेटर चोला जो थे, जिनको इंपीरियल चोला बोलते हैं, उनके फाउंडर थे विजयलया। अब ध्यान से सुनना जो मैं इनके बारे में बता रहा हूँ। विजयलया ने पल्लव
के फ्यूडेटरी थे मुतर्रैयार, उनको हरा के कावेरी डेल्टा पे अपना डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया। और इन्होंने क्या किया, गॉडेस निशुम्बा सुदिनी के लिए एक टेम्पल भी बनवाया, ठीक है, गॉडेस निशुम्बा सुदिनी के लिए। देन चोला के बारे में बात करेंगे तो ध्यान से सुनते रहना बस। राजेंद्र चोला वन, पहले तो राजा चोला है, ठीक है, जिन्होंने, ठीक है, राजा चोला। देन राजेंद्र चोला दी फर्स्ट है जो महमूद ऑफ गजनवी के कंटेम्प्रेरी थे। उन्होंने गंगईकोंडा चोलापुरम का टाइटल लिया, गंगईकोंडा चोला का टाइटल लिया और गंगईकोंडा चोलापुरम का एक सिटी इस्टेब्लिश किया, जहाँ पर उन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल एक बनवाया। एक बृहदेश्वर राजा ने भी बनवाया था उनके फादर ने, जिसको कि राजराजेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं, वो तंजौर में उन्होंने बनवाया, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और एक ऐरावतेश्वर टेम्पल भी बनवाया गया, लेकिन वो बनवाया किसने, राजा दी सेकेंड ने, ठीक है। और इन तीनों को हम यूनेस्को चोला ग्रेट लिविंग आर्किटेक्चर बोलते हैं, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में तीनों इंक्लूडेड हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इनके लैंड डोनेशन, इनके जो लैंड डोनेशन है वो पता होने चाहिए। चोला के लैंड डोनेशन में देवदान को बोलते हैं जो टेम्पल को डोनेट किया जाता है, ब्रह्मदेय को बोलते हैं जो ब्राह्मण्स को डोनेट किया जाता है, पल्ली छंदम बोलते हैं जो जैन मंक्स को डोनेट किया जाता है, शाल भोग बोलते हैं जो कि स्कूल्स को डोनेट किया जाता है, वेटी एक टैक्स है जो फोर्स लेबर बंधुआ मजदूरी के फॉर्म में लिया जाता है, कादा मई की अगर बात करेंगे तो ये एडिशनल रेवेन्यू के फॉर्म में लिया जाता है। और आपको बताना है ऊजावुर कौन होते थे, तो ये ऑर्डिनरी प्लोमैन होते थे ऊजावुर, ठीक है। कदई सियार, आदि मई या कदई सियार या आदि मई कौन होते थे, ये होते थे जो एकदम मैनुअल काम करते थे, सबसे लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी में आते थे। जो वेल्लालर होते थे ये रिच लैंड ओनर होते थे, वेले घूमते थे ये, तो इनको किसी चीज़ की ज़रूरत ऐसा पड़ती नहीं थी, वेले घूमते थे ये वेल्लालर, ठीक है। और जो आपका ये एक इंस्क्रिप्शन है इनसे एसोसिएटेड, उस इंस्क्रिप्शन का नाम बताइए जो आपको देखने को मिलेगा चिंगलेपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में, उसका नाम क्या है जो चोला डायनेस्टी से एसोसिएटेड है। 2011 में सेक्स रेशियो कितना था, 943। 2001 में कितना था, 933, 933। चाइल्ड सेक्स रेशियो की अगर बात करें, चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब 0 से जो 6 साल तक के बच्चे हैं, 2001 में 927 था, फिर घट के कितना हो गया 919 या 914 आप लिखेंगे, ठीक है, 919 या 914, ठीक, क्लियर, ओके। उत्तरा मेरूर, बिल्कुल सही है, उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन, उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन। चलो 2 to 6 आखिरी के 25 क्वेश्चन में आ चुके हैं। इन विच ईयर तेंदुलकर कमेटी ये पॉवर्टी को लेके बनी थी, 2005 में। इसी के हिसाब से ही आज भी कैलकुलेट करी जाती है, जो हमारी पॉवर्टी लाइन है वो इसी पे ही बेस्ड है। इन्होंने ही बोला था यूआरपी को रिप्लेस करके एमआरपी लाइए, यूआरपी को रिप्लेस करके एमआरपी लाइए, मतलब यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड को हटा के मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड को लाइए। इन्हीं के हिसाब से जो पॉवर्टी को कैलकुलेट किया गया, ध्यान रखना इस डेटा को, 21.9% पॉवर्टी निकली इनके पॉवर्टी लाइन के हिसाब से, जिसमें गांव में कितनी थी 25.7% और अर्बन में कितनी थी 13.7%। डेटा भूलियो मत, इम्पॉर्टेंट है, फिर मत भाई ना बताया नहीं। इब्राहिम खान लोधी स्टोव में सिचुएटेड नियर द तहसील ऑफिस ऑफ पानीपत। और लोधी डायनेस्टी ध्यान रखना, सिकंदर लोधी, उसकी पोएम्स को गुलरुखी के नाम से जाना जाता था। ये लोग डबल डोम आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, डबल डोम आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं। कौन? और भाई स्पैम मत किया करें कृपया करके, ठीक है। डबल डोम आर्किटेक्चर के लिए लोधी जाने जाते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन MFI, NBFC MFI, तो ये NBFC MFI ध्यान रखना है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन कंपनीज MFI, ठीक है। सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि कृपया स्पैम ना किया करें कमेंट में, जो भी आपकी होती है प्रॉब्लम, ठीक है। अब आपने किया मैसेज, मुझे दिख गया, स्पैम करते हैं तो इससे फिर क्लास का पर्पस डिफीट होता है, ठीक है। तो कृपया करके अगर आपको कुछ बताना ही डायरेक्टली तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह से मत किया करें कृपया, ठीक है। मेरी आपसे कोई हेट नहीं है, लेकिन मुझे मजबूरी में ब्लॉक करना पड़ता है फिर, ठीक है। तो MFI NBFC, तो 2011 में कमेटी बनी थी, 2010 में कमेटी बनी थी मालेगाम कमेटी, उसी के रिकमेंडेशन पे NBFC MFI को स्टैब्लिश किया गया था, जहाँ पर 75% के आपके एसेट होने चाहिए माइक्रो फाइनेंस के फॉर्म में, यानी छोटे लोन के फॉर्म में। माइक्रो फाइनेंस होता है जो 1 लाख तक का लोन होता है,
ठीक है, ये 1 लाख तक के लोन दे सकते हैं और उन्हीं को दे सकते हैं जिनकी सालाना इनकम 3 लाख से कम की है, और इसमें कोलेटरल फ्री यानी गिरवी रखे बिना लोन मिलता है, कोलेटरल फ्री लोन मिलता है। तो 75% एसेट होने चाहिए माइक्रो फाइनेंस में, तभी उस एनबीएफसी को एमएफआई का दर्जा मिलेगा। एनबीएफसी क्या होते हैं? ये डिमांड डिपॉजिट कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ये सेल्फ ड्रॉन चेक कभी इशू नहीं कर सकते हैं, सेल्फ ड्रॉन चेक इशू नहीं कर सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 1773 का क्या बोलते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं, देख चुके हैं। पिट्स इंडेक्स 1784 का, ये 1858 का, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है और 1833 है, 1813 और 1833। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 मेल लिटरेसी रेट, इधर ले किस कहाँ की? बिहार की पूछ रहा है, तो बिहार की 71.2 ये है मेल की, और फीमेल की बिहार की कितनी है 2011 के हिसाब से? दिस इज 51.5% है, 51.5% है। और 2011 का ओवरऑल, ये तो बिहार के ओवरऑल भी मैंने आपको बता दी, ओवरऑल बिहार की लिटरेसी रेट कितनी? 61.6% है। और ओवरऑल तो मैंने मेल फीमेल बता दिया, 82.14% मेल और 65.46 फीमेल। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा रूरल और अर्बन लिटरेसी रेट भी बता दो तुम। नुब्रा और हुंजा किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, ठीक है, दोनों इंडस। ठीक है, तो रूरल लिटरेसी रेट कितनी है? 67.7%। ठीक है, और अर्बन में कितनी है? 84.11%। ठीक है, 232। तिनकठिया सिस्टम, तिनकठिया में क्या था? ज़बरदस्ती थी कि 3/20th पार्ट ऑफ लैंड में आपको इंडिगो का कल्टीवेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, इंडिगो कल्टीवेशन करना ही पड़ेगा 3/20th पार्ट ऑफ लैंड पे। इंडिगो रिवोल्ट याद कर सकते हैं, कब का? 1859 का, जो नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में हुआ था। दिगंबर और बिशु विश्वास ने इसको लीड किया था, और इसमें दीनबंधु मित्रा ने प्ले लिखा था नील दर्पण, जिसको कि माइकल मधुसूदन दत्ता ने इसको क्या किया था? हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट किया था। ये सवाल भी CDS के पेपर में पूछा गया था। ओके, अब चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, जिसको गांधी जी ने लीड किया था। गांधी जी को बुलाया किसने था? राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। खाता वेयर डिड महात्मा गांधी ज्वाइन दी सत्याग्रह अगेंस्ट दी, और ये पहला सिविल डिसोबीडियंस बोलते हैं चंपारण को। चंपारण इज कॉल्ड एज द फर्स्ट CDM। ओके, वेयर डिड महात्मा गांधी ज्वाइन दी सत्याग्रह अगेंस्ट द हाई टैक्स डिमांड्स फॉलोइंग द फेलियर ऑफ पेजेंट्स हार्वेस्ट इन 1918। 1918 की बात हो रही, तो 1917 में चंपारण और 1918 में अहमदाबाद और खेड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है हाई टैक्स डिमांड, टैक्स का नहीं था। अहमदाबाद जो मिल स्ट्राइक हुई थी, जो मिल ओनर के खिलाफ करी थी मिल वर्कर ने, वो था कि भाई जो वेजेस हैं उनको हाई किया जाए अप टू 50%, क्योंकि अभी ख़त्म हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में, तो फिर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन वगैरह हो गई, तो वेजेस 50% तक। लेकिन उन्होंने बोला नहीं 20% तक करेंगे, फिर बीच में 35% तक किया गया। अनुसुईया साराभाई जो एक मिल ओनर की बहन थी, उन्होंने गांधी जी को इन्वाइट किया था। और खेड़ा, इसको बोलते हैं फर्स्ट नॉन कॉपरेशन, और इसको बोलते हैं पहली हंगर स्ट्राइक। तो ये टैक्स को लेके था, टैक्स मतलब फसल ख़राब हो गई थी, लेकिन गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट मान ही नहीं रही थी, टैक्स वसूल कर बोल रही थी हम तो वसूल करेंगे। गांधी जी बोलते हैं अच्छा मेरे होते हुए, तो फिर क्या हुआ? ख़त्म करना पड़ा, 1 साल के लिए सस्पेंड करना पड़ा फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को। हु लेट द बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच रिफ्यूज टू हियर अ प्ली सीकिंग ब्लैंकेट बैन ऑन फायर। ये करंट अफेयर का लेके, ठीक है, इसको वो करो, स्किप करो बिल्कुल। फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस में ले, ये भी कोई पूछने वाली बात है। 112 में क्या बजट है? 78 में क्या भैया? 78 में प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में लिंक के तौर पर ऐड करता है। इसीलिए नेहरू चचा ने लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट बोला था, प्राइम मिनिस्टर को लिंचपिन ऑफ। 77 में क्या है? कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कि धंधा जो यूनियन का है वो किसके नाम पे चलेगा? प्रेसिडेंट के नाम पे चलेगा भैया, कंडक्ट ऑफ बिजनेस। 76 में क्या है बताओ जल्दी से? Which of the following options best describes the state of Indian industries under British rule? तो जो भारतीय इंडस्ट्रीज़ थी उनकी क्या मतलब क्या हालत हो गई थी? तो उनका जो है सिस्टमेटिक डिक्लाइन हो गया था, काफ़ी तेज़ी के साथ डिक्लाइन हो गया था उनका। ठीक है, ख़राब ही हुआ था, अच्छा तो कुछ हुआ नहीं था। ठीक है, ख़राब भी हुआ था ब्रिटिश रूल से इंडियन इंडस्ट्रीज़ को। ओके चलो भाई, 237 विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एन एंशिएंट सेट ऑफ इंस्क्रिप्शंस प्रमोशनल मॉरल वैल्यूज़। ठीक है, तो गवर्नेंस प्रिंसिपल वगैरह कहाँ से पता चलते हैं? मॉरल वैल्यूज़ ये सब जो एडिक्ट हैं वहाँ से पता चलते हैं। अर्थशास्त्र कितने वॉल्यूम में डिवाइडेड है? 15 वॉल्यूम में है, ये ध्यान रखना। ये आपके IB ACIO में पिछली बार पूछा गया था, अभी नहीं।
वेद कितने होते हैं आपको पता है? सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद है। कितने मंडल में डिवाइडेड है ये? 10 मंडल में डिवाइडेड है, जिसमें गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में, 7वें मंडल में 10 राजन युद्ध के बारे में, 9वें में भगवान सोम के बारे में, सोमरस एनर्जी ड्रिंक होती है, 10वें में क्या दिया हुआ? 10वें में दिया हुआ है जो है ये जो आपका ये ब्रह्मा जी हैं, ठीक है, उनके बारे में दिया हुआ है। मतलब पुरुष शुक्ता की हाइम दी हुई है। किसकी? पुरुष शुक्ता की। भाई किस तरह से माउथ से ब्राह्मण, ठीक है, और तेलियों से निकले हैं क्षत्रिय, थाइस से, जांगों से आपके निकले हैं कौन? वैश्य, और फीट से निकले हैं शूद्र, ठीक है। तो पुरुष शुक्ता की जो है हाइम वो यहाँ पे दी हुई है। ओके, उपनिषदों को वेदांत बोलते हैं क्योंकि ये वेदों के अंत में दिए हुए हैं। रिमेंबर दिस। चलो, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द एन ए दहसाला सिस्टम देख चुके हैं यार, ठीक है। एन ए अकबरी, अकबरनामा का 3rd वॉल्यूम, ठीक है, अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और दहसाला ये भी जब्ती सिस्टम टोडरमल लाए थे। नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। तो क्या नहीं है पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया? तो देखो, क्वेश्चन आवर तो है, प्रश्नकाल पहला घंटा होता है, एक्सप्लेन किया था। 4 तरह क्वेश्चन, स्टार्ट, अनस्टार्ट, शॉर्ट नोटिस और टू प्राइवेट मेंबर, सब एक्सप्लेन किया था। जुडिशियल रिव्यू, एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो जुडिशरी का पार्लियामेंट से क्या लेना देना? जुडिशरी का पार्लियामेंट से क्या लेना देना? कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, कुछ भी लेना देना नहीं है। जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया? जुडिशियल इंडिपेंडेंस कहाँ से लिया? ये हमने लिया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब आते हैं विच आखिरी के 10 सवालों में। अब एकदम समझ रहे हो? 10 सवाल आ चुके हैं। Which of the following falls under the Supreme Court's original jurisdiction? Article 131. Dispute between the states and between the state and union, जो लड़ाई होते हैं, और इसका एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है, मतलब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देख सकता है। लेकिन अगर कोई वाटर डिस्प्यूट होगा वो सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा। मैटर अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, वो भी सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा, ठीक है। सरकारिया कमीशन किससे डील करता है? फिस्कल फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, यूनिटरी फेडरलिज्म या फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? तो सरकारिया कमीशन जो है पुंछी कमीशन की तरह ये बना था 1983 में। मतलब वो तो पुंछी तो 2007 में बना था, ये 1983 में बना था सेंटर स्टेट के रिलेशंस को रिव्यू करने के लिए। जस्टिस R.S. सरकारिया उनकी चेयरमैनशिप में बना था, और इसने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करी थी कि भाई सभी लोग कोऑपरेट करके चलो, आपस में कोऑपरेटिव रखो। यूनिटरी में क्या है कि जहाँ पे अभी जो हमारा फेडरलिज्म है वो यूनियन को ज़्यादा पावर देता है। जैसे कि गवर्नर जो स्टेट का हेड होता है उसको कौन अपॉइंट कर रहा है? सेंटर। जैसे कि हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। जैसे कि सिंगल सिटीजनशिप, ये भी कैसा यूनिटरी फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, ऑल इंडिया सर्विसेज, ये सब यूनिटरी फीचर को दिखाता है। जहाँ पर स्टेट का ज़्यादा, सॉरी, यूनियन का ज़्यादा पावर है स्टेट के ऊपर, ये दिखाता है हमें ये भी पता है कि 3 लिस्ट तो हैं, लेकिन स्टेट लिस्ट में यूनियन एज पार्लियामेंट लॉ बना सकता है कुछ केसेस में। जैसे अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है, प्रेसिडेंट रूल लगा है, इंटरनेशनल ट्रीटी को एनफोर्स करना है, अगर राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास कर दे, या फिर किसी ट्रीटी को एनफोर्स करना है तो, ठीक है। लेकिन कभी स्टेट लेजिस्लेचर यूनियन पे लॉ नहीं बना सकता है। ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल नंबर 312 में दी हुई है। 3 है IAS, IPS और IFOS, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस। और नहीं बनानी ऑल इंडिया सर्विस तो राज्यसभा जो है स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकता है बनाने के लिए। फीचर क्या है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का? तो अगर हम तटीय मैदान की बात करें तो ये वेस्टर्न घाट है, ओके, ये है ईस्टर्न घाट। तो अब देखो ये चौड़ा है, ये थोड़ा सा नैरो है, पतला है। ये वेस्टर्न घाट पतला है, चौड़ा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये डंबल शेप याद रखना है, डंबल बीच में पतला और ऊपर नीचे मोटा है ये, ठीक है, डंबल शेप है थोड़ा सा। और क्या है? और ये कि थोड़ा सा म्यूटिलेटेड है, थोड़ा सा कटा फटा टाइप है, म्यूटिलेटेड है ये रॉकी कोस्ट है, ये सबमर्जिंग कोस्ट है, ये एमर्जिंग कोस्ट है, ये वाइड है, ठीक है। तो वही है। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का पूछा है, रॉकी वेस्टर्न है, वाइड है, यस। एलुवियल क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर नदियाँ ईस्ट की तरफ बहती हैं। क्यों बहती हैं? क्योंकि पेनिनसुला प्लेट्यू का जो टेल्ट है, ग्रेडियंट है, वो ईस्ट की तरफ है। तो महानदी ले लो, गोदावरी ले लो, कृष्णा ले लो, कावेरी ले लो, वैगई ले लो, पेन्नर ले लो। पेरियार इधर है, पेन्नर आंध्र प्रदेश की नदी है, ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट रिवर है, वो किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ठीक है।
तो ये सब यहाँ पे डेल्टा बनाती हैं, तो ये चौड़ा हो जाता है ये, इसीलिए पोर्ट डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, ये पोर्ट के लिए ज़्यादा अच्छे हैं ये है आपका काठियावाड़ कोस्ट गुजरात में, ये महाराष्ट्र में और गोवा में कोंकण कोस्ट है, कर्नाटक में कन्नड़ कोस्ट है, केरल में मालाबार कोस्ट है, तमिलनाडु में कोरोमंडल कोस्ट है, ये नॉर्दर्न सरकार है आंध्र प्रदेश में, ये उत्कल प्लेन है आपका उड़ीसा में, ये बैगा कोस्ट है बंगाल में, ये कोस्ट के नाम है, ख़त्म। ठीक है, वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में, वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में क्या है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ईस्टर्न नहीं है। what happens to tectonic plates at divergent boundaries? अब सारी सीमाओं पर टेक्टोनिक प्लेटों का क्या होता है, बताओ क्या होता है। तो प्लेटें जो है टेक्टोनिक प्लेट, पहले तो ध्यान रखना है 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट हैं। मेजर लिथोस्फीयर क्या होता है सर, स्थलमंडल क्या होता है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, पता तो होना चाहिए, मान लो पूछ लिया किसी ने तो पता तो होना चाहिए। जैसे वो बोलता है 10 रुपये वाला बिस्किट का पैकेट है जी नहीं, पता तो होना चाहिए ठीक है, ये क्रस्ट है, ये मैंटल है, ये कोर है। तो क्रस्ट मैंटल का जो एक अपर सॉलिड पार्ट होता है, दिस पार्ट अपर सॉलिड पार्ट, क्रस्ट और अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मैंटल, ये बनाता है लिथोस्फीयर स्थलमंडल। क्रस्ट का जो थिकनेस होता है वो 100 तक जाता है, 100 किलोमीटर तक। लिथोस्फीयर का जाता है 200 किलोमीटर तक। इसके नीचे होता है एस्थेनोस्फीयर जो 400 किलोमीटर तक जाता है, और इसी के ऊपर ही स्लाइड करती हैं लिथोस्फेरिक प्लेट जो 7 मेजर होती हैं। जैसे अंटार्कटिका प्लेट हो गई, नॉर्थ अमेरिकन, यूरेशियन, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, अटलांटिक, पैसिफिक। सबसे बड़ी पैसिफिक है, सबसे बड़ी पैसिफिक प्लेट है, और सबसे छोटी जुआन दे फूका, लेकिन वो माइनर है। अब प्लेट 3 तरह से मूव कर सकती हैं, या तो पास आ सकती हैं, पास आएंगी, एक धंस जाएगी नीचे, धंस जाएगी, पिघल जाएगी, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। क्यों? क्योंकि जो क्रस्ट है, एग्जिस्टिंग क्रस्ट, वो डिस्ट्रॉय हो गया क्योंकि वो नीचे चला गया, सबडक्शन जोन क्रिएट हो गया। यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया? सबडक्शन जोन क्रिएट हो गया। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में दूर जा रही हैं तो अंदर से जो नीचे मैग्मा भरा हुआ है वो बाहर निकलेगा और जम जाएगा, तो क्या बनेगा? यहाँ पर क्रस्ट कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, तो इट इज़ कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। एंड ये आपको देखने को मिलेगा जो मिड ओशनिक रिज होती है समुद्र के बीच में, वहाँ पे देखने को मिलेगा। ट्रांसफॉर्म में क्या स्लाइड करती हैं, ना तो क्रस्ट कंस्ट्रक्ट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, कुछ नहीं होता है यहाँ पे। अर्थक्वेक आता है कायदे का, भूकंप आता है कायदे का। तो डाइवर्जन में मूव टुवर्ड्स ईच अदर, नो। ये ट्रांसफॉर्म, ये कन्वर्जन, ये ट्रांसफॉर्म, मूव अवे, यस। ये आपको मिड ओशनिक रिज देखने को मिलेगा। ठीक है, 244 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स? निम्नलिखित में से किसे गैर नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन माना जाता है? रिन्यूएबल नहीं है ये। विंड रिन्यूएबल है, सोलर भी है, नेचुरल गैस भी नहीं है ये। ठीक है, नेचुरल गैस नहीं है, फॉरेस्ट है। ठीक है, नेचुरल गैस का जो प्राइमरी कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, कौन सी गैस होती है? तो इट इज़ मीथेन। ठीक है सर, अभी आते हैं। ठीक है, चलो अभी आते हैं, उसको भी मैं वो करूँगा। ठीक है, तो मेन यहाँ पर आती है आपकी मीथेन। चलो, ये मेनली आपकी फॉसिल फ्यूल से बनती है, इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे जरा बताओ? और अभी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बना, जहाँ पर 7 मेजर बिग कैट्स को लेकर अलायंस बनाया इंडिया ने, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? और सबसे बड़ा विंड मिल फार्म पता है आपको कहाँ पर है? नेवेली तमिलनाडु में है। सबसे बड़ा विंड मिल फार्म नेवेली तमिलनाडु में। इंटरनेशनल सोलर एनर्जी कहाँ हेडक्वार्टर का है? गुरुग्राम हरियाणा में। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज टू रेफर टू द डिजाइनेटेड फीमेल डिवोटीज हु इनैक्ट द लई हरोबा इन मणिपुर? तो लई हरोबा मणिपुर, माईबीज, जोगिन्स, माईबाज या फिर पुजारिन? माईबियन नहीं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, मीथेन होती है उसमें। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर माईबीज और जोगिन तो नहीं होगा, पुजारिन भी नहीं होगा, फीमेल डिवोटीज हैं। फीमेल डिवोटीज को माईबीज बोलते हैं, माईबीज। माईबा हो जाते हैं मेल, माईबी होती फीमेल। लाई हरोबा। ठीक है, और गंग नगाई, लू नगाई। ठीक है, गंग नगाई और लू नगाई, ये भी कहाँ के हैं? मणिपुर के। ठीक है, ध्यान रखना है। याओशांग फेस्टिवल कहाँ का है? चेरोबा फेस्टिवल कहाँ का है? मणिपुर का है। मीमकुट कहाँ का है? मिज़ोरम का है। नागालैंड का भी है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो तुम मारोगे क्या? मिज़ोरम। ठीक है, याओशांग, चेरोबा, ये सब कहाँ के? मणिपुर के।
याओशांग। 246, आखिरी के 5 सवाल। 246, क्लासिकल डांस इसको परफॉर्म किया जाता है मेकअप वेकअप लगा के, तो कौन सा होता है? ये कथक कली होता है, जहाँ पर 5 तरह के मेकअप होते हैं जिनको 5 वेशम बोला जाता है। ठीक है, वेशम क्या होता है? वेशम होता है वही जो पूरा मास्क लगाया जाता है जिसमें कि आपका थाड़ी होता है। ठीक है, थाड़ी जहाँ पर दाढ़ी एकदम बढ़ा के रखता है। ठीक है, थाड़ी होता है, पाचा होता है, पाचा होता है, थाड़ी जहाँ दाढ़ी होती है। पाचा में क्या होता है? ग्रीन कलर का यूज़ किया जाता है फेस में, आपने देखा होगा। काठी होता है, कारी होता है, और मिनुक्कू होता है, मिनुक्कू। ठीक है, तो ये 5 होते हैं ये। ठीक है, पाचा, थाड़ी, काठी, कारी और मिनुक्कू। मिनुक्कू रेडियंस को दिखाता है, ये बियर्ड को, ये ग्रीन को, ये नाइफ को दिखाता है, और ये कारी जो है ब्लैक को दिखाता है, ब्लैक को सिग्निफाई करता है ये। ओके। 247, विच इंस्ट्रूमेंट प्लेड अ की रोल इन स्ट्रक्चर 1991 के रिफॉर्म्स में? नाबार्ड का तो कोई रोल नहीं है। आरबीआई कब बना था? 1935 में बना था, 1 अप्रैल को। हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, बाद में फिर सेफ शिफ्ट हो गया कहाँ पे? बॉम्बे में। लेकिन ध्यान रखना ये किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे बना था? तो हिल्टन यंग करके कमीशन था जो 1926 से बना था, उसके रिकमेंडेशन पे बना था। नाबार्ड बना था 12 जुलाई 1982 को, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना था जरा बताएंगे? IMF और वर्ल्ड बैंक रिकमेंडेशन पे ये बना था। दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सॉरी, क्या मैं बोल रहा हूँ, दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC। एक्चुअल में 1990 में आपको पता है कि इंडिया में क्या हुआ था? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, भुगतान संतुलन, यानी हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो गया था, हमारे पास सिर्फ 15 दिन का फॉरेक्स रिजर्व बचा था। तो फिर हमने क्या किया? IMF से लोन लिया, हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बेल आउट किया, और उसने कुछ सर्टेन कंडीशन पे किया। अभी रिसेंटली मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है ऑन दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, उसको कायदे से देख लेना बेटा। 3 मैंने लेक्चर बताया तुम्हें, कार्नेटिक म्यूजिक, स्पेस मिशन और ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाला हॉट टॉपिक। PDF भी अपलोडेड है, और तुम अगर करके ना गए ना, हम सही बता रहे हैं तुमको, फिर हम बता रहे हैं तुम्हें, बस इतना ही बता पाएंगे तुम्हें हम। ठीक है, कि किस तरह से 1990 में क्राइसिस आया, LPG रिफॉर्म्स आया। LPG क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, इससे लाइसेंस राज खत्म हुआ और प्राइवेट प्लेयर भी खेलना शुरू किया। ठीक है, पब्लिक जो सेक्टर उसका डोमिनेंस कम हुआ, प्राइवेट का शुरू हुआ। और ग्लोबलाइजेशन का वैश्वीकरण का मतलब हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी बाकी कंट्रीज़ की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हुई। ठीक है, तो 1991 में। और ये जो बनी थी नाबार्ड, ये B शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पर बनी थी, B शिवरमन कमीशन। नाबार्ड जो है सुपरवाइज करता है RRB को, RRB को रेगुलेट RBI ही करता है, वो रेगुलेशन RBI के हाथ में, लेकिन सुपरवाइज नाबार्ड करता है। ये चीज़ ध्यान रखना, नाबार्ड लोगों के साथ डायरेक्टली डील नहीं करता है, RRB के थ्रू डील करता है वो। वर्ल्ड ये है आपका ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WTO, WHO, ILO, ठीक है, WMO, ठीक है, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इनका हेडक्वार्टर, इनका है सबका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसी में ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स करके सब्सिडी होती हैं अलग तरह की WTO में। ठीक है, ध्यान रहेगा। LPG रिफॉर्म्स कायदे से देख लेना उस लेक्चर में बेटा। हाँ, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ लार्ज हॉल ड्यू टू रिपीटेड रिएक्शंस फ्रॉम वॉल्स एंड अदर सर्फेसेस? रिपीटेड रिफ्लेक्शन हो रहा है। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम बोलते हैं इको या एको, जो भी तुम बोलना चाहो। प्रॉपर एको सुनने के लिए हमें 17.2 मीटर की डिस्टेंस चाहिए, जो रिफ्लेक्टर है जहाँ से आवाज़ आ रही है और जहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ रही है 17.2 मीटर की डिस्टेंस चाहिए। ओके, रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को रिवर्बरेशन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन से क्या होता है? रिफ्रैक्शन से चीज़ों का अपरेंट वो हमें देखने को मिलता है, जैसे कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं, तो क्यों करते हैं? इसी वजह से करते हैं। हमारे 2 मिनट पहले सनराइज से 2 मिनट पहले, सनसेट से 2 मिनट बाद तक हमें सन दिखता रहता है, क्यों दिखता है? रिफ्रैक्शन से दिखता है। ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर जो होता है स्काई का वो, और जो रेड कलर होता है सन का सनराइज सनसेट के टाइम पे, ये सब स्कैटरिंग की वजह से होता है, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग की वजह से। अभी आपको पता है वो रेड मून दिखता है जिसको हम बोलते हैं ब्लड मून, वो भी स्कैटरिंग की वजह से। तो जहाँ भी कलर का लेना देना होता है, ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेड कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज सनसेट, कलर है स्कैटरिंग। स्टार्स ट्विंकल 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद पोजीशन शिफ्ट हो रही है, रिफ्रैक्शन। ओके, और रेनबो क्यों बनता है? रेनबो बनता है डिफ्रैक्शन की वजह से। डिफ्रैक्शन में क्या होता है? वाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर्स में टूट जाती है। रेनबो में क्या होता है? रेनबो में ड्रॉपलेट में एक रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ पे, फिर होता है रिफ्लेक्शन यहाँ पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ होता है रिफ्रैक्शन। तो 2 रिफ्रैक्शन 1 रिफ्लेक्शन, ये प्राइमरी रेनबो की बात हो रही है। सेकेंडरी में 2 रिफ्रैक्शन 2 रिफ्लेक्शन होते हैं।
ठीक है। और TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये कब होता है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो क्रिटिकल एंगल से, तब होता है। और लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रही हो तब होता है। ये दो कंडीशंस यहाँ पर रिक्वायर्ड होती हैं। देन अगर बात करेंगे TIR कहाँ देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिलता है जो डायमंड स्पार्कल करता है, जो हीरा चमकता है वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर में देखने को मिलता है, डायमंड स्पार्कल करता है ऑप्टिकल फाइबर में। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ साउंड, वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, वी लैम्डा अपॉन टी। अब 1/t क्या होता है? 1/t होता है फ्रीक्वेंसी, तो v इज इक्वल टू म्यू लैम्डा या f लैम्डा बोल देते हैं इसी को, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, आपको बताना है लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, किस प्रॉपर्टी ऑफ साउंड पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, जरा बताइए। सॉरी क्या बोल गया मैं, लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है और फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंड होता है? तो लाउडनेस डिपेंड होता है एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड पे, और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होती है पिच ऑफ साउंड, ठीक है। ये चीज़ क्लियर? लाउडनेस डेसिबल, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, ये हमें तो पहले ही बताया था। साउंड जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। साउंड वेव जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती निर्वात में, लेकिन लाइट वेव कर सकती है। लॉन्गिट्यूडनल वो वेव होती हैं जहाँ पे मीडियम का जो पार्टिकल होता है वो कैसे वाइब्रेट करता है, आगे पीछे वाइब्रेट करता है, लेकिन ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करता है। साउंड वेव को पोलराइज नहीं किया जा सकता है, लेकिन लाइट वेव को पोलराइज किया जा सकता है, उसका ध्रुवीकरण किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज दिस, हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस थ्रू द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट? किसको हम क्रेडिट देते हैं न्यूक्लियस का? तो ये आप बताएंगे, बाकी मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी? तो ईंट पर नाच, ऐसे हम याद करते हैं। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की करी, रदरफोर्ड या फिर आपका गोल्डस्टीन भी आ सकता है। गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी तो करी थी पॉजिटिव कनाल रेस की, लेकिन नामकरण नहीं कर पाए थे। और जेम्स चैडविक ने यहाँ पे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, जो न्यूट्रल होता है, पॉजिटिवली चार्ज, और ये होता है आपका नेगेटिवली चार्ज। और अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी थी? पॉजिट्रॉन क्या होता है? मास इसका इलेक्ट्रॉन जितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। ये पॉजिट्रॉन के जितना मास रखता है, इलेक्ट्रॉन की तरह मास रखता है, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज होता है। कार्ल एंडरसन ने डिस्कवरी करी थी पॉजिट्रॉन की, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी, परमाणु सिद्धांत दिया था, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर जब रिकॉर्डेड में आप जाएगा तब आपको देना है इसका सही आंसर रिकॉर्डेड में, बाकी तो आपको पता चल ही गया होगा। क्योंकि मतलब एक लोग थे जो इसका आंसर होगा, उन्होंने क्या किया था, गोल्ड फॉयल लिया था, डबली चार्ज हीलियम एटम, ठीक है, जो अल्फ़ा पार्टिकल जिनको बोलते हैं, तो अल्फ़ा पार्टिकल को क्या किया था, बॉम्बार्ड करवाया था। ज़्यादातर निकल गए थे, ठीक है, ज़्यादातर निकल गए थे, ठीक है। कुछ जो हुए थे दे डिफ्लेक्टेड टू अ सर्टेन एंगल, एंड बहुत ही कम थे जो पूरा रिबाउंड मारे। रिबाउंड मतलब 180 डिग्री निकल के आए, ठीक है। तो इससे पता चला कि एक एटम है, एटम में ज़्यादातर स्पेस खाली है और बहुत छोटे से सेंट्रल पार्ट में पूरा मास रहता है, जिसको न्यूक्लियॉन बोलते हैं। न्यूक्लियॉन क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिल के बनता है, ठीक है, ये न्यूक्लियॉन होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के न्यूक्लियॉन बोलते हैं। आइसोटोप समझ गए। आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार वो होते हैं जिनका सेम मास नंबर होता है, मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। और आइसोटोन क्या होते हैं? आइसोटोन होते हैं सेम न्यूट्रॉन नंबर होता है, सेम न्यूट्रॉन नंबर होता है। न्यूट्रॉन कैसे मिलता है? एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर घटाओगे तो न्यूट्रॉन नंबर मिल जाता है। आइसोमर क्या होते हैं? जिनका सेम फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। अभी CDS में पूछा गया था बेंजीन के कितने आइसोमर होते हैं, तो बेंजीन के 0 आइसोमर होते हैं, एक भी आइसोमर नहीं होता बेंजीन का, ठीक है। और आइसोमर निकालने की आपको मैंने ट्रिक भी बताई थी, कितने लोगों को याद है वो ट्रिक? और यहाँ पर लेक्चर होता है ख़त्म, ठीक है। आइसोमर निकालने की कुछ ट्रिक याद है आपको? 2n-4 + 1, तुमसे पूछ ले हेक्सेन का, हेक्सा 6 रख दो, पेंटेन का 5 रख दो, हेप्टा का 7 रख दो, इस तरह से होता है। लेकिन ये सिर्फ
कहाँ तक चलती है ये? सिर्फ नॉनेन तक चलेगी, ठीक है, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन तक। ओके चलिए भाई, थैंक यू। बस नॉनेन में ये कर देना होता है, ऑक्टेन में एक एक्स्ट्रा जोड़ देना होता है, नहीं एक की जगह एक और जोड़ना होता है, और नॉनेन में क्या करना होता है, दो जोड़ना होता है। मतलब यहाँ पर ये करने के बाद ऑक्टेन में एक और जोड़ो और नॉनेन में दो और जोड़ो, ये होता है, ठीक है। ये ट्रिक होती है, सो दैट आपको बना बना के ना देखने पड़े। ओके चलो, ख़त्म हो गया, 9 बज गए एकदम करेक्ट रात के। कितने घंटे क्लास होगी? 5 घंटे क्लास होगी कायदे की। PDF तुमको ये परमार SSC टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहाँ से इसको करना तुम डाउनलोड, ठीक है। और मैंने तुम्हें क्या करना है बता दिया, 1 शॉट्स ख़त्म करने, जो बम शॉट अभी लिए तो वो ख़त्म करने, साइंस के पहले के 1 शॉट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को, वो ख़त्म करने, एक एक दिन पकड़ के चलना। एक दिन ज्योग्राफी, एक दिन पॉलिटी ख़त्म करो। एक दिन बड़ा सब्जेक्ट उठाओ, देन एक दिन छोटा सब्जेक्ट उठाओ। पॉलिटी ज्योग्राफी 2 बड़े सब्जेक्ट हैं, देन इसको ऐसे करो, पॉलिटी एक दिन किया, फिर एंशिएंट हिस्ट्री किया, ठीक है, फिर मेडिवल हिस्ट्री कर लिया, फिर ज्योग्राफी कर लिया, फिर मॉडर्न हिस्ट्री कर लिया, इकोनॉमिक्स कर लिया, ठीक है, देन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और स्टैटिक जीके भी तो करना है, तो स्टैटिक को भी पकड़ के, तो स्टैटिक को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। स्टैटिक में सब मत पढ़ो, फोक डांस पढ़ लो, क्लासिकल डांस पढ़ लो, और फेस्टिवल। ये 3 सबसे हमने देखा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोक डांस, क्लासिकल डांस और फेस्टिवल, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और उसके बाद सेंसस, इसको आप इकोनॉमिक्स में रखो, जहाँ भी रखो, लेकिन सेंसस स्टैटिक में मैं रखता हूँ, तो ये चौथा ये टॉपिक हो गया। और फिर जब टाइम मिले तो आप स्पोर्ट्स वाला सेक्शन लिख सकते हो, 5वां टॉपिक। तो ये प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। PDF दोबारा क्या डाल दिया, टेलीग्राम पे डली तो ही है। PSP सर से 1 शॉट, PSP सर से, ठीक है, मैं इंग्लिश का बोले दे रहा हूँ, अभी जस्ट बोले दे रहा हूँ, तो आपको दे देंगे, ठीक है। ठीक है चलो, चलो भाई, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। PDF मिल जाएगी आपको परमार SSC के टेलीग्राम चैनल पे।